हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एजुकेशनल भैया। आज की वीडियो में तुम्हें पूरा विस्तस बुक का वन शॉट देखने को मिलेगा। इस वीडियो में सब कुछ अच्छे से कवर किया गया है। तुम्हें अपने बुक का एक एक लाइन देखने को मिल जाएगा। पर हाँ, अगर आपको नोट्स चाहिए रीडिंग सेक्शन का, राइटिंग सेक्शन का और लिटरेचर सेक्शन का, तो आप लोग मेरे एजुकेशनल भैया ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे इस एप्लीकेशन में आपको प्रॉपर नोट्स देखने को मिलेंगे, जैसे चैप्टर एंड पोएम के की लाइन्स एंड वर्ड मीनिंग्स, पोएटिक डिवाइस, थीम, समरी, कैरेक्टर नेम, मोरल, ये सब कुछ आपको देखने को मिल जाएंगे। और फिर राइटिंग सेक्शन के फॉर्मेट, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, टिप्स एंड ट्रिक्स, ये सब कुछ देखने को मिल जाएंगे एट जस्ट ₹149। एजुकेशनल भैया एप्लीकेशन में करीब 25 प्लस नोट्स हैं, और अगर तुम हर नोट्स का वैल्यू लगाते हो ना, तो वो ₹6 से भी कम आएगा। इसके अलावा अगर तुम उनमें से एक हो जिन्हें लगता है कि इंग्लिश में तुम्हारे अच्छे नंबर आएंगे या फिर नहीं आएंगे, तो तुम मेरे गेम चेंजर्स कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हो। इस कोर्स में तुम्हें टोटल 15 आवर्स का लेक्चर देखने को मिल जाएगा। और हाँ, मैं तुम्हें बता दूं, वो कोई नॉर्मल लेक्चर्स नहीं है। मैंने और आयुष भैया ने स्मार्ट बोर्ड के हेल्प से तुम्हें हर चैप्टर का वर्ड बाय वर्ड अच्छे से एक्सप्लेन करा है। हाँ, वीडियोस में भी 40 से 50 मिनट के हो सकते हैं, लेकिन हमने चैप्टर का कुछ भी नहीं छोड़ा है। और साथ ही साथ उसमें रीडिंग और राइटिंग सेक्शन भी कवर्ड है। और हाँ, इस कोर्स के साथ तुम्हें 149 का नोट्स भी बिल्कुल फ्री में मिलेगा। एडिशनली पेपर प्रेजेंटेशन और टाइम मैनेजमेंट की वीडियो भी इस कोर्स में डाली जा चुकी है। और आज से जब से मैं इस वीडियो को ड्रॉप कर रहा हूँ, इस कोर्स का प्राइस बहुत ज्यादा ड्रॉप होने वाला है, और अब से इस कोर्स का प्राइस रहेगा सिर्फ ₹699। और अगर तुम इस वीडियो को बोर्ड से 2 दिन या 2 दिन से ज्यादा पहले देख रहे हो, तब तुम इस कोर्स को आराम से ज्वाइन कर सकते हो। अगर तुम लोग अपने साइड से थोड़ा एफर्ट डालते हो, तो तुम लोग 15-16 घंटे के लेक्चर्स को आराम से 2 दिन में कवर कर सकते हो, 8-8 घंटा करके। और हाँ, अगर एग्जाम आने में टाइम है, तो तुम लोग मेरे खुद के PYQs और सैंपल पेपर बुक्स को भी ले सकते हो, विच इज पब्लिश्ड बाय दिशा पब्लिकेशन। और एज अ ऑथर मैं तुम्हें गारंटी दे सकता हूँ कि इन दोनों बुक्स को लेने के बाद तुम्हारा प्रैक्टिस और रिविजन दोनों अच्छे से हो जाएगा। बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखकर तुम्हारा रिवीजन अच्छे से हो जाएगा, और सैंपल पेपर सॉल्व करने से तुम्हारा प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगा। और इसके बाद तुम बोर्ड्स के लिए एकदम तैयार हो जाओगे। ये दोनों ही बुक Amazon और फ्लिपकार्ट में लाइव है, जिसका लिंक मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। और हाँ, एजुकेशन भैया ऐप का लिंक भी तुम्हें डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। अगर तुम्हें कोर्स या नोट्स लेना है तो तुम जाके ले सकते हो। चलो, अब बेस्ट ऑफ लक, बहुत अच्छे से प्रिपेयर करो अपने बोर्ड्स के लिए। मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, चाहे तुम यूट्यूब से पढ़ रहे हो, चाहे तुम कोर्स से पढ़ रहे हो, मैं चाहता हूँ कि तुम लोग अपना बेस्ट परफॉर्म करो। और बोर्ड एग्जाम होने के बाद मुझे भूल मत जाना, जब तुम्हारे रिजल्ट आते हैं तो एक बार आके कमेंट कर दिया करो, बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मैं तुम सबको बहुत मिस करता हूँ एग्जाम खत्म होने के बाद। तो चलो, अब जल्दी से हम लोग वन शॉट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन हाँ, इससे पहले मेरा जो सेकंड चैनल है भैया जी, तुम उसे सब्सक्राइब कर सकते हो अगर तुम्हें बोर्ड्स के बाद कुछ इंटरेस्टिंग देखना है पढ़ाई के अलावा। सेम तुम्हें भैया जी चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और तुम मेरे इंस्टाग्राम में भी मुझे फॉलो कर सकते हो। ठीक है, तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। हे गाइस, वेलकम बैक टू एजुकेशन भैया। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं द थर्ड लेवल को, जिसे लिखा है जैक फिने ने। वैसे मैं तुम्हें बता दूं, इस वीडियो के एंड में तुम लोग के लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज है, तो वीडियो को एंड तक देखना, खास करके लास्ट वाला पार्ट तो जरूर से देखना। तो चलो अब चैप्टर के एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। वैसे मैं तुम्हें बता दूं, इस चैप्टर में 3 मेन कैरेक्टर है। सबसे पहला चार्ली, जो इस चैप्टर का मेन कैरेक्टर और नरेटर दोनों है। दूसरी आती है लुइसा, जो कि चार्ली की धर्म पत्नी मतलब की वाइफ है। तीसरा आता है सैम, जो कि चार्ली का दोस्त है और साइकियाट्रिस्ट भी है। वैसे जिन्हें नहीं पता मैं बता देता हूँ, साइकियाट्रिस्ट जो होते हैं ना, वो एक टाइप के डॉक्टर होते हैं जो दिमाग का इलाज करते हैं। तो अब देखो, चैप्टर कुछ ऐसे स्टार्ट होता है और चार्ली बोलता है कि देखो, मेरा नाम है चार्ली, और कुछ दिन पहले मैं ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन गया था एंड मैंने वहाँ पे थर्ड लेवल देखा। अब तुम में से बहुत सारे लोग मुझे पागल समझ रहे होंगे, क्योंकि अगर तुम गूगल सर्च भी करते हो और लिखते हो कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में कितने लेवल्स है, तो वहाँ पे भी सिर्फ 2 ही लेवल दिखाएगा। तो फिर तुम लोग सोच रहे होगे कि मैंने थर्ड लेवल कैसे देख लिया, बट ये कहानी बिल्कुल सच है। हाँ, मुझे पता है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन वर्ल्ड का लार्जेस्ट रेल स्टेशन है, और अगर तुम किसी भी प्रेसिडेंट से पूछते हो, चाहे वो न्यूयॉर्क सेंट्रल का प्रेसिडेंट हो, चाहे द न्यूयॉर्क का हो, चाहे न्यू हेवन का हो, चाहे हैटफोर्ड रेलरोड्स का प्रेसिडेंट हो, सभी यही कहेंगे कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में सिर्फ 2 ही लेवल है। अब तुम लोगों ने मुझे पागल समझ ही लिया होगा, तो मैं तुम्हें बता दूं कि इस इंसिडेंट के बाद मैंने एक ऑब्वियस स्टेप लिया और अपने साइकियाट्रिस्ट दोस्त सैम के पास भी गया और उसे भी ये सेम चीज बताई, जिसपे सैम कहता है कि हमारा नाम है सैम। देखो चार्ली, ये जो तुम्हारे साथ हो रहा है ना, ये एक वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट है।
मतलब तुम अपने लाइफ से खुश नहीं हो। इस बात को सुनकर चार्ली की वाइफ मेंटली परेशान हो जाती है। उन्हें लगता है कि हो सकता है चार्ली जो है ना वो उनके वजह से खुश नहीं है। देखो चार्ली, ये जो दुनिया है ना, ये फुल ऑफ फियर, वॉर, इनसिक्योरिटी, वरी, ये सब चीजों से भरी हुई है। तो हो सकता है तुम इन सभी चीजों का एस्केप ढूंढ रहे होगे और तभी जाके तुम्हें थर्ड लेवल दिखाओ। हाँ, पर इस दुनिया में तो बहुत सारे लोग अनहैप्पी होंगे, लेकिन क्या सभी लोग मेरी तरह थर्ड लेवल देख पाते हैं? नहीं, पर तुम्हारा रीजन ऑफ एस्केप तो ये हो सकता है ना। हो सकता है तुम एक्चुअल रियलिटी को भुलाकर खुशियां पाने के लिए थर्ड लेवल में पहुंच गए हो। इस बात पे चार्ली के सभी फ्रेंड्स एग्री करते हैं और कहते हैं कि चार्ली, जब तुम स्टैम्प्स कलेक्ट करते हो तो तुम एकदम खो से जाते हो। तुम्हें अपने आसपास का कुछ भी याद नहीं रहता। ऐसा लगता है कि तुम दूसरी दुनिया में पहुंच गए हो और एक तरह से वो तुम्हारा एक हैप्पी आवर होता है और तुम इसे एस्केप ऑफ रियलिटी भी तो कह सकते हो। तुम लोग क्या बात कर रहे हो? मेरा ये स्टैम्प्स कलेक्ट करने वाला जो हैबिट है ये मुझे मेरे ग्रैंडफादर से आया है और मेरे ग्रैंडफादर के टाइम में, मतलब पुराने टाइम में, बहुत पीस होता था, लोग बहुत खुश रहते थे, लेकिन फिर भी उन्हें स्टैम्प्स कलेक्ट करना पसंद था। इवन जो प्रेसिडेंट थे रूज़वेल्ट, उन्हें भी स्टैम्प्स कलेक्ट करना बहुत ज्यादा पसंद था। तो तुम क्या कहना चाहते हो? ये लोग एस्केप ऑफ रियलिटी ढूंढ रहे थे। एनीवेज, अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि उस दिन ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे एक्चुअली में क्या हुआ। मैं देर रात तक काम करके अपने ऑफिस से निकल रहा था और मुझे घर जल्दी जाना था ताकि मैं अपनी वाइफ लुइसा से मिल सकूं। इसलिए मैं सोचता हूँ कि बस लेने से तो अच्छा है कि मैं सबवे ले लूं। मैं सबवे लूंगा तो मैं जल्दी कर पहुंच जाऊंगा। जिन्हें नहीं पता तो मैं बता दूं, सबवे बेसिकली मेट्रो टाइप का ही होता है जो बेसिकली अंडरग्राउंड चलती है। इसलिए मैं ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन की तरफ निकल जाता हूँ। इस वक्त मैं 31 ईयर्स का हूँ, मतलब 31 साल का हूँ और मैंने एक अच्छी सी गार्बेटाइन सूट पहन रखी है। साथ में एक स्ट्रॉ हैट भी पहन रखा है जिसमें फैंसी रिबन लगा हुआ है। और इस वक्त मैं बहुत ही नॉर्मल मूड में था और मैं किसी चीज का स्केप नहीं ढूंढ रहा था। पहले मैं ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के फर्स्ट लेवल पे जाता हूँ जहाँ पे नॉर्मल ट्रेन चलती है, मतलब शहर के अंदर में चलने वाली ट्रेन। लेकिन मेरा घर शहर से थोड़ा बाहर था, इसलिए मैं ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के सेकंड लेवल पे जाता हूँ जहाँ पे सब अर्बन ट्रेन चलती है, मतलब जो ट्रेन शहर से बाहर जाती है। फिर मुझे एक आस डोर दिखता है और मैं उसकी तरफ बढ़ने लगता हूँ। फिर मैं अचानक से खो सा जाता हूँ। और देखो, ऐसा मेरे साथ पहली बार नहीं हो रहा था। मैं ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन हंड्रेड्स ऑफ टाइम जा चुका हूँ, मतलब बहुत बार जा चुका हूँ और मुझे हर बार नई कॉरिडोर्स, स्टेयर्स और नई नई जगह देखने को मिलती है। एक बार तो मैं ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के अंदर एक टनल पे चला गया था जो अप्रॉक्स 1 माइल जितना बड़ा था। 1 माइल का मतलब होता है 1.6 किलोमीटर। और उसके बाद जब मैं उस टनल से निकलता हूँ तब मुझे पता चलता है कि मैं रूज़वेल्ट होटल के लॉबी में पहुंच गया हूँ। और एक बार ऐसे ही ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के अंदर में किसी रास्ते से 46 स्ट्रीट के ऑफिस बिल्डिंग के पास पहुंच गया था। मुझे तो लगता है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के अंदर कुछ ऐसे भी रास्ते होंगे जो टाइम स्क्वायर या फिर सेंट्रल पार्क के पास खुलते होंगे। वैसे ये टाइम स्क्वायर और सेंट्रल पार्क दोनों अलग अलग जगह है न्यूयॉर्क में। फिर मेरे मन में एक आइडिया आता है। वो आइडिया ये होता है कि ये जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है ना, ये बिल्कुल किसी ट्री की रूट की तरह है, किसी ट्री के रूट की तरह है जो बिल्कुल बढ़ते ही जा रही है। जैसे ट्री का रूट कैसे फैलते जाता है जमीन के अंदर, वैसे ये जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है ना, ये भी बिल्कुल एक ट्री की रूट की तरह बस फैलते ही जा रही है। हालांकि ये आइडिया मैं सैम को नहीं बताता हूँ, वरना वो मुझे पागल समझता। ऑब्वियसली फिर मैं कंटिन्यू करता हूँ और बताता हूँ कि जब मैं सेकंड लेवल पे उस आर्च डोर के अंदर घुसा तब मुझे अंदर किसी की भी आवाज नहीं आ रही थी। जब मैं आगे चलते हुए जा रहा था तब मुझे सिर्फ अपनी फुटस्टेप्स की आवाज आ रही थी। और फिर मैं जब चलते 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 बहुत आगे पहुंच जाता हूँ तब मुझे जाके कुछ लोगों की बोलने की आवाज, मतलब कन्वर्सेशन करने की आवाज सुनाई देती है। तब मुझे लगता है कि आगे कोई ओपन स्पेस है जहाँ पे मैं निकल सकता हूँ। फिर मैं आवाज को फॉलो करते करते साफ लेफ्ट लेता हूँ और तभी मैं वहाँ पे देखता हूँ कि मैं किसी नए जगह पे पहुंच गया हूँ। क्योंकि वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन का फर्स्ट और सेकंड लेवल तो नहीं था, हाँ, लेकिन इस प्लेटफॉर्म में या फिर तुम कह सकते हो इस थर्ड लेवल में बहुत कम टिकट विंडोज थी। इवन जो टिकट विंडोज की साइज थी ना वो भी काफी कम थी। इवन जो ट्रेन गेट्स थे वो भी बहुत ज्यादा कम थे। जैसे अभी के टाइम में तुम देखते होगे जो ट्रेन होती है ना वो बहुत बड़ी बड़ी होती है, 50 गेट, 100 गेट। लेकिन जब मैं वहां पे पहुंचता हूँ तब जो मैं ट्रेन देखता हूँ ना उसमें बहुत कम गेट थे। फॉर एग्जाम्पल 20, 25, 30, समझ रहे हो ना तुम बात। इवन वहाँ पे जो वुड था ना वो काफी ओल्ड फैशन लकड़ी का बना हुआ था। और इवन उसके अंदर जो आदमी था उसने ग्रीन आईलाइट्स लगाया हुआ था और लॉन्ग ब्लैक स्लीव्स पहना हुआ था। इवन वहाँ पे जो लाइट सोर्स थी ना वो भी काफी कम थी। इवन वहाँ की जो लाइट्स थी जो जल रही थी ना वो काफी फ्लिकर कर रही थी। फिर मैं ध्यान से देखता हूँ तब मुझे रियलाइज होता है कि ये जो लाइट सोर्स है ना ये कोई बल्ब वगैरह नहीं है, बल्कि ये एक तरह से लालटेन है, गैस लाइट है। ठीक है, गैस लाइट, लालटेन, समझ सकते हो तुम लोग, कंपेयर कर सकते हो। उस स्टेशन में और भी बहुत सारी अजीब अजीब चीजें थी। तो यहाँ से तुम ध्यान से सुनना क्योंकि यहाँ से तुम्हारे क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा है एग्जाम में। चलो अब नोट करते जाओ।
उस स्टेशन में ब्रास पिंटन्स रखे हुए थे जहाँ पे तुम पान खा के थूक सकते हो। उस स्टेशन में एक इंसान था जिसके पॉकेट में एक गोल्ड वॉच रखा हुआ था जिसका ढक्कन खुलता और बंद होता था। इवन उस इंसान ने डर्बी हैट पहना था, 4 बटन सूट पहना था और उसकी बड़ी बड़ी हैंडल बार मुस्टैच भी थी। इवन वहाँ पे सभी लोग ऐसे ड्रेस्ड अप थे जैसे लोग 18th और 19th सेंचुरी में ड्रेसअप हुआ करते थे। फिर वहाँ पे एक वुमेन ट्रेन से उतरती है जिसने लेग ऑफ मटन स्लीव्स पहना हुआ था और हाई बटन सूट्स भी पहनी हुई थी। इवन उस स्टेशन में जो ट्रेन था ना वो भी काफी ओल्ड फैशन था क्योंकि उस ट्रेन की जो चिमनी थी वो फनल शेप थी और फनल शेप चिमनी वाली जो ट्रेन होती थी वो बहुत पुराने टाइम में चला करती थी। और वहाँ पे एक न्यूज़पेपर भी था जिसमें लिखा हुआ था द वर्ल्ड और उसमें प्रेसिडेंट क्लीवलैंड के बारे में लिखा हुआ था और डेट दिया गया था 11 जून 1894। इस न्यूज़पेपर को देखने के बाद मुझे रियलाइज होता है कि मैं टाइम ट्रैवल करके पास्ट में आ चुका हूँ क्योंकि ये जो न्यूज़पेपर का नाम है द वर्ल्ड ये बहुत टाइम पहले बंद हो चुका है और इसमें जो डेट लिखी हुई है 1894 वो अभी से साल पुरानी है ऑब्वियसली। इसके बाद मैं 2 टिकट लेने टिकट काउंटर पे जाता हूँ और सोचता हूँ कि जब मैं और मेरी वाइफ यहाँ पे आएंगे तब हम लोग दोनों मिलकर गैल्सबर्ग जाएंगे क्योंकि 1894 में गैल्सबर्ग बहुत ही मस्त जगह हुआ करती थी। वहाँ पे बड़े बड़े घर होते थे, बड़े बड़े लॉन्स होते थे और जो ट्रीज होते थे ना वो रोड के दोनों साइड में ऐसे लगे हुए होते थे कि मानो वो जो ट्रीज है वो रोड की रूफ हो क्योंकि वो रोड को पूरा छाव से भर दिया करते थे। बस यही नहीं, 1894 में शाम के वक्त जो गैल्सबर्ग के लोग होते थे वो अपने लॉन्स में निकलते थे, सिगार फूकते थे और उनके पीछे पीछे उनकी जो वुमेन होती थी, उनकी जो औरत होती थी वो आती थी पाम लीव्स लेके और उन्हें ऐसे ऐसे करके पाम लीफ से राजा की तरह, तुम समझ रहे हो ना, तुम बैठे हुए हो, तुम्हारी वाइफ आ रही है और तुम्हें पाम लीफ से ऐसे वेव कर रही है, मतलब जो भी बोलते हैं उसको। इन सब बातों से हमें हमारे चार्ली भैया बहुत ही रंगीन मिजाज के लग रहे हैं, लेकिन यहाँ पे तो मैं ही चार्ली बन के आया हूँ। ओके, कंटिन्यू करते। फिर जब मैं ये सब सोचते सोचते टिकट काउंटर के पास जाता हूँ और पैसे निकाल के रखता हूँ तो टिकट काउंटर वाला मुझे ऐसे करके घूरने लगता है। तब मुझे रियलाइज होता है कि मैंने जो पैसे रखे हैं वो तो इस टाइम के हैं ही नहीं क्योंकि ऑब्वियसली 1894 में अलग करेंसी चलती होगी और अभी अलग चलती है। इसलिए फिर मैं वहाँ से जल्दी से निकलता हूँ इस डर से कि कहीं वो टिकट काउंटर वाला किसी पुलिस को ना बुला दे। पर यहाँ पे अच्छी बात तो ये थी कि मैं सेम उसी रास्ते से वापस अपने टाइम में पहुंच जाता हूँ। फिर अगले ही दिन मैं बैंक अकाउंट से $300 निकाल कर पुराने टाइम की $200 करेंसी खरीद लेता हूँ। हाँ, मुझे थोड़ा सा नुकसान तो होता है, ऑब्वियसली $300 दिया उसके बाद मेरे को $200 मिलेगा तो नुकसान तो होगा ही ना, लेकिन मुझे इतना अफसोस नहीं था क्योंकि पुराने टाइम में चीजें बहुत ज्यादा सस्ती थी। फॉर एग्जाम्पल, अगर 1894 में किसी को 1 दर्जन अंडा लेना हो तो वो उसे सिर्फ 13 सेंट्स में ही मिल जाता था। इसके बाद जब मैं ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन जाता हूँ तब मुझे 3rd लेवल का गेट कहीं पे भी नहीं दिखाई देता है। मैं बहुत वक्त तक 3rd लेवल का गेट ढूंढता हूँ लेकिन बहुत ढूंढने के बाद भी मुझे वो गेट नहीं दिखाई देता है। मेरे इस हरकत की वजह से मेरी वाइफ लुइसा जो थी ना वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और इस कारण से मतलब बहुत ज्यादा सैड हो जाती है। तो इस कारण से मुझे 3rd लेवल का गेट ढूंढना बंद करना पड़ता है और उसके बाद मैं वापस से अपने नॉर्मल रूटीन में आ जाता हूँ, वही ऑफिस जाना और वीकेंड्स पे स्टैम्प्स कलेक्ट करना। लेकिन एक दिन बहुत ही ज्यादा सरप्राइजिंग चीज हो जाता है। हमारा दोस्त जो सैम था, जो साइकेट्रिस्ट था, वो गायब हो जाता है और इसके बाद मैं और मेरी वाइफ लुइसा हम लोग दोनों ही ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे 3rd लेवल को ढूंढना चालू कर देते हैं क्योंकि एक दिन हमें फर्स्ट डे कवर मिलता है। फर्स्ट डे कवर क्या होता है बेसिकली मैं तुम्हें बताता हूँ। जिस दिन स्टैम्प रिलीज होता है ना उसी दिन अगर तुम उस स्टैम्प को पोस्ट कर दोगे तो वो तुम्हारा फर्स्ट डे कवर बन जाता है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात तो ये थी कि हमें जो फर्स्ट डे कवर मिलता है उसमें डेट था 1894 और उसमें लिखा हुआ था चार्ली मैं सैम हूँ और मैं गैल्सबर्ग में 2 वीक से रह रहा हूँ और मुझे यहाँ पे बहुत मजा आ रहा है। यहाँ पे लोग स्ट्रीट पे पियानो भी बजाते हैं। चार्ली मैं चाहता हूँ कि तुम और लुइसा 3rd लेवल को ढूंढना बंद मत करना क्योंकि अगर तुम्हें 3rd लेवल मिल जाता है बहुत मेहनत के बाद भी तब भी यहाँ पे आना वर्थ इट है क्योंकि ये जगह एग्जिस्ट करती है। और उसके बाद वहाँ नीचे में मेरा साइन था और उसके बाद इस नोट के नीचे साइन था सैम का। इसके बाद जब मैं सैम के बारे में पता लगाता हूँ कि आखिर वो कैसे गायब हुआ तो मुझे पता चलता है कि उसने एक दिन पहले ही $800 ओल्ड टाइप की ओल्ड करेंसी खरीदे हैं। फिर मैं सोचता हूँ कि सैम का सपना था ग्रीन बिजनेस स्टार्ट करने का, तो हो सकता है अब तक तो उसने गैल्सबर्ग में ग्रीन बिजनेस भी स्टार्ट कर दिया होगा क्योंकि ऑब्वियसली 1894 में किसी को साइकेट्रिस्ट की जरूरत तो नहीं पड़ती होगी। एंड फिर इसी पॉइंट पे ये जो चैप्टर है ये खत्म हो जाता है। हेलो दोस्तों, वेलकम 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 बैक टू डिकेशी भैया। वैसे भी तुम लोग और कहाँ ही जा सकते हो। अरे मजाक कर रहा था, सीरियसली मत ले लेना, मेरे अलावा भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एडुकेटर्स हैं। ओके, तो आज के वीडियो में हम लोग जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं उसका नाम है द टाइगर किंग और इसके जो ऑथर है ना उनका नाम है कल्कि। वैसे जिन्हें पता हो हमारे कलयुग के एंड में जो गॉड जन्मेंगे, मतलब विष्णु भगवान के जो अवतार जन्मेंगे, उनका नाम भी कल्कि ही होने वाला है। खैर ये तुम्हारे एग्जाम में नहीं आने वाला, बस अपने इंटरेस्ट से बता दिया। चैप्टर कुछ ऐसे स्टार्ट होता है और हमारे ऑथर हमें बताते हैं कि इस चैप्टर की जो मेन कैरेक्टर या फिर जो मेन हीरो है ना
उनका नाम है द टाइगर किंग। लेकिन ऐसा मत समझना कि उनका बस एक ही नाम है, उनके बहुत सारे नेम्स है, जैसे कि हिज हाइनेस जमादार जनरल सर जलानी जंग जंग बहादुर, खिलेदार मेजर, MAD, ACTC, CRCK और भी उनके बहुत सारे नाम है, जो कि तुम लोग खुद से पढ़ लेना, मैं इतने अजीबो-गरीब नाम नहीं लेने वाला। फिर ऑथर बताते हैं कि भले ही उनके इतने सारे नाम हो, लेकिन एक्चुअली में जो लोग थे वो उन्हें द टाइगर किंग के नाम से ही जानते थे। फिर ऑथर ये भी कहते हैं कि भले ही आज तुम मुझ पर बॉम्ब भी गिरा दो, लेकिन फिर भी मैं आज तुम्हें ये कहानी सुना कर ही जाऊंगा। मतलब कि वो हमारे क्लास 12 के इंग्लिश लिटरेचर बुक में एक चैप्टर ऐड करके ही जाएंगे, चाहे तुम उनके ऊपर बॉम्ब भी गिरा दो। फिर ऑथर कहते हैं कि तुम जैसे जैसे इस चैप्टर को आगे पढ़ते जाओगे तो तुम्हारा जो डिजायर है टाइगर किंग को फेस टू फेस मिलने का, वो बढ़ते ही जाएगा। पर अफसोस ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो टाइगर किंग है ना, वो अब मर चुके हैं। फिर यहाँ से एक्चुअल कहानी शुरू होती है। हमारे टाइगर किंग जब सिर्फ 10 दिन के थे, तब उनके महल में एस्ट्रोलॉजर्स की एक पूरी टीम आती है और फिर वो आकर कहते हैं कि ये जो बच्चा है ना, ये बड़ा होकर वॉरियर्स ऑफ वॉरियर्स, हीरोज ऑफ हीरोज, चैंपियंस ऑफ चैंपियंस बनेगा। लेकिन फिर अपने लिप्स को बाइट करते हुए सॉलोड हार्ड का मतलब बिना पानी के घोट पीना। मतलब देखो, गला का जो मोमेंट है ना, देखना अभी नोटिस करना, कुछ दिखा समझ में आया भाई? मैं नहीं समझा रहा यार, मैं खुद कंफ्यूज जाऊंगा तुम लोग को समझाने में, बस समझ लो, ठीक है? यहाँ पे मीनिंग दिया हुआ है, पढ़ लो खुद से, गधो। A few moments later. मारो हमको जिंदा मत छोड़ो सालो, हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। मतलब बेसिकली जो एस्ट्रोलॉजर्स थे वो थोड़ा रुक कर सोच कर ये बोलते हैं कि वैसे तो ये सीक्रेट जो है ना, ये रिवील नहीं करनी चाहिए, लेकिन क्योंकि आप हमें फोर्स कर रहे हैं तो हमें ये बताना ही पड़ेगा। वो सीक्रेट ये है कि ये बच्चा जिस स्टार के अंदर जन्मा है, उसके अकॉर्डिंग इसे एक ना एक दिन मरना ही पड़ेगा। तभी वहां पर एक मिरेकल होता है और वो जो 10 दिन का बच्चा होता है, वो एकदम क्लियर आवाज में बोलता है कि इसमें कोई सेंस और लॉजिक हुई क्या? इस दुनिया में जो कोई भी जन्मा है, उसे एक ना एक दिन तो मरना ही पड़ेगा। तो आपकी बात में सेंस और लॉजिक तभी होगी जब आप मुझे ये बताएं कि मेरी मौत किस चीज से होगी। पहले तो 10 दिन का बच्चा को बोलता हुआ देखकर सभी के सभी शॉक हो जाते हैं। उन एस्ट्रोलॉजर्स की टीम में जो चीफ एस्ट्रोलॉजर था, वो अपने चश्मे को थोड़े नीचे कर ऐसे करके देखने लगता है कि आखिर ये आवाज कहां से आ रही है। क्या सच में यही बच्चा बोल रहा है? मतलब ये 10 दिन का बच्चा बोल रहा है, वो भी इतने क्लियर वर्ड्स में। और बात बस क्लियर वर्ड्स की नहीं थी, ये 10 दिन का बच्चा इतना लॉजिकल सवाल पूछ कैसे सकता है? मतलब इस 10 दिन के बच्चे के अंदर इतनी इंटेलिजेंस कहां से आ गई कि ये इतना इंटेलिजेंट क्वेश्चन रेज कर दिया? तो फिर वो जो एस्ट्रोलॉजर होता है, वो कहता है कि क्योंकि आपका जो जन्म है वो बुल के आर में हुआ है, तो इसलिए आपकी जो डेथ होगी उसका कारण टाइगर होगा। जिसपे वो बच्चा कहता है, लेट टाइगर बी अवेयर, मैं आ रहा हूं। फिर ऑथर बताते हैं कि ये जो इंसिडेंट हुआ था ना महल में, कि इतने सारे एस्ट्रोलॉजर्स आए हुए थे और वो जो बच्चा था वो बोल रहा था, ये सिर्फ एक र्यूमर है, ऐसा मतलब सच मत मान लेना, हो सकता है ये झूठ भी हो। लेकिन इसकी सच होने की जो पॉसिबिलिटी है ना, वो बहुत ज्यादा है, क्योंकि जैसे जैसे हम इस कहानी को आगे पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो हमें भी कहीं ना कहीं अंदर से रियलाइज होने लगेगा कि इस इंसिडेंट में कहीं ना कहीं कोई सच्चाई तो थी। इसलिए हमारे ऑथर कहते हैं कि इसे पूरी तरह से र्यूमर भी मत मान लेना। फिर ऑथर कंटिन्यू करते हैं कि जैसे जैसे हमारे जो प्रिंस थे वो बड़े हो रहे थे, वो सिर्फ इंग्लिश काउ का दूध पीते थे, इंग्लिश मूवीज देखते थे, इंग्लिश मैन से पढ़ते थे, और उनकी केयर टेकिंग के लिए जो नैनी थी ना, इवन वो तक इंग्लिश थी, मतलब कि इंग्लिश नैनी थी। और क्या? और ऐसा इसलिए क्योंकि इस वक्त ब्रिटिश का इंडिया में बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस था, और सिर्फ टाइगर किंग ही नहीं, इंडिया के ज्यादातर जो प्रिंस थे ना, वो इंग्लिश चीजों को ही फॉलो करना पसंद करते थे, क्योंकि उस वक्त ये ट्रेंड में चल रहा था, और इसलिए उस टाइम के राजा महाराजा इंग्लिश चीजों को ही सुपीरियर मानते थे अपने बच्चों के लिए। और फिर हमारे जो प्रिंस थे वो 20 साल के हो जाते हैं, तब उन्हें प्रतिबंधपुरम का राजा घोषित कर दिया जाता है। और फिर जब टाइगर किंग के हाथों में राजपाट आता है, तब उनके एरिया में, उनके राज्य में बहुत ज्यादा ये जो र्यूमर्स है वो फैलने लगती है कि हमारे जो किंग है उनका डेथ का कारण एक टाइगर ही होगा। इसलिए हमारे जो महाराज होते हैं वो सोचते हैं कि अगर मैं अपने सेल्फ डिफेंस में एक टाइगर को मार भी दूं तो किसी को क्या ही ऑब्जेक्शन होगा, इसलिए इसके बाद मैं एक टाइगर को मारकर एस्ट्रोलॉजर के पास भिजवा देता हूं और कहता हूं, अब क्या कहते हो तुम एस्ट्रोलॉजर? जिसपे चीफ एस्ट्रोलॉजर कहते हैं कि योर मैजेस्टी, आप आराम से 99 टाइगर तो मार लेंगे, लेकिन आपका जो डेथ का कारण होगा वो 100वां टाइगर होगा। और अगर मैं 100 टाइगर को भी मार दूं तो? जिसपे चीफ एस्ट्रोलॉजर कहते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो मैं अपनी सारी एस्ट्रोलॉजी की किताबें जला दूंगा, अपनी टुफ्ट मतलब जो चोटी होती है ना उसे भी कटवा लूंगा, और अपने बाल छोटे छोटे कर कर एक इंश्योरेंस एजेंट बन जाऊंगा। इसके बाद मैं पूरे राज्य में टाइगर हंटिंग बैन करवा देता हूं, और ये भी कहता हूं कि मेरे अलावा अगर इस किंगडम में किसी ने भी टाइगर को मारने की दुस्साहस की और मेरे इस ऑर्डर के अगेंस्ट जाने की दुस्साहस की, तो उसका सारा जमीन जायदाद प्रॉपर्टी सब कुछ मेरे नाम कर दिया जाएगा, मतलब कि उससे हड़प लिया जाएगा। और टाइगर को जान से मारना
इतना तो छोड़ो, अगर किसी ने अपने सेल्फ डिफेंस में भी टाइगर पे एक पत्थर भी फेंक दिया तब भी उसकी जो जमीन है, संपत्ति है, प्रॉपर्टी है, सभी मेरे मतलब राज्य के नाम कर दी जाएगी और उससे हड़प लिया जाएगा। और मैं अपने राज्य के प्रॉब्लम, अपने स्टेट के प्रॉब्लम पे तब तक ध्यान नहीं दूंगा जब तक मैं 100वां टाइगर ना मार लूं। और इसके बाद मैं टाइगर हंट पे निकल जाता हूं और बहुत सारे टाइगर्स को मार गिराता हूं। कुछ को तो मैं अपने गन के बुलेट से मार देता हूं और कुछ को अपने फिजिकल स्ट्रेंथ मतलब अपने हाथों से मार देता हूं। और हाथों से मेरा मतलब था बेयर हैंडेड, मैं चाकू का भी इस्तेमाल नहीं करता। मेरे अंदर इतनी शक्तियां है कि मैं टाइगर को अपने हाथों से मार सकता हूं। फिर एक बार हमारे टाइगर किंग के किंगडम में एक बहुत ही हाई रैंक ब्रिटिश ऑफिसर आता है जिसे टाइगर हंटिंग बहुत ही ज्यादा पसंद था और उसे टाइगर को मारकर उसके साथ फोटो खिंचवाने में बहुत मजा आता था। मैं इसको मारने भी नहीं दे सकता हूँ और इसे मना भी नहीं कर सकता हूँ क्योंकि इंडिया में ब्रिटिश राज का दबदबा है और अगर मैंने मना कर दिया तो शायद मुझे अपने राजपाट से हाथ धोना पड़ जाएगा। अच्छा सुनो, ब्रिटिश ऑफिसर से कहना कि वो किसी भी चीज का हंट ऑर्गेनाइज करवा ले लेकिन वो टाइगर का हंट ऑर्गेनाइज नहीं करवाएंगे। जिसपे ब्रिटिश ऑफिसर का सेक्रेटरी आके महाराज से कहता है कि एक काम कीजिए, आप ही टाइगर को मार लीजिए। हमारे जो साहब है ना, ऑफिसर साहब है ना, उनको बस एक फोटो दिलवा दीजिएगा उस मरे हुए टाइगर के साथ, बस सिंपल। अगर मैंने इस ब्रिटिश ऑफिसर को इस चीज के लिए हाँ कर दिया तो और भी ब्रिटिश ऑफिसर हमारे किंगडम में आएंगे और मांग करने लगेंगे कि हमें भी टाइगर को मारना है। लेकिन मैं इसे डायरेक्ट मना भी नहीं कर सकता। क्या करूं क्या करूं क्या करूं? मुझे अपने राजपाट से हाथ भी तो नहीं धोना है। दीवान इधर सुनो, हमें बात करके जल्दी से कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। फिर आखिर में बहुत ज्यादा डिस्कशन करने के बाद हम ये तय करते हैं कि ब्रिटिश ज्वेलरी शॉप जो कि कोलकाता में है वहां से 50 डायमंड सेट मंगवाएंगे और ब्रिटिश ऑफिसर की वाइफ को भेज देंगे। देखो एक्सपेक्टेशन तो यही था कि ब्रिटिश ऑफिसर की जो वाइफ होगी ना वो 2-4 रिंग उठाएगी, बाकी वापस भिजवा देगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जो हमारी ब्रिटिश ऑफिसर की वाइफ होती है वो 50 के 50 सेट ऑफ डायमंड रिंग्स अपने पास रख लेती है और बदले में सिर्फ थैंक यू नोट महाराज को भेज देती है। और फिर क्या, ब्रिटिश ज्वेलरी कंपनी वाले 3 लाख का बिल भेज देते हैं महाराज के किंगडम में। अभी तुम लोग सोच रहे होगे यार 3 लाख में 50 सेट ऑफ डायमंड रिंग, इतना सस्ता, OMG। अरे भाई देखो, ये कहानी अगर असली भी हुई ना तो 100 साल पुरानी होगी कम से कम कहानी, और 100 साल में अगर तुम इन्फ्लेशन देखने जाओगे ना तो उस टाइम का 3 लाख अभी के करीब 25 करोड़ रुपए के बराबर होगा। तो इसलिए OMG इतनी सस्ती वाली बात नहीं है। जब मेरे पापा छोटे थे, अभी से सिर्फ 30 साल पुरानी बात है, तब वो पूरे 1 रुपए में पूरे शॉपिंग करके आ जाते थे, ठीक है। तो वैल्यू समझो, उस टाइम का 1 रुपया का वैल्यू बहुत ज्यादा था। अभी तो कुछ भी नहीं आता यार 1 रुपए में। पहले एक्लियर्स भी मिलता था, अभी एक्लियर्स भी 2 रुपए का कर दिया है। बताओ क्या यार जिंदगी में। चलो बकवास बाद में कंटिन्यू करते हैं, ओके। इसके बाद ब्रिटिश ऑफिसर टाइगर हंटिंग की डिमांड करना बंद कर देता है क्योंकि ऑब्वियसली महाराज ने ऑलरेडी उसकी वाइफ को पहले पटा लिया। आई डोंट नो व्हाई ये पटा लिया क्यों गलत साउंड कर रहा है। ओके ठीक है, पटा लिया नहीं, नॉट पटा लिया, मना लिया, ओके। क्योंकि महाराज ने पहले ही उसकी वाइफ को मना लिया तो इसलिए ये जो ब्रिटिश ऑफिसर होता है ये टाइगर हंटिंग की मांग करना बंद कर देता है। हाँ, हालांकि महाराज को 3 लाख का बिल पे करना पड़ता है लेकिन उन्हें इतना अफसोस नहीं था क्योंकि एटलीस्ट उनका राजपाट तो सही सलामत था। उसके बाद अगले 10 साल में महाराज अपने किंगडम से 70 टाइगर को मार लेते हैं, लेकिन फिर उसके बाद उनके किंगडम से टाइगर ही खत्म हो जाता है। दीवान सुनो, जल्दी से पता लगाओ कि हमारे किस पड़ोसी राज्य में सबसे ज्यादा टाइगर्स हैं और साथ में ये भी पता लगाना कि क्या उस राज्य में कोई सुंदर कन्या है जिससे मैं शादी कर सकता हूँ। समझ रहे हो तुम लोग बात को, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो। उसके बाद जो दीवान होता है वो अपने किंग को एकदम ऐसा ही किंगडम ढूंढ के देता है। उसके बाद जो हमारे महाराज होते हैं वो उसी किंगडम की एक रॉयल प्रिंसेस से शादी कर लेते हैं। उसके बाद जब भी हमारे टाइगर किंग अपने फादर इन लॉ मतलब ससुर जी के किंगडम जाते थे हमेशा 5-6 टाइगर को मार के ही आते थे और ऐसे ही उन्होंने 99 टाइगर्स को मारकर उसका जो स्किन होता है उसको निकाल कर अपने प्रतिबंधपुरम जो अपना राजमहल था उसके प्रतिबंधपुरम के राजमहल के वॉल पे लगा दिया था 99 टाइगर्स के स्किन को। अब 100वें टाइगर को मारने की बारी आ गई है और मुझे ये भी पता है कि 100वां टाइगर को मारते वक्त मुझे बहुत ही संभल कर रहना पड़ेगा, लेकिन साला ये 100वां टाइगर मिले तब तो मेरे ससुर के किंगडम में भी सारे टाइगर्स खत्म हो चुके हैं। इसके बाद जो हमारे टाइगर किंग होते हैं वो 100वां टाइगर की तलाश में हर जंगल छान मारते हैं लेकिन उन्हें कहीं पर भी 100वां टाइगर नहीं दिखाई देता है, ना ही अपने किंगडम में ना ही उनके ससुर जी के किंगडम में। लेकिन फिर कुछ ही दिन बाद उन्हें एक न्यूज सुनने को मिलती है कि पास के गांव से जो शिप होती है ना, भेड़ जो होती है वो गायब हो रही है। तो सबको लगने लगता है कि हो सकता है कहीं ना कहीं इसके पीछे टाइगर का ही हाथ है। फाइनली अब मैं 100वां टाइगर को मारकर टाइगर हंटिंग को छोड़ सकूंगा। अच्छा सुनो, जिस गाँव से ये न्यूज आई है ना कि वहाँ के भेड़ गायब हो रहे हैं, वहाँ पर 3 साल के लिए टैक्स को माफ कर दो, मतलब अगले 3 साल तक वहाँ से अब कोई भी टैक्स नहीं लिया जाएगा। काफी दिन बाद भी उस गाँव में एक भी टाइगर नहीं मिलता है
जिसपे जो हमारे टाइगर किंग होते हैं वो बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगते हैं। और फिर इस टाइम पीरियड के बीच में जो हमारे महाराज थे ना, उनके अंदर जो भी ऑफिसर्स काम करते थे उसमें से बहुत सारे ऑफिसर्स अपनी जॉब खोने लगते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली जो हमारे महाराज थे ना वो इतना ज्यादा गुस्सा करने लगते हैं कि वो किसी को भी, अपने ऑफिसर्स को भी कभी भी छोटी छोटी बात पे फायर कर देते थे, मतलब निकाल देते थे। और फिर कुछ दिन बाद हमारे जो किंग होते हैं वो दीवान को ऑर्डर देते हैं कि इस विलेज की टैक्स को डबल कर दो। इस चीज को सुनकर हमारे जो दीवान होते हैं उनको समझ में आने लगता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा और महाराज को 100 टाइगर नहीं मिला तो महाराज का जो गुस्सा का कहर है वो हम सबको झेलना पड़ेगा, उनके किंगडम को, उनके लोगों को और उनके घर वालों को भी ऑब्वियसली। इसलिए हमारे जो दीवान होते हैं वो पीपल्स पार्क जो कि मद्रास में है वहां से एक ओल्ड टाइगर को मंगवाते हैं। और फिर हमारे जो दीवान होते हैं वो अपनी वाइफ के साथ मिलकर उस बूढ़े टाइगर को अपने गाड़ी में लोड करते हैं, बहुत ही मुश्किल से, एकदम मतलब समझ रहे हो ना कितना मुश्किल हुआ होगा एक टाइगर को लोड करने में, वो दीवान अकेले और उनकी वाइफ अकेली। मतलब वो किसी और को बोल भी नहीं सकते थे कि मेरा हेल्प करो, वरना अगर वो इंसान जाके महाराज को बता देता कि आपका जो दीवान है वो पीपल्स पार्क एक चिड़ियाघर से टाइगर को उठा के लाया है, तो हो सकता है जो महाराज थे वो दीवान पे ही गुस्सा कर देते, उसी को एग्जीक्यूट करवा देते, गला कटवा देते या फिर जॉब से हाथ धोना पड़ जाता। इसलिए जो दीवान होता है वो अपनी वाइफ के साथ मिलकर उस टाइगर को लोड करता है और उस जंगल में जाकर छोड़ देता है, जिस जंगल पे अगले दिन जो टाइगर किंग थे ना वो हंटिंग करने जाने वाले थे। लेकिन फिर जब वो जो दीवान होता है वो अपनी वाइफ के साथ मिलकर उस टाइगर को नीचे उतार रहा था, उसे बहुत ज़्यादा परेशानी होती है और वो बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाता है, क्योंकि टाइगर को उतारना चढ़ाना बिल्कुल भी आसान काम नहीं है। वो थोड़ी कोई तुम्हारा कुत्ता है, कोई पेट थोड़ी है। वो टाइगर का वेट भी पता है, 100 kg, 150 kg, 200 kg ऐसे जाता है टाइगर का वेट। अगले ही दिन हमारे जो महाराज होते हैं वो हंटिंग के लिए जाते हैं और जैसे ही उन्हें वो ओल्ड टाइगर दिखता है तो वो एकदम प्रिकॉशन लेते हुए अपना गन निकालते हैं और ऐसे करके बुलेट फायर कर देते हैं। बुलेट फायर करने के अगले ही सेकंड वो जो टाइगर होता है वो नीचे धड़ाम से गिर जाता है। इसके बाद जो महाराज होते हैं वो अपने साथ आए हुए हंटर्स को कहते हैं कि इसका जो स्किन है उसको निकाल के मेरे प्रतिबंधपुरम के जो हॉल है वहां पे जाके लगा दो 100 टाइगर के स्किन को, और बचे हुए बॉडी पार्ट को दफना देना। इसके बाद जो हंटर्स होते हैं वो जाके उस टाइगर को चेक करते हैं, तब उन्हें पता चलता है कि वो जो बूढ़ा टाइगर है उसे तो गोली लगी ही नहीं है। वो जो बूढ़ा टाइगर था ना वो गोली की गन की आवाज सुनकर ही सदमे में चला गया था और सदमे में आके गिर गया था। लेकिन यहाँ पे जो हंटर्स होते हैं वो सोच में पड़ जाते हैं कि क्या वो वापस महाराज के पास जाएं और उन्हें बोले कि आपका जो गोली है वो मिस हो गया है। फिर वो लोग सोचते हैं कि नहीं, अगर ऐसा हमने करा तो हमारे जो महाराज है वो हम पे भी गुस्सा हो जाएंगे और हम भी अपना जॉब खो देंगे, क्योंकि ऑब्वियसली ये तो महाराज के लिए इंसल्ट की बात हो जाएगी कि उनका जो गोली है वो मिस हो गया। इसलिए वो किंग को जाकर नहीं बोलते हैं और खुद ही उस टाइगर को मार देते हैं। और फिर जहां पे 100 टाइगर को दफनाया जाता है वहां पे एक बड़ा सा टॉम्ब बनाया जाता है और लिखा जाता है कि हमारे जो महाराज है उन्होंने 100 टाइगर को मार दिया है, और उस दिन बहुत बड़ा सेलिब्रेशन भी होता है। इसके बाद जो हमारे महाराज होते हैं, जो टाइगर किंग होते हैं, वो टाइगर हंटिंग को छोड़कर सोचते हैं कि अब वो अपने परिवार पे फोकस करेंगे और अपने बच्चे पे ध्यान देंगे। इसलिए फिर वो सोचते हैं कि उनका जो बेटा है उसका जन्मदिन जल्दी ही आने वाला है, इसलिए वो सोचते हैं कि उसके लिए कुछ अच्छा सा गिफ्ट देख कर आता हूँ। इसलिए हमारे जो टाइगर किंग होते हैं वो प्रतिबंधपुरम के शॉपिंग सेंटर में जाते हैं और बहुत सारी चीजों को देखते हैं, लेकिन उन्हें कुछ भी पसंद नहीं आता है। लेकिन एट लास्ट उन्हें दुकान में एक बड़ा सा टाइगर का वुडन पीस दिखता है और उन्हें वो बहुत ज्यादा पसंद आ जाता है, जिसके बाद वो शॉपकीपर से पूछते हैं कि इस वुडन पीस का कॉस्ट कितना है। फिर वो जो शॉपकीपर होता है वो सोचता है कि ये जो वुडन पीस है ये तो बहुत ज्यादा सस्ता है, सिर्फ 2 आनास एंड अ क्वार्टर का है। लेकिन अगर वो महाराज को इतना सस्ता दाम बोलेगा तो हो सकता है वो गुस्सा हो जाए कि तुम मुझे इतना सस्ता चीज क्यों दिखा रहे हो। इसलिए वो डर के मारे झूठ बोल देता है और कहता है कि ये 300 रुपीज का है और एक बहुत ही स्किल्ड कारपेंटर ने इसे बनाया है और ये पीस बहुत ही ज्यादा रेयर है। बहुत अच्छे, वेरी गुड। अब तुम जल्दी से इस वुडन टाइगर को पैक कर अपने क्राउन प्रिंस को एज अ गिफ्ट के तौर पे दे दो, मतलब कि ऑब्वियसली मेरे बेटे को। उसके बाद मैं और मेरा बेटा इस वुडन टाइगर के साथ बहुत देर तक खेलते हैं। देखो एक्चुअल में वो जो वुडन टाइगर था ना वो किसी अनस्किल्ड कारपेंटर ने बनाया था और उसका जो सरफेस था वो बहुत ही ज्यादा रफ था और उसमें वुडन सिलीवर्स निकले हुए थे, मतलब कांटे कांटे टाइप के उसके सरफेस से निकले हुए थे। इसलिए जब हमारे महाराज अपने बेटे के साथ उस वुडन टाइगर से खेल रहे थे तब उनके राइट हैंड में एक वुडन सिलीवर घुस जाता है, जिसपे महाराज उतना ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। अपने लेफ्ट हैंड से अपने राइट हैंड के अंदर जो कांटा घुस गया था ना उसको निकालते हैं और आराम से वापस से अपने बच्चे के साथ, अपने बेटे के साथ खेलना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन अगले ही दिन हमारे महाराज के राइट हैंड के फिंगर में इन्फेक्शन फैल जाता है और धीरे धीरे करके वो उनके पूरे आर्म्स तक फैल जाता है, जिसके बाद 3 फेमस सर्जन को बुलाया जाता है और महाराज का ऑपरेशन भी होता है। लेकिन ऑपरेशन खत्म होने के बाद ये अनाउंस किया जाता है कि द ऑपरेशन was successful, the महाराज is dead। मतलब ऑपरेशन तो सक्सेसफुल था लेकिन हमारे जो महाराज हैं वो मर चुके हैं। और इस तरह से ये बात सच हो जाता है जो हमारे एस्ट्रोलॉजर्स ने प्रेडिक्ट की थी कि जो हमारे टाइगर किंग है उनका डेथ का कारण 100वां टाइगर ही होगा। बेसिकली एस्ट्रोलॉजर ने तो इतना ही कहा था ना कि तुम्हारा डेथ का कारण 100वां टाइगर होगा, अब वो असली हो नकली हो इससे फर्क थोड़ी पड़ता है। और इस तरह से ये जो तुम्हारा चैप्टर है वो भी खत्म हो जाता है। और जाने से पहले मैं तुम्हें रिमाइंड कर देता हूँ, मेरा जो पेड कोर्स है वो एडुकेशनल भैया ऐप में अवेलेबल है। तुम इजिली उस ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड
डाउनलोड कर सकते हो। उसका जो लिंक है वो तुम्हें डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, बाकी तुम प्ले स्टोर में भी लिखोगे ना एडुकेशनल भैया तो आ जाएगा। वैसे कोर्स का प्राइस कुछ लोगों के लिए मतलब पहले 500 लोगों के लिए सिर्फ 999 रुपीज है, और इस कोर्स में रीडिंग, राइटिंग, लिटरेचर सेक्शन सब कुछ अच्छे से पढ़ाया जाएगा और ये भी बताया जाएगा कि कैसे लिखना है, कैसे अटेम्प्ट करके आना है। जिसके अलावा तुम मुझसे 1-on-1 इंटरेक्ट भी कर सकते हो और तुम्हें एक व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड किया जाएगा जिसमें मैं भी रहूंगा। ओके, डिटेल में जानना है तो उसका भी एक वीडियो जल्दी ही आएगा, और अगर वीडियो ऑलरेडी आ चुका होगा तो मैं उसका भी लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ओके, तो अब तुम लोग से मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू एडुकेशनल भैया। और आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ चैप्टर को, जिसे लिखा है तुसानी तुसी नाम की एक राइटर ने। अच्छा, तुम लोगों को पता है लोग एंटार्क्टिका कॉन्टिनेंट के बारे में ज्यादा बात नहीं करते हैं। I mean, अगर मैं तुम लोग से पूछूं कि एंटार्क्टिका का प्रेसिडेंट या फिर प्राइम मिनिस्टर कौन है, तो क्या तुम लोग मुझे बता पाओगे? देखो, हमारी जो राइटर है ना तुसानी दीदी, वो हमें बताएगी जब वो एंटार्क्टिका जाती है तो वो क्या क्या एक्सपीरियंस करती है। वो अपनी जर्नी के बारे में बताएगी और ये भी बताएगी कि उन्हें क्या क्या सीखने को मिला। तो चैप्टर के स्टार्टिंग में हमारी जो तिसानी दीदी है ना, वो बहुत ही बड़े से रशियन रिसर्च वेसल के अंदर है। यहाँ पे रशियन रिसर्च वेसल का मतलब हो गया एक बहुत ही बड़ा सा रशियन शिप के अंदर। और तुम्हें पता है उस शिप का नाम है एकेडमिक सोकाल्स्की, और वो वर्ल्ड के सबसे कोल्डेस्ट, ड्राईएस्ट, विंडीएस्ट कॉन्टिनेंट की तरफ जा रही है जिसका नाम है एंटार्क्टिका। अच्छा, तुम्हें पता है हमारी जो ऑथर है ना, वो एक इंडिया में जगह है जिसका नाम है मद्रास, वहां से वो अपना जर्नी को स्टार्ट करती है। और अगर थोड़ा टेक्निकल टर्म्स में जाए तो 13.09 डिग्री नॉर्थ ऑफ इक्वेटर से वो अपना जर्नी स्टार्ट करती है। और वो जर्नी इतना आसान नहीं था क्योंकि उन्होंने 9 टाइम जोन्स, 6 चेक पॉइंट्स, 3 वाटर बॉडीज लाइक इंडियन ओशियन होता है, पैसिफिक ओशियन होता है, इस तरह के 3 ओशियंस को क्रॉस कर कर, इसके साथ साथ ढेर सारे इकोसिस्टम को क्रॉस कर कर वो एंटार्क्टिका पहुंचती है। और जैसे ही हमारी जो तुसानी दीदी यानी कि जो हमारी राइटर है ना, वो पहला कदम एंटार्क्टिका में रखती है, तब उन्हें रियलाइज होता है कि उन्होंने अपना 100 आवर्स से भी ज्यादा इस ट्रैवलिंग में बिता दिया है। अब तुम लोग सोच रहे हो क्या उन्होंने 100 आवर्स बस शिप में ट्रैवल करके बिताया है? तो इसका आंसर है नहीं, क्योंकि हमारी जो राइटर है ना, उन्होंने ये जर्नी कार, बस, एरोप्लेन और शिप, इन सब की मदद से बिताया है। फिर तुसानी दीदी नोटिस करती है कि एंटार्क्टिका कितना ज्यादा वंडरफुल जगह है। जहां तक वो देख पा रही थी सिर्फ व्हाइट लैंडमास उन्हें दिख रहा था। और फिर उन्हें ये भी रियलाइज होता है कि क्योंकि ये इंसानों से दूर है और आइसोलेशन में है ना, इसलिए ये जगह और भी ज्यादा वंडरफुल है। अच्छा, तुम लोग को एंटार्क्टिका का हिस्ट्री पता है? अभी से 650 साल पहले एंटार्क्टिका बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। वो बिल्कुल भी स्नो से नहीं घिरा हुआ रहता था, बल्कि वो तो एक ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट था, और इवन वहां पे बहुत गर्मी पड़ती थी। और उस वक्त एक बहुत ही बड़ा सुपर कॉन्टिनेंट हुआ करता था जिसका नाम था गोंडवाना लैंड। एंड तुम्हें पता है उस गोंडवाना लैंड के अंदर, मतलब वो जो सुपर कॉन्टिनेंट था ना, उसके अंदर इंडिया, एंटार्क्टिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और इवन की साउथ अफ्रीका भी आता था। हाँ, तुम लोग बिल्कुल सही समझ रहे हो। ये सारे प्रेजेंट डे कंट्रीज उस वक्त एक साथ जुड़े हुए थे, और उस वक्त इस पूरे बड़े लैंडमास को हमने नाम दिया है गोंडवाना लैंड। पर अफसोस उस वक्त तो ह्यूमन बींग्स का एग्जिस्टेंस भी नहीं था। यार तुम लोग सोचो, 650 मिलियन साल पहले कहां से ह्यूमंस होंगे? अभी से 180 मिलियन साल पहले की अगर बात करें ना, उस वक्त हमारे डायनासोर और ड्रैगन्स नहीं होते, बट हाँ ओके, उस वक्त हमारे डायनासोर जैसे प्राणी जीवित रहते थे। और तुम्हें पता है उस वक्त एंटार्क्टिका में वाइड वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फाउना पाया जाता था। और उस वक्त जो नॉर्मल इंडिया और अफ्रीका में ट्रीज और एनिमल्स पाए जाते थे, उनका एंटार्क्टिका में पाना बहुत ही नॉर्मल था। एंड अगर मैं तुम्हारे सिलेबस से थोड़ा हटकर बताऊं, अभी भी जो एंटार्क्टिका में जीव जंतु रहते हैं ना, उनके भी एंसेस्टर्स जो थे ना, वो अफ्रीका से ही हैं। बट अफसोस की बात तो ये है ना कि अभी से करीब 500 मिलियन साल पहले जो एंटार्क्टिका था ना, वो गोंडवाना लैंड से अलग हो गया। सिर्फ एंटार्क्टिका नहीं, बहुत सारे कंट्रीज अलग हो गए। अब तुम लोग सोच रहे हो कि कैसे अलग हो गए? देखो, इसके ऊपर बहुत सारे रीजंस है। अगर मैं तुम्हें एकदम इजी वे से बताऊं तो इसका रीजन था रैपिड शिफ्टिंग ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स। और तुम्हें बिलीव नहीं होगा, अभी से 500 मिलियन साल पहले जो एंटार्क्टिका था ना, वो बहुत ज्यादा डेवलप्ड था। बट धीरे धीरे टेक्टोनिक प्लेट्स की वजह से जो एंटार्क्टिका का लैंडमास था, वो गोंडवाना लैंड से अलग हुआ और धीरे धीरे करके साउथ पोल की तरफ खिसकने लगा, जिसके कारण हमारे जो प्यारे प्यारे डायनासोर्स थे ना, वो इस दुनिया में नहीं रहे। यार तुम लोग सोचो कितना मजा आता अगर डायनासोर अभी के टाइम में भी एग्जिस्ट करते, हम इंसान और डायनासोर मिलकर दोस्ती करते और दुनिया पे राज करते। थोड़ा सिलेबस से घसक गए ना। ओके, वापस ट्रैक पे आते हैं।
देखो एंटार्क्टिका जो था वो तो साउथ पोल की तरफ धीरे धीरे घसकने लगा, जो इंडिया था वो एशिया में जाके टकरा गया और बाकी भी गोंडवाना लैंड के बहुत सारे टुकड़े हुए। इससे हमारे प्रेजेंट ग्लोब का जन्म हुआ। ग्लोब का मतलब हमारा जो प्रेजेंट मैप है ना उसका जन्म हुआ। अगर मैं तुम्हें एक फन फैक्ट बताऊं तो जब इंडिया एशिया से आके टकराया था ना, उसी की वजह से हमारे जो हिमालयन माउंटेन्स थे ना उनका भी जन्म हुआ था। और जैसे जैसे ये कंट्रीज का जन्म हुआ वैसे वैसे हमारे जैसे आदमखोर इंसानों का भी। और इसके बाद जो हमारी ऑथर है ना वो हमें कह रही है कि हमें कभी नहीं भूलना चाहिए वेयर वी हैव कम फ्रॉम एंड वेयर वी कुड पॉसिबली बी हेडिंग। देखो इस लाइन से ऑथर का सीधा सीधा कहना है कि पापा के दम पे मत उड़ो, खुद के दम पे उड़ो, क्योंकि आखिर में हम सबको मिलना तो एक ही धूल में है। फिर हमारी जो राइटर है ना वो कहती है कि एंटार्क्टिका में विजिट करना एक पार्ट ऑफ हिस्ट्री है और हमें इन सब चीजों की सिग्निफिकेंस कभी नहीं भूलनी चाहिए। किन सभी चीजों की मैं बताता हूँ, इन सारे वर्ड्स को ध्यान से सुनना। जैसे कि कॉर्डिलियन फोल्ड्स। कॉर्डिलियन फोल्ड्स क्या होता है, जैसे कि मैंने तुम्हें एक्सप्लेन किया कि कैसे इंडिया जाके एशिया में टकराया और वैसे हिमालयास का फॉर्म हुआ, उससे हम कॉर्डिलियन फोल्ड्स कहते हैं। और प्री कैम्ब्रियन ग्रेनाइट सील्ड जो रॉक्स होते हैं जो कि 570 मिलियन साल से भी पहले के होते हैं ना, उसे हम प्री कैम्ब्रियन ग्रेनाइट सील्ड्स के नाम से जानते हैं। और देखो ओजोन और कार्बन का जो सिग्निफिकेंस है हमारे वर्ल्ड बिल्डिंग में, उसे हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। फिर हमारी राइटर कहती है बस यही नहीं बल्कि इवोल्यूशन और एक्सटेंशन के बारे में भी हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। इवोल्यूशन का एग्जांपल तो तुम खुद हम ह्यूमन से ले लो, हम लोग कैसे टाइम टू टाइम इवॉल्व होते आए हैं। और एक्सटेंशन का एग्जांपल तुम लोग डायनासोर या फिर डोडो बर्ड से ले लो। तो यही सारे जो मैंने वर्ड्स बताए जैसे कि क्वाड्रिलियन फोल्ड्स, प्री कैम्ब्रियन ग्रेनाइट सील्ड, ओजोन और कार्बन, इवोल्यूशन और एक्सटेंशन, ये सारी जो चीज होती है ना इसके सिग्निफिकेंस को हमें कभी भी नहीं भूलना चाहिए। ये राइटर हमें बता रही है। देखो जो तिसानी दीदी है ना, उन्होंने ये भारी भरकम वर्ड्स का इसलिए यहाँ पे इस्तेमाल किया है क्योंकि वो बताना चाहती है जब उन्होंने एंटार्क्टिका में अपना पहला कदम रखा तब उन्हें इन सारी चीजों का एहसास हुआ। देखो जब गोंडवाना लैंड टूटा ना तो बस एंटार्क्टिका और इंडिया के साथ ही कांड नहीं हुआ, जो साउथ अमेरिका था वो भी नॉर्थ अमेरिका की तरफ धीरे धीरे घिसकने लगा, जिस कारण से हमारा ड्रैग पैसेज खुल जाता है और क्रिएट करता है सर्कमपोलर करंट को। अब ये सब चीज क्या है एक्सप्लेन करता हूँ, ठहरो जरा। ये जो कोल्ड सर्कमपोलर करंट था ना, ये इंश्योर करता था कि ये साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका को अलग रखे, मतलब फ्रिजिड रखे, और एंटार्क्टिका को पूरे दुनिया से डिसोलेट कर दे। डिसोलेट का मतलब होता है लोनली, मतलब अलग रखना। एट द बॉटम ऑफ द अर्थ, मतलब अर्थ के सबसे नीचे वाले हिस्सा पे। अब देखो हमें चैप्टर के स्टार्टिंग में पता चलता है कि जो हमारी राइटर है उन्होंने मद्रास से अपना जर्नी स्टार्ट किया था। एंड मद्रास जो है ना वो साउथ इंडिया में लाई करता है। साउथ इंडिया एक काफी गर्म जगह है और एक इंसान के लिए एक हॉट प्लेस से एक ऐसी जगह जाना जहां पे पूरे दुनिया का 90% ऑफ द आइस कंसंट्रेटेड है, ये काफी चिलिंग प्रोस्पेक्ट है। यहाँ पे चिलिंग प्रोस्पेक्ट का मतलब है ये काफी फियरफुल, काफी डरावना एक्सपीरियंस है। फिर हमारी जो तिसानी दीदी है, मतलब जो राइटर है, वो कह रही है ये बस मेटाबॉलिकली और सर्कुलेटरी नहीं है, मतलब मुझे सच में ठंडा लग रहा है वो तो बात है ही, लेकिन इसके अलावा बस इमेजिनेशन से भी जो हमारी राइटर है तिसानी दीदी है वो कांप जाती है ये सोचकर, क्योंकि भैया ये तो ऐसी बात है कि लाइक यू आर वॉकिंग ऑन अ जायंट पिंग पोंग बॉल। फिर तिसानी दीदी बताती है कि यहाँ पे कोई भी ह्यूमन मार्कर्स नहीं है, कोई बिलबोर्ड, ट्री या बिल्डिंग नहीं है, और इस जगह में आने के बाद तुम्हारा कोई भी अर्थली सेंसेस काम नहीं करता, और टाइम के बारे में तो तुम बिल्कुल भूल सा जाते हो। क्यों दीदी वहां पे घड़ी काम नहीं करता था क्या? फिर हमारी राइटर बताती है कि जब तुम एंटार्क्टिका में जाते हो और तुम विजुअल रेंजेस के बारे में बात करते हो, मतलब जो चीज को तुम देख सकते हो उसकी बात करते हो, तो बहुत छोटे से लेकर मतलब माइक्रोस्कोपिक लेवल से लेकर बहुत बड़े से बड़े चीज वहां पे अवेलेबल है। हाँ वहां पे कोई बिल्डिंग्स नहीं है, कोई ह्यूमन मार्कर नहीं है, बट वहां पे चीजों की और जीव जंतु की कोई कमी नहीं है। अगर छोटी चीजों की बात करें तो मिजेस एंड माइट्स जो कि बहुत छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं ना, वो भी वहां पर दिखते हैं। और बड़े चीजों की बात करें तो एंटार्क्टिका में ब्लू व्हेल और बहुत बड़े बड़े आइसबर्ग्स पाए जाते हैं। एंड अगर मैं तुम्हें थोड़ा सा आइडिया दूं ना तो वहां के कुछ आइसबर्ग्स तो कंट्री से भी बड़े हैं। और देखो एंटार्क्टिका को पूरी तरह से एक्सप्लोर तो नहीं किया गया है, लेकिन अगर लार्जेस्ट रिकॉर्डेड आइसबर्ग की बात किया जाए ना तो वो आइसबर्ग पूरा बेल्जियम जितना बड़ा है। फिर राइटर बताती है कि एंटार्क्टिका में दिन 24 घंटा का होता है। फिर तुम लोग सोचोगे क्या बात कर रहे हो ब्रो, हमारे यहाँ कौन सा 8 घंटा का होता है, हमारे यहाँ भी तो 24 घंटा का होता है। अरे तो ब्रो हमारे यहाँ 24 घंटा दिन का दिन नहीं रहता ना, रात भी होता है। यहाँ पे हमारी राइटर बताना चाहती है कि एंटार्क्टिका में समर टाइम में सिर्फ दिन होता है, कभी रात नहीं होता है। और अगर विंटर्स का टाइम आता है
तो सिर्फ रात रहता है, कभी दिन होता ही नहीं है जब तक समर ना आ जाए। मेरी बातों को तो समझ ही गए होगे। फिर हमें पता चलता है कि एंटार्क्टिका में यूबिक्यूटस साइलेंस है, मतलब बहुत ज्यादा शांति है। हालांकि ओकेजनली कभी कभी स्नो रॉक्स माउंटेन से टूट कर गिरते हैं, उसके कारण कभी कभार शांति भंग हो जाती है। और कभी कभी जो आइस सीट होते हैं, मतलब जो लैंडमास होते हैं, वो स्प्लिट कर जाते हैं, उसके कारण भी कभी कभार कुछ कुछ साउंड सुनने को मिल जाती है। अब देखो तुम्हारे बुक में कुछ हार्ड वर्ड्स दिए हुए हैं, इसका मीनिंग बहुत सिंपल है, लेकिन अगर तुम इन वर्ड्स को याद कर लोगे और एग्जाम में आंसर शीट में लिखोगे तो तुम्हें फुल मार्क्स मिलेंगे, राइट। और ये सारी चीजें जो राइटर जाके वहां पे देखती है, समझती है, ये सारी चीज ऑथर को अर्थ की जियोलॉजिकल हिस्ट्री को समझने में बहुत हेल्प करती है। पर फिर तुम्हें पता है ऑथर क्या कहती है कि वहां पर जाने के बाद जो चीज उन्हें पता चलता है ना, वो ह्यूमंस के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है, क्योंकि आने वाले टाइम में कुछ ऐसा होने वाला है ना जो पूरे ह्यूमंस को हिला कर रख देगा। एंड दिस इज हाउ हमारा पहला पार्ट एंड होता है। तो अगर तुम्हें वीडियो देखने में मजा आया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, एंड पार्ट 2 का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू एजुकेशन भैया। देखो पिछले वीडियो में हमने एंटार्क्टिका की हिस्ट्री के बारे में बहुत सारी बातें करी थी, लेकिन इस वीडियो में हम बस उसके ह्यूमन इंपैक्ट्स के बारे में बात करेंगे और ऑथर के बारे में कुछ कुछ बातें होगी। चलो वीडियो को एंड तक देखना, तुम्हें बहुत मजा आएगा। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ह्यूमन सिविलाइजेशन क्या है यार? ह्यूमंस तो बस 12,000 साल पहले ही अर्थ पे आए थे, उससे पहले तो ह्यूमंस का नामो निशान भी नहीं था। लेकिन अगर अर्थ की जियोलॉजिकल एज की बात करें तो वो 4.54 बिलियन ईयर्स की है, मिलियन भी नहीं, बिलियन ईयर्स। एंड तुम्हें पता भी है इसमें कितने जीरोस होते हैं। तो अगर तुम उस अकॉर्डिंग देखते हो तो ह्यूमन सिविलाइजेशन की जो एज है ना, वो अर्थ के जियोलॉजिकल क्लॉक में कुछ सेकंड्स के बराबर ही है। लेकिन सिर्फ इतने ही टाइम में हम ह्यूमंस ने तबाही मचा के रख दी है। वो कहते हैं ना, पूत के पांव पालने में ही नजर आ जाते हैं। तो जैसे ही हम ह्यूमंस ने अर्थ में कदम रखा, हम अर्थ की डिस्ट्रक्शन का एक मेजर कारण बन गए। हम नेचर के ऊपर डोमिनेट करना स्टार्ट कर दिए। इसका एग्जांपल तुम खुद ले लो, हमने कितने सारे विलेजेस, सिटीज, मेगा सिटीज बना दिया बिना दूसरे जीव जंतु की परवाह किए। जैसे कि मान लो ये पूरी दुनिया तो हमारे बाप की हो। और जैसे जैसे ह्यूमंस की पॉपुलेशन बढ़ते गई, हमने दूसरे स्पीसीज को लात मारकर वो सारे लिमिटेड रिसोर्सेज को अपना बना लिया। हमने नॉन स्टॉप फॉसिल फ्यूल्स को बर्न किया, जिसके कारण पूरे अर्थ के अराउंड एक ब्लैंकेट सा बन गया कार्बन डाइऑक्साइड का। और तुम्हें पता है ये सब चीज किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है? हमारे एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए। और इसी सबसे हमें पता चलता है कि ये जो क्लाइमेट चेंज वाला टॉपिक है, ये एक बहुत ही ज्यादा हॉट टॉपिक है जब भी इन्वायरमेंट की बात आती है। यहाँ पे हॉट टॉपिक का मतलब है कि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इन्हीं सब चीजों के कारण कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग से सवाल बनते हैं, जैसे कि क्या जो आइस सीट है एंटार्क्टिका में, वो इस इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर के कारण पूरा पिघल जाएगा, या फिर क्या हम ह्यूमंस के कारण ये जो गल्फ स्ट्रीम है ये पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाएगा, या फिर सबसे इंपॉर्टेंट, क्या हम ह्यूमंस के कारण ये जो पूरा वर्ल्ड है ये एंड हो जाएगा। तो यहाँ पे राइटर रिप्लाई करती है कि मे बी और मे बी नॉट, हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, लेकिन इस पूरे डिबेट का एंटार्क्टिका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसलिए नहीं क्योंकि ये एक वर्ल्ड का हिस्सा है, बल्कि इसलिए क्योंकि इस जगह पे कभी भी ह्यूमंस पॉपुलेशन नहीं रहे हैं और ये एक प्रिस्टीन जगह है। प्रिस्टीन का मतलब प्योर होता है। फिर राइटर कहती है एंटार्क्टिका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए भी है, मतलब यहाँ पे एक और रीजन भी है, क्योंकि एंटार्क्टिका के आइस शीट के नीचे दबे हुए हैं बहुत सारे कार्बन रिकॉर्ड्स, जो कि 500 मिलियन साल पुराने। 500 मिलियन का मतलब तुम लोग समझ लो करीब 5 लाख साल पुराने। फिर हमें राइटर कहती है अगर हमें अर्थ के पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर के बारे में जानना है ना, तो एंटार्क्टिका एक परफेक्ट प्लेस है, क्योंकि पता नहीं बर्फ के अंदर क्या क्या दबे होंगे। एंड ट्रस्ट भी, मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं, क्योंकि मुझे लगता है एंटार्क्टिका के अंदर बहुत सारे डायनासोर दबे हुए होंगे। ऑब्वियसली मरे होंगे, बट मजा आ जाएगा यार देखने में। फिर हमें उस प्रोग्राम के बारे में पता चलता है जिसके कारण ऑथर एंटार्क्टिका गई थी, जिस प्रोग्राम का नाम था स्टूडेंट ऑन आइस। एंड मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में ही बताया था कि जिस शिप से हमारी राइटर आई थी उस शिप का नाम सोकेल्स्की था। और इस प्रोग्राम के अकॉर्डिंग हाई स्कूल के जो बच्चे होते हैं ना, उन्हें एंड ऑफ द अर्थ में ले जाया जाता है, मतलब एंटार्क्टिका में ले जाया जाता है, ताकि वो इस जगह के बारे में और ज्यादा अच्छे से स्टडी कर पाए। यार मेरा स्कूल तो पास के नाले के पास भी नहीं ले गया, इनको तो डायरेक्ट एंटार्क्टिका ले जाया जा रहा है। इस प्रोग्राम के अकॉर्डिंग हाई स्कूल के बच्चे को न्यू अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करने में हेल्प मिलती है, और साथ ही साथ प्लैनेट के लिए रिस्पेक्ट भी बढ़ता है। ये जो प्रोग्राम था ना, ये पिछले 6 सालों से चला आ रहा था, और इस प्रोग्राम के जो हेड थे ना, उनका नाम था जियोफ ग्रीन। एंड जिस इंसान के नाम में ग्रीन हो, वो नेचर से कितना ज्यादा प्यार करते होंगे वो ऐसे ही पता चल जाता है। फिर हमें पता चलता है कि जो जियोफ ग्रीन थे ना, वो पहले सेलिब्रिटीज, क्यूरियोसिटी सीकर और रिटायर्ड रिच को घुमाया करते थे, लेकिन वो सारे लोग ज्यादा कंट्रीब्यूट तो नहीं कर सकते
थे नेचर के लिए, इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि अब वो हाई स्कूल के स्टूडेंट्स को वहां पे ले जाएंगे, क्योंकि जो हाई स्कूल के स्टूडेंट्स थे वो तो हमारे फ्यूचर है ना। क्योंकि इस एज के जो बच्चे होते हैं ना, वो तैयार होते हैं नई नई चीज को समझने के लिए, सीखने के लिए और मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्ट करने के लिए, मतलब कुछ करने के लिए, ताकि वो नेचर को और अच्छे से समझ पाए और इसके लिए कुछ कर पाए। और हमें ये भी पता है कि जो स्टूडेंट्स है ना, वही आगे चल के पॉलिसी मेकर्स बनेंगे, जो कि हमारे पूरे वर्ल्ड को सेव करेगी एंड ये हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा बनेगा। फिर हमें पता चलता है कि ये जो प्रोग्राम है ना, ये इतना ज्यादा सक्सेसफुल इसलिए है क्योंकि यहाँ पे जो लोग जाते हैं, मतलब एंटार्क्टिका में जो लोग जाते हैं, वो लोग जब अपने आंखों से सामने में एक्चुअली देखते हैं ना, जो बर्फ है वो पिघल रहा है, तो वो उन्हें समझ में आता है कि ये जो ग्लोबल वार्मिंग है ये कितना बड़ा थ्रेट है हमारे लिए, मतलब ये हमें कितना ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। फिर हमें राइटर कहती है अपने कंफर्ट जोन में बैठकर, मतलब एक पर्टिकुलर लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड में बैठकर बातें करना कि देखो कैसे आइस शीट टूट रहा है, कैसे हमारा वर्ल्ड एंड हो रहा है। ये बकवास बातें करना बहुत ही आसान है, लेकिन जब तुम खुद से सामने जाकर ये सारी चीज को देखते हो ना, तब तुम्हें पता चलता है कि ये सारी चीज कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर राइटर कहती है जो एंटार्क्टिका है ना, ये एक बहुत ही सिंपल इकोसिस्टम है और यहाँ पे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी भी नहीं है, तो ये एक परफेक्ट प्लेस है जहाँ पे हम लोग एग्जामिन कर सकते हैं कि कैसे छोटी छोटी चेंजेस भी हमारे अर्थ के लिए, हमारे इकोसिस्टम के लिए कितने ज्यादा हार्मफुल हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमें जो राइटर है ना, वो एक एग्जाम्पल दे रही है सिंगल सेल्ड माइक्रोस्कोपिक फाइटोप्लैंक्टन का। ये चीज बिल्कुल ग्रास के जैसा दिखता है, एकदम माइक्रोस्कोपिक, बहुत ही छोटा होता है, लेकिन ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है एंटार्क्टिक फूड चेन का, या फिर तुम कह सकते हो ओशियन फूड चेन का। ये सिंगल सेल्ड प्लांट्स जो हीट एनर्जी है, मतलब जो सन एनर्जी है ना, उसे कार्बन में चेंज कर देते हैं और एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाते हैं जो पूरे इकोसिस्टम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड तुम्हें पता चल ही गया होगा, ये पूरा प्रोसेस फोटोसिंथेसिस के जरिए ही होता है। और साइंटिस्ट हमें वार्न करते हैं कि अगर ऐसी ओजोन लेयर डिप्लीट होता रहा ना, तो सबसे पहला असर फाइटोप्लैंक्टन में पड़ेगा, और अगर ऐसा होता है तो ये पूरे इकोसिस्टम के लिए बहुत ज्यादा डेंजरस है, क्योंकि जो ओशियन फूड चेन होता है वो स्टार्ट ही फाइटोप्लैंक्टन से होता है, और इसके कारण जो मरीन लाइफ है, इवन की जो एंटार्क्टिक बर्ड्स है ना, उनका भी एंड नजदीक आ जाएगा। फिर यहाँ पे हमारी जो राइटर है ना, वो हमें एक बहुत ही मस्त सा मेटाफर बताती है। चलो मैं तुम लोग को पढ़ के बताता हूँ, तुम लोग कमेंट सेक्शन में इसे डिकोड करना। टेक केयर ऑफ द स्मॉल थिंग्स एंड द बिग थिंग्स विल फॉल इनटू प्लेस। ओके, डिकोड करके बताओ कमेंट सेक्शन में। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू एजुकेशन भैया। तुम्हें पता है ये जो चैप्टर था ना, पूरा चैप्टर वो 3 पार्ट में डिवाइडेड था, एंड इसलिए हमने इस चैप्टर का 3 वीडियो बनाया। हम एक वीडियो में भी सब कुछ कवर कर सकते थे, लेकिन सबसे पहली बात तुम्हें अच्छे से समझ नहीं आता, और दूसरी बात मेरे ऊपर वर्कलोड काफी ज्यादा बढ़ जाता। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखो, हम लोग का जो सबसे पहला पार्ट था, मतलब जो सबसे पहला वीडियो था, उसमें हमने एंटार्क्टिक के हिस्ट्री के बारे में बहुत सारी बातें की। एंड फिर दूसरे पार्ट में, मतलब दूसरे वीडियो में, हमने ह्यूमन इंपैक्ट्स के बारे में बात की। एंड ये हमारा तीसरा और आखिरी वीडियो है इस चैप्टर के ऊपर, और इसमें हम बात करने वाले हैं वॉक ऑन द ओशियन के बारे में। नहीं, ओशियन के ऊपर चलने की बात नहीं करेंगे। हमें इस पार्ट में ये पता चलेगा कि जो हमारी राइटर है ना, वो एंटार्क्टिक तक कैसे पहुंचती है, क्योंकि ऑब्वियसली यार एंटार्क्टिका में पहुंचना इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि सबसे पहली बात वो एग्जिस्ट करता है अर्थ के एकदम एंड पे। तो चलो बिना देरी के चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। हमारी राइटर में बताती है कि उनका ये जो पूरा एंटार्क्टिक का एक्सपीरियंस था ना, वो फुल ऑफ एपिफेनीज था। अब यहाँ पे एपिफेनीज का मतलब वो नहीं है जो तुम लोग समझ रहे हो, इसका मतलब होता है फुल ऑफ रियलाइजेशन एंड फुल ऑफ नॉलेज। फिर हमारी राइटर कहती है, पता है मेरे इस पूरे जर्नी का बेस्ट पार्ट क्या है? जब एंटार्क्टिक सर्कल में 65.55 डिग्री साउथ की तरफ उनका जो शिप होता है सोकेल्स्की, वो बर्फ में फंस जाता है। वो भी पता है कहाँ पे? पेनिनसुला एंड टैडपोल आइलैंड के बीच में। देखो, पेनिनसुला वो जगह होता है ना जो पूरा पानी से सराउंडेड होता है, जैसे कि तुम लोग इंडिया के सदर्न पार्ट को ही ले लो। एंड इस पॉइंट पे पता है उस शिप के जो कैप्टन थे, जिस शिप में राइटर जा रही थी, वो डिसाइड करते हैं कि अब वो लोग वापस मुड़ेंगे। देखो, ऑब्वियसली वो लोग अटक गए थे, वो लोग अब आगे नहीं जा सकते थे, इसलिए उनके जो कैप्टन थे उन्होंने डिसाइड किया कि वो शिप को वापस घुमाएंगे और वापस नॉर्थ की तरफ चले जाएंगे। पर इससे पहले कि वो लोग वापस नॉर्थ की तरफ जाना शुरू करते हैं, उस शिप से एक गैंगप्लैंक उतारा गया। अब तुम लोग सोच रहे हो कि गैंगप्लैंक क्या होता है? गैंगप्लैंक बेसिकली कार्डबोर्ड जैसा होता है, जो कि शिप से उतारा गया ताकि वो लोग पानी पर चलकर उस बड़े से व्हाइट लैंडमार्क के ऊपर जाके कुछ कुछ देख सके, बेसिकली एक्सप्लोर कर सके। तो तुम लोग बेसिकली गैंगप्लैंक को एक बड़ा सा कार्डबोर्ड समझ सकते हो। फिर हमारी राइटर बताती है कि यहाँ पर हम 52 लोग थे और सभी के पास गोरेटेक्स और ग्लेयर्स थे। गोरेटेक्स का मतलब वाटरप्रूफ बैग होता है, और ग्लेयर्स का मतलब तुम टॉर्च समझ लो। और ये सभी चीज उनके पास क्यों थी? ताकि वो इजिली उस व्हाइट लैंडमार्क के ऊपर चल सके। फिर हमारी राइटर बताती है, जब वो लोग चल रहे थे ना, वो जो पूरा व्हाइट लैंडमार्क था, वो ऐसा लग रहा था कि वो कभी खत्म ही नहीं होगा। और तुम्हें पता, वो लोग आइस के ऊपर चल रहे थे जो कि 1 मीटर थिक थी, लेकिन उसके नीचे 180 मीटर तक बहुत सारा खारा पानी था। खारा पानी का मतलब सॉल्ट वाटर था। और पता है वो जो सॉल्ट वाटर था वो लिविंग एंड ब्रीथिंग था। अब हमारी जो राइटर है ना, उन्होंने यहाँ पे लिविंग ब्रीथिंग वर्ड का इसलिए यूज किया गया है क्योंकि उस पानी के नीचे बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म
ऑर्गेनिज्म थे। फिर हमें पता चलता है कि आइस एज पे बहुत सारी कार्बिटल सेल्स सन बात ले रही थी, वैसे ही जैसे बनियन ट्री के नीचे कुत्ते बैठा करते हैं। फिर हमारी राइटर कहती है हाँ ये काफी अनयूजुअल था, लेकिन उन्हें ये बहुत ही नॉर्मल लग रहा था, ये उन्हें कोई रिवॉल्यूशनरी चीज नहीं लग रहा था। फिर हमारी राइटर कहती है इवन दो उन्होंने 9 टाइम जोन, 6 चेक पॉइंट्स, 3 वाटर बॉडीज और बहुत सारे इकोस्फीयर को पार कर कर वहां तक वो पहुंची है, लेकिन फिर भी वो वंडर कर रही है कि ये जो पूरा नेचर है वो कैसे इतना परफेक्टली बैलेंस्ड है। फिर हमारी राइटर कहती है क्या हो अगर एंटार्क्टिका वापस से एक वार्म प्लेस बन जाए, क्या हम लोग उस टाइम तक जिंदा रहेंगे या हम लोग भी डायनासोर्स, मैमोथ्स या फिर वुली राइनोस जैसा टपक जाएंगे। फिर वो कहती है पता नहीं आगे क्या होगा, बट ये जो एक्सपीरियंस था ना जो हमारी राइटर ने टीनेज बच्चों के साथ बिताया, वो एक्सपीरियंस उनके लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है, क्योंकि उन सारे टीनेजर बच्चों में आइडियलिज्म है जो कि इस पूरे वर्ल्ड को बचा सकता है। फिर हमारी जो राइटर है ना वो कहती है कि आने वाले 1 मिलियन सालों में, मतलब आने वाले 10 लाख सालों में बहुत कुछ बदलने वाला है, लेकिन क्या तुम्हें पता है एक दिन कितना डिफरेंस क्रिएट कर सकता है? ये जो टीनेज बच्चे हैं ना, इन्होंने जो एक दिन में सीखा है ना, वो बहुत सारे चेंजेस ला सकते हैं एंड हाँ वो डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। एंड इस तरह से हमारा जो ये चैप्टर है बहुत ही प्यारा सा क्यूट सा नेचर के ऊपर वो खत्म होता है। एंड होप सो मैं सक्सेसफुल हुआ हूँ कि तुम लोग को ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया हो। एंड अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड लाइक करना मत भूलना। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एडुकेशनल भैया। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑन द फेस ऑफ इट्स चैप्टर को, जिसे लिखा है सुजैन हिल ने। और ये चैप्टर तुम्हारे बुक का वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर है। इसमें सिर्फ 3 ही मेजर कैरेक्टर है। हेलो, मेरा नाम है डेरिक, वैसे तुम मुझे डेरी भी बुला सकते हो। और हाँ, मेरा आधा फेस जला हुआ है, बट मैं इस वीडियो में तुम्हें वो नहीं दिखा सकता, वरना यूट्यूब वाले इस वीडियो को उड़ा देंगे। हेलो, मैं हूँ इस चैप्टर का दूसरा मेन कैरेक्टर और मेरा नाम है मिस्टर लैम्ब और मेरा एक पैर टिन का है। मैं हूँ तीसरी कैरेक्टर डेरी की मदर। तो स्टोरी स्टार्ट करने से पहले अगर तुम लोग मेरे पेड कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हो तो एडुकेशनल भैया ऐप को डाउनलोड करो, जो कि प्ले स्टोर में है, और फिर तुम लोग ज्वाइन कर सकते हो। इस कोर्स के अंदर तुम्हें रीडिंग सेक्शन, राइटिंग सेक्शन, लिटरेचर सेक्शन सब कुछ प्रॉपर अच्छे तरीके से करवाया गया है। सभी चैप्टर्स के सभी टॉपिक्स के डिटेल में एक्सप्लेनेशन, साथ ही साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, पेपर प्रेजेंटेशन कैसे करना है, साथ ही साथ पोएटिक डिवाइसेस के ऊपर वीडियो की उन्हें कैसे पहचानना है, टाइम मैनेजमेंट के ऊपर वीडियो की तुम्हें एग्जाम में कैसे पेपर को अटेम्प्ट करना है। इस कोर्स का एम है तुम्हें एग्जाम में 80 में 80 दिलवाना एंड इस कोर्स का प्राइस है 999 रुपीज। और साथ ही साथ जैसे ही तुम इस कोर्स को ज्वाइन करते हो तुम्हें एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया जाएगा, जिसमें मैं भी हूँगा। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट चीज, अगर तुम लोग कोर्स ज्वाइन कर रहे हो तो कोशिश करना यूपीआई आईडी से ही पे करना। और साथ ही साथ किन्हीं 3 लकी लोगों को मेरी ये दोनों बुक उन्हें फ्री में मिलेगी। तो ये कहानी कुछ ऐसे स्टार्ट होता है। मिस्टर लैम्ब का एक बहुत ही बड़ा सा गार्डन है। तो एक दिन क्या होता है, जो डेरी होता है वो मिस्टर लैम्ब के गार्डन में दीवार फांद कर घुस जाता है और लंबी लंबी ग्रासेस के ऊपर चलने लगता है। और तभी वो चलते चलते एक बुश के बगल से निकलता है और तभी उसे एक आवाज आती है, अरे एप्पल को देखकर चलो, कहीं चढ़कर तुम फिसल कर गिर मत जाना। व्हाट? कौन है वहाँ पर? मुझे नहीं पता था ये जगह पे कोई होगा। मुझे तो लगा था इस गार्डन में जो घर है वो एक एम्प्टी हाउस है और यहाँ पर कोई नहीं होगा, इसलिए मैं यहाँ पर चला आया। मेरा नाम लैम्ब है और डरने की कोई बात नहीं है, सब ठीक है। और तुम भी सही हो, घर तो एम्प्टी ही है, मैं तो गार्डन में हूँ। देखो कितना ब्यूटीफुल डे है, भला मैं घर के अंदर क्यों रहता? अच्छा, लेकिन अब मुझे जाना होगा। लेकिन मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर तुम रुकते हो तो। और वैसे भी मेरे गार्डन का गेट तो हमेशा खुला रहता है। तुम ही पहले एक इंसान हो जो दीवार फांद कर अंदर आया है, क्योंकि तुम नॉर्मली गेट से चलकर भी अंदर आ सकते थे। अच्छा, तो तुम मुझे देख रहे थे। वैसे मैं कुछ चोरी करने नहीं आया था, मुझे बस गार्डन के अंदर आना था, इसलिए मैं आ गया। अरे बाबा, मैं तो बस यहाँ पर बैठा हुआ था और तुम पर नजर चली गई। और तुम वेलकम हो यहाँ पर। मुझे पता है तुम यहाँ पर चोरी करने नहीं आए हो, क्योंकि तुम इतने भी छोटे नहीं हो। अक्सर जो चोरी करने आते हैं वो छोटे बच्चे होते हैं, वो एप्पल्स और पियर्स चोरी करने आते हैं। ऊपर से मैं मोस्ट ऑफ द टाइम यहीं पर बैठा रहता हूँ। और अगर तुम यहाँ पर आ ही गए हो तो जा क्यों रहे हो? क्योंकि आपको नहीं पता कि मैं कौन हूँ। एक लड़का जो कि 13 या 14 साल का है। हाँ, मैं 14 साल का हूँ और मैं किसी से डर नहीं रहा, पर जो लोग हैं वो मुझसे डरते हैं। और इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो लोग कौन है और मेरे सामने क्या प्रिटेंड कर रहे हैं, लेकिन जब भी लोग मेरा जला हुआ चेहरा देखते हैं तो वो लोग मुझसे डरते हैं। और वो लोग अंदर ही अंदर ये सोचते हैं कि ये कितना टेरिबल चीज है, ये कितना अगली चीज है। और मुझे ये भी पता है कि आप भी मुझसे डर रहे हो। और हाँ, कोई भी डरेगा। कभी कभी जब मैं खुद का चेहरा मिरर पे देखता हूँ तो मुझे खुद को डर लगता है, मैं खुद डर जाता हूँ। यहाँ पे मिस्टर लैम्ब देखते हैं कि डेरी बहुत ही ज्यादा नेगेटिव बातें कर रहा होता है, इसलिए वो टॉपिक चेंज करने का सोचते हैं और बोलते हैं कि वैसे आज शाम को मैं लैडर की मदद से बहुत सारे ग्रैब एप्पल्स तोड़ूंगा और फिर उनसे जेली बनाऊंगा, क्योंकि वैसे भी देखो सितंबर का टाइम है
और ये जो एप्पल्स है वो कितने गोल्डन ऑरेंज कलर के हो गए हैं, मतलब प्रॉपरली पक चुके हैं। तो क्या इसमें तुम मेरी मदद करना चाहोगे? तुम टॉपिक क्यों चेंज कर रहे हो? लोग अक्सर ऐसा करते हैं। मुझे पता है तुम भी बस प्रिटेंड कर रहे हो, अंदर से तुम भी मुझसे डरे हुए हो, इसलिए तो तुम भी मुझसे वो चीज नहीं पूछ रहे हो। अरे लेकिन मैं पूछूं क्या? तुम्हारे फेस के बारे में? फायर की वजह से हुआ होगा, इसमें पूछने का क्या है? नहीं, तुम गलत हो। फायर की वजह से नहीं बल्कि एसिड की वजह से। इट एट माई फेस अप एंड इट एट मी अप। मतलब इस एसिड ने बस मेरे फेस को नहीं जलाया बल्कि मेरी लाइफ भी बर्बाद कर दी। इस एसिड ने मेरी आइडेंटिटी को भी छीन लिया। अब तो तुम मेरे बारे में जानने के लिए इंटरेस्टेड होगे ना? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं हर उस चीज में इंटरेस्टेड हूँ जिसे भगवान ने बनाया है। जैसे तुम मेरे गार्डन को ही ले लो, इसमें हर तरह के प्लांट्स है, फ्लावर्स की, फ्रूट्स की, हर्ब्स की, ट्रीज की, और अगर तुम ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे बहुत सारी वीड्स की प्लांट भी है। मुझे पता है लोग कहते हैं कि वीड्स एक अनवांटेड प्लांट है, उन्हें उगाना नहीं चाहिए, उन्हें तोड़कर फेंक देना चाहिए। लेकिन मुझे ये बताओ कि आखिर अंतर क्या है वीड्स में और दूसरे प्लांट्स में? तभी तो प्लांट्स ही है ना। और उसी तरह से मैं और तुम भी हैं, हम दोनों सेम हैं। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, हम सेम नहीं हैं। अरे यार, बस तुम यंग हो, मैं ओल्ड हूँ। तुम खड़े हुए हो, मैं बैठा हुआ हूँ। तुम्हारा एक साइड ऑफ फेस जला हुआ है और मेरा एक पैर टिन का है। बताओ आखिर हम में इतना क्या ही डिफरेंस हो गया? आपका पैर टिन का है? कैसे? मेरा एक पैर वॉर के टाइम में एक्सप्लोजन के कारण अलग हो गया था। और तुमने तो बाहर सुना ही होगा, बाहर जो लोग हैं वो मुझे लेमी लैम करके चिढ़ाते हैं। लेकिन इससे मुझे क्या फर्क पड़ता है? पर आप ट्राउजर को पहनकर उसे हाइड तो कर सकते हो ना। आपको कोई जज नहीं करेगा, आपको कोई नहीं घूरेगा। लेकिन मैं इस फेस को हाइड नहीं कर सकता। कुछ लोग घूरेंगे तो घूरने दो उन्हें, हमें क्या फर्क पड़ता है उनसे? हमें उन नेगेटिव लोगों को ना देखकर दुनिया की अच्छी चीजों को देखना चाहिए। जैसे कि तुम ग्रैब एप्पल्स को देख सकते हो, उस स्पाइडर को देख सकते हो जो लैडर पे चढ़ने की कोशिश कर रहा है, या फिर तुम सनफ्लावर्स को देख सकते हो, या फिर तुम उन वीड्स को देख सकते हो। और एक बात याद रखना बच्चे, इस दुनिया में जो ब्यूटी की डेफिनेशन होती है ना, वो हर किसी के लिए अलग होता है। जैसे कि तुमने एक कहानी पढ़ा होगा ब्यूटी एंड द बीस्ट का, जिसमें एक खूबसूरत लड़की को एक मॉन्स्टर से प्यार हो जाता है। इससे हमें पता चलता है ना कि हर किसी के लिए जो ब्यूटी का डेफिनेशन होता है वो अलग अलग होता है। हाँ, पर शायद आपने कहानी पूरी नहीं पढ़ी। वो जो बीस्ट था वो पहले से एक हैंडसम प्रिंस था। उस बीस्ट को बस एक श्राप मिला था, और जब उस खूबसूरत लड़की ने उस बीस्ट को किस करा तो वो वापस से अपने ट्रू फॉर्म में आ गया। लेकिन मैं कोई प्रिंस नहीं हूँ, और ना ही मैं अपना फेस को वापस ठीक कर सकता हूँ, और कोई मुझे किस भी नहीं करेगा। हाँ, बस मेरी मॉम मुझे किस करती है, लेकिन वो भी बस इसलिए करती है क्योंकि शी हैज टू, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो मेरी मॉम है। लेकिन पता है क्या, वो भी मेरे फेस के उस साइड में किस करती है जो जला हुआ नहीं है। और देखो, मुझे फर्क नहीं पड़ता कोई मुझे किस करे या फिर ना करे। लेकिन तुम्हें किसी ना किसी को किस करने का मन तो करता ही होगा ना। जैसे कि खूबसूरत लड़कियों को जिनके लंबे लंबे बाल होंगे, या फिर जिनकी बड़ी बड़ी आंखें होंगी, या फिर ऐसे लोग जिनसे तुम प्यार करते हो। हाँ, पर कोई भी मुझे किस करने क्यों देगी? क्योंकि इस फेस के साथ तो मैं आपकी तरह एक बुढ़ा दिखता हूँ। अच्छा, ये सब छोड़िए, आप मुझे ये बताइए कि क्या आपको इस टिन के लेग की वजह से कभी दर्द होता है? टिन दर्द नहीं करता है मेरे बच्चे। हाँ, बस जब मैं इन टिन को खोलता हूँ तो जिस हिस्सा से ये टिन मेरे पैर से कनेक्टेड होता है वो वाला रीजन थोड़ा दर्द करता है। लेकिन अभी मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अभी तो मैं वेट वेदर का मजा ले रहा हूँ। हाँ, मुझे पता है। लोग अक्सर कहते हैं कि उन लोगों को देखो जो बहुत ज्यादा पेन में हैं या फिर रो रहे हैं और फिर भी कंप्लेन नहीं कर रहे हैं। जैसे जो लोग ब्लाइंड हैं, जो लोग व्हील चेयर पे हैं, या फिर जो लोग डेफ हैं, या फिर जो लोग पागल हैं। पर मैं उन्हें क्यों देखूं? देखो, मैं कंप्लेन नहीं कर रहा, लेकिन उन्हें देखने के बावजूद मेरा ये जो फेस है ये वापस ठीक नहीं होने वाला। मैं हमेशा से ऐसा ही रहूंगा। किसी को भी देखकर मेरा दुख कम नहीं होगा। हाँ, लोग अक्सर तुमसे सही बातें ही करते हैं। हाँ, सही कह रहे हैं आप। जैसे एक बार एक औरत ने स्ट्रीट पर मुझे देखकर कहा था कि देखो कितना टेरिबल चीज है ये चीज बिल्कुल ऐसा है जिसे सिर्फ एक माँ ही प्यार कर सकती है और दुनिया में कोई प्यार नहीं कर सकता। तो क्या तुम हर सुनी बातों को सच मान लेते हो? तुम्हें उन सब बातों पर ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है। और अगर कोई नेगेटिव बातें कर भी रहा है तो उसे इग्नोर करो ना। स्पेशली तुम्हें तो इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि कोई तुमसे कैसी भी बातें करे, तुम्हें उसके वजह से अपना मूड खराब नहीं करना चाहिए। और अगर तुम इतने स्ट्रांग नहीं हो तो इससे बेटर यही है कि तुम अपने कानों को हमेशा बंद ही रखा करो। आप इतनी पेक्यूलर बातें कैसे कर लेते हो? मतलब ऐसी ऐसी बातें जो सच में मेरी समझ के बाहर है। अच्छा, तो ठीक है, तुम्हें एक और एग्जांपल से समझाता हूँ, एंड आई होप सो इस बार तुम्हें समझ में आ जाएगा। तुम देख रहे हो वहां पर इस गार्डन में एक मधुमक्खी का छत्ता है, और कुछ लोग मानते हैं कि वो जो मधुमक्खी है ना वो बज करती है, मतलब बहुत ही इरिटेटिंग साउंड निकालती है। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग वो जो मधुमक्खियां है ना वो बज नहीं करती बल्कि वो हम करती है, मतलब वो गाना गाती है, और उनका जो वॉइस है वो काफी अच्छा है।
तो इससे हमें क्या समझ में आता है कि किसी एक चीज को लेकर अलग अलग लोगों का अलग अलग पर्सपेक्टिव हो सकता है और इसलिए हमें सभी की बातों से इफेक्ट नहीं होना चाहिए। वैसे मुझे ये जगह बहुत ही ज्यादा पसंद है और मैं इस जगह पे इसलिए आया क्योंकि मुझे लगा यहाँ पर कोई नहीं होगा। अगर मुझे पहले से पता होता कि आप यहाँ पर बैठे हुए हो तो मैं आपकी प्रॉपर्टी में कभी भी ट्रेसपासिंग नहीं करता, मतलब कभी भी चोरी छुपे दीवार फांद कर आपकी प्रॉपर्टी में नहीं आता, क्योंकि ऐसे भी मुझे लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। अच्छा, लेकिन इसका तो बस एक ही सॉल्यूशन है और वो सॉल्यूशन ये है कि तुम अपने आप को हमेशा एक रूम में बंद कर लो। और पता है, एक इंसान ने ऐसा किया भी था। उसे डर लगता था कि अगर वो बाहर जाएगा तो उसके ऊपर बिजली गिर जाएगी और वो मर जाएगा, या तो कोई बस उसके ऊपर चढ़ाकर निकल जाएगा और वहां पर उसके एक्सीडेंट से डेथ हो जाएगी। उसे तो ये भी लगता था कि कभी कोई डोंकी आएगा और उसे इतने लात मारेगा कि वो दर्द से मर जाएगा, या तो कभी उसे कोई सुंदर लड़की से प्यार हो जाएगा और बाद में वो लड़की उसका दिल तोड़कर चली जाएगी, या तो कभी वो बनाना के छिलके पे पैर रखेगा और धड़ाम से गिर जाएगा और उसके आसपास के जितने भी लोग हैं सभी उस पर हंसने लगेंगे। इसलिए वो आदमी अपने रूम में जाता है और अपने आप को लॉक कर लेता है और फिर उस रूम के अंदर ही रहने लगता है। तो क्या फिर वो इंसान हमेशा अपने रूम में ही रहा? बिल्कुल भी नहीं, बस कुछ वक्त के लिए, क्योंकि उसके रूम में एक पिक्चर लगा हुआ था, वो उसके सर के ऊपर गिरा और वो मर गया। कुछ भी कहो, आप बहुत ही पेक्यूलर बातें करते हो और ये बातें मुझे कभी भी समझ में नहीं आने वाली। वैसे आप पूरे दिन क्या करते हो? वैसे आप पूरे दिन करते क्या हो? सन के नीचे बैठता हूँ, बुक रीड करता हूँ, और हाँ, तुम्हें लग रहा था ना कि ये घर एम्प्टी है, लेकिन ये घर बिल्कुल भी एम्प्टी नहीं है। इसके अंदर बहुत सारे बुक पड़े हुए हैं और साथ ही साथ कई अलग अलग चीजें भी है। हाँ, पर आप विंडोज पर कर्टेन क्यों नहीं लगाते हो? मुझे कर्टेन्स बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मुझे दिन के टाइम में लाइट पसंद है, रात के टाइम में डार्कनेस पसंद है और खिड़की से आती हुई वो विंड, उफ। इसलिए मैं कर्टेन्स नहीं लगाना चाहता, क्योंकि अगर मैं कर्टेन्स लगाऊंगा तो मैं इन सब चीजों का मजा नहीं ले पाऊंगा। वैसे मुझे रेनी सीजन बहुत ज्यादा पसंद है और उस साउंड को सुनना जब बरसात के टाइम में पानी टप टप हमारे रूफ पे गिर रही हो, मुझे बहुत ही अच्छा फील होता है। देखो, इसका मतलब अभी तक तुम खोए नहीं हो, तुम अभी भी चीजों को सुनते हो और समझते हो। जैसे कुछ ही वक्त पहले मैंने ऊपर में अपने पेरेंट्स को बातें करते सुना था। वो बोल रहे थे कि इस लड़के का क्या होगा जब हम इसके साथ नहीं रहेंगे, ये इस दुनिया को कैसे फेस करेगा, ये इस दुनिया में कैसे रह पाएगा, क्योंकि जिस तरह से वो अब दिखता है, जिस तरह से उसका फेस है। और यही सब बातें करते मैंने अपने पेरेंट्स को सुना था। देखो, तुम्हारे पास 2 हाथ है, 2 पैर है, 2 कान है, 2 आंखें हैं, एक टंग है और एक अच्छा खासा दिमाग भी है, और इसलिए तुम जो चाहो वो बन सकते हो। तुम दूसरों से बेहतर भी बन सकते हो, बस तुम्हारी चाहने की देरी है, जैसे कि मैं चाहता हूँ। सच में? वैसे आपके कितने फ्रेंड्स हैं? मेरे तो हंड्रेड्स ऑफ फ्रेंड्स हैं जो यहाँ पर रोज आते हैं, बैठते हैं, बातें करते हैं। और विंटर्स के टाइम में तो हम यहाँ पर फायर जलाते हैं और सभी बैठकर आराम से पूरी रात एंजॉय करते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर बच्चे भी आते हैं, वो आते हैं एप्पल्स के लिए और पियर्स के लिए, और तो और मुझे हनी से टॉफी बनाना भी आता है। वो जो बच्चे होते हैं वो उस टॉफी के लिए भी आते हैं, और वो टॉफी मैं तुम्हें भी दूंगा, क्योंकि अब हम भी तो दोस्त है ना। पर मैं आपका दोस्त कैसे हो सकता हूँ? आपको तो ये भी नहीं पता कि मेरा नाम क्या है और मैं कहाँ से आया हूँ। अच्छा, तो दोस्ती करने के लिए फॉर्म फिल करना पड़ता है क्या? मेरे लिए तो सभी दोस्त हैं। चलो, तुम अपना नाम बताओ। मेरा नाम है डेरिक। वैसे मुझे ये नाम बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो आप मुझे डेरी बुला सकते हो। लेकिन हाँ, मुझे दोस्त मानने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वैसे भी अब मैं यहाँ पर लौट कर वापस कभी नहीं आऊंगा। जैसे कि कभी आप किसी से स्ट्रीट में मिलोगे, उससे 2 बातें कर लोगे, तो वो आपका दोस्त थोड़ी बन जाएगा, क्योंकि आप उससे वापस कभी भी नहीं मिलने वाले। हाँ, लेकिन वो दुश्मन भी तो नहीं है ना। हाँ, पर वो बस नॉर्मल लोग है, नॉर्मल पीपल है। और वैसे भी मैं कुछ लोगों से बहुत ज्यादा हेट करता हूँ, लेकिन ये चीज तुम्हें एसिड से भी ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती है, क्योंकि एसिड ने तो सिर्फ तुम्हारा फेस बंद करा, जिस तरह से बॉम्ब ने सिर्फ मेरा एक पैर उड़ाया। लेकिन अगर तुम लोगों के लिए ऐसी नेगेटिविटी रखते हो तो वो तुम्हें अंदर से जला सकता है। इसलिए हमें किसी के लिए भी नेगेटिविटी नहीं रखनी चाहिए। इससे वो हमारी दिमाग को गलत इफेक्ट करती है और हमारे दिमाग को करप्ट भी करती है, और ये चीज हमें जीने भी नहीं देगी। हाँ, पर पता है, जब मेरा एसिड बर्न हुआ था और मैं हॉस्पिटल में था, तब लोग बोल रहे थे कि इसे उन जैसे लोगों के साथ रहना चाहिए जो इसके जैसे दिखते हो। जैसे ब्लाइंड लोग को ब्लाइंड लोग के साथ रहना चाहिए, डेफ लोग को डेफ लोग के साथ, और पागलों को पागल के साथ। अच्छा, तो जिनके पैर नहीं हैं उन्हें भी एक साथ रहना चाहिए, और अगर ऐसा हो गया तो किस तरह की दुनिया होगी वो। हाँ, पर कम से कम आपके आसपास के लोग आपको घूरेंगे तो नहीं, क्योंकि वो लोग भी आपके जैसे ही होंगे। अच्छा, तो क्या तुम्हें भी लगता है कि जिन लोगों का फेस बर्न हुआ है उन सभी लोगों की मेंटेलिटी सेम होगी? मतलब उन सभी लोगों की माइंडसेट, बिहेवियर सब कुछ सेम होगा और वो सभी लोग तुम्हारे जैसे होंगे? क्योंकि मुझे तो ऐसा नहीं लगता। मेरे अकॉर्डिंग सभी लोग डिफरेंट होते हैं। आप ये सब कुछ कैसे बोल लेते हो? बाय वॉचिंग, लिसनिंग एंड थिंकिंग। सिंपल। मुझे इस तरह की जगह बहुत ज्यादा पसंद है, एक बिना कर्टेन का घर और एक बहुत ही खूबसूरत सी गार्डन।
तुम यहाँ पर कभी भी आ सकते हो और ये सभी चीजें तुम्हारी ही है अगर तुम चाहो तो। मतलब जब आप यहाँ पर नहीं होंगे तब भी मैं यहाँ पर आ सकता हूँ, लेकिन अगर मैंने ऐसा करा तो आप अपने सारे दोस्त खो दोगे, क्योंकि आपके सारे दोस्त मुझे देखकर डर के मारे भाग जाएंगे। तुम इतनी नेगेटिव बातें कैसे सोच लेते हो? मैं तुम्हारी फेस देखकर भागा क्या? और क्या तुम पूरी जिंदगी इसी डर के साथ रहना चाहते हो? रिस्क तो लेना ही होगा ना। हो सकता है वो भाग जाए, हो सकता है वो ना भी जाए। और वैसे तुम्हें ये बात तो पता ही होगा कि बच्चे मुझे लेमी लैम करके चिढ़ाते हैं, लेकिन फिर भी वो यहाँ पर आते हैं, खेलते हैं, मुझसे टॉफी लेते हैं, एप्पल्स लेते हैं, पियर्स लेते हैं और चले जाते हैं। और ऐसा इसलिए क्योंकि वो मुझसे नहीं डरते हैं और न ही मैं उनसे। और इसी तरह से तुम्हें भी किसी से भी नहीं डरना चाहिए। आपने कहा था कि आप ग्रैब एप्पल्स तोड़ोगे, लेकिन आपका पैर तो टिन का है, तो आप लैडर पे कैसे चढ़ोगे? ओह, मैंने बहुत सारी चीजें सीख रखी है, मैं धीरे धीरे तोड़ लूंगा। वैसे भी मेरे पास बहुत टाइम है। हाँ, अगर तुम चाहो तो मेरी हेल्प जरूर कर सकते हो। हाँ, पर मैं 14 साल का हूँ और मेरी मम्मी को ये भी नहीं पता कि मैं कहाँ गया हूँ, और मेरा घर यहाँ से 3 माइल्स दूर है। और अगर मैं वापस अपनी मम्मी को बताने गया तो वो लोग मुझे वापस कभी भी यहाँ पर नहीं आने देंगे। क्यों नहीं? तुम्हारे पास पैर है, तुम्हें यहाँ आने से कोई नहीं रोक सकता। तुम्हें सिर्फ तुम खुद ही रोक सकते हो यहाँ आने से, और कोई नहीं। आपको नहीं पता है मैं क्या कर सकता हूँ। हाँ, तुम सही कह रहे हो, वो तो सिर्फ तुम्हें ही पता है कि तुम क्या कर सकते हो। हाँ, लेकिन मुझे ये भी नहीं पता कि मुझे क्या चाहिए। लेकिन तुम पता लगा सकते हो बाय वेटिंग, वॉचिंग एंड लिसनिंग। तुम डिसाइड कर सकते हो कि तुम्हें जाना है या फिर रुकना है। वैसे अब मैं जाता हूँ क्योंकि मुझे अपनी बीस को देखने जाना है। क्या लोग यहाँ पर सच में आते भी हैं? क्योंकि मुझे ऐसा नहीं लगता कि यहाँ पर कोई भी आता होगा। मुझे तो ये भी नहीं लगता कि आपका कोई दोस्त होगा। मुझे तो लगता है कि आप बिल्कुल अकेले हो, आप बिल्कुल मिजरेबल हो। किसी को भी आपकी परवाह नहीं है कि आप जिंदे हो या फिर मर गए। मुझे तो ये भी लगता है कि किसी को भी आपसे कोई फर्क नहीं पड़ता होगा। और अगर आपका सच में कोई दोस्त है तो चलिए नाम बताइए उसका। टॉम, डिक और हैरी। खैर, अब मैं जा रहा हूँ, मुझे 20 को देखने जाना है। मुझे तो ये लगता है कि आप पागल हो। हाँ बच्चे, ये काफी अच्छा एक्सक्यूज था यहाँ वापस ना आने का। और वैसे भी ये तुम्हारा जो बंड अप फेस है ना, ये तुम्हें बहुत सारी एक्सक्यूजेस दे देता है। आप भी दूसरे सभी लोग जैसे हो। आप इस बर्न फेस के लिए सॉरी फील नहीं करते हो, बल्कि आप भी मुझसे डरते हो। अगर आप मुझसे नहीं भी डरते होंगे तो भी आपको लगता होगा कि मैं एक डेविल हूँ। यू थिंक आई एम अ डेविल, डोंट यू? मुझे नहीं लगता आप ऐसा सोचते होगे। मैं अभी जा रहा हूँ, लेकिन मैं पक्का वापस आऊंगा, मेरा वेट करना। वैसे भी मैं दौड़ सकता हूँ, मेरे पैर टिन के नहीं है। मैं वापस आऊंगा, मेरा वेट करना। फिर डेरी भागकर अपने घर जाता है और मिस्टर लैम्ब खुद में कहते हैं कि लोग तो अक्सर यही कहते हैं कि वो वापस आएंगे, लेकिन सच्चाई ये है कि कोई वापस नहीं आता। यहाँ से सीन चेंज होता है और डेरी अपने घर पहुंच चुका होता है और डेरी की मम्मी उससे कह रही होती है कि तुम्हें लगता है मुझे उसके बारे में नहीं पता? मैंने चीजें सुनी है और मैं तुम्हें अब वहां वापस नहीं जाने दूंगी। वैसे आपको हर उस चीज पे बिलीव नहीं करना चाहिए जो आप सुनते हो। और आपको एक बूढ़े आदमी से क्यों डर लग रहा है जिसका एक पैर टिन का है? ऊपर से उस आदमी के घर पे तो कर्टेन्स भी नहीं है। मुझे बस वहां पर जाना है क्योंकि मुझे उनका गार्डन बहुत ही ज्यादा पसंद है। मैं वहां पर बस जाकर चीजों को देखना, सुनना और समझना चाहता हूँ, जैसे कि बीज को गाते हुए देखना और मिस्टर लैम्ब की बातों को सुनना। और मिस्टर लैम्ब तुमसे ऐसी क्या बातें करते हैं? थिंग्स दैट मैटर, ऐसी बातें जो कोई और नहीं करता, ऐसी बातें जो मैं करना चाहता हूँ लेकिन मैं किसी से कर नहीं सकता, और ऐसी बातें जिसके बारे में सिर्फ मैं सोचता हूँ। ऐसी बातें तुम हमसे क्यों नहीं करते? पर यहाँ पर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। आई हेट इट। हाँ, मुझे पता है तुम्हारे साथ ये जो एक्सीडेंट हुआ है, तुम्हारे साथ ये जो तुम्हारे फेस में हुआ है, उसकी वजह से। ये मेरे फेस के बारे में नहीं है और मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता कि लोग मेरे फेस के बारे में क्या सोचते हैं। मुझे बस इस चीज से फर्क पड़ रहा है कि मैं क्या कर रहा हूँ और मैं क्या सोच रहा हूँ। इसलिए मैं अभी जा रहा हूँ मिस्टर लैम्ब की मदद करने, ग्रैब एप्पल्स तोड़ने में। नहीं, तुम यहीं रुकोगे, कहीं भी नहीं जाओगे। ओह नो, मैं वहां पर जाऊंगा क्योंकि अगर आज मैं वहां पर नहीं गया तो मैं अपनी पूरी लाइफ कहीं नहीं जा पाऊंगा। फिर डेरी दौड़कर मिस्टर लैम्ब के गार्डन के पास जाता है और फिर से यहाँ पे सीन चेंज होता है। बस पकड़ा गया, बस पकड़ा गया, बस बस। इसके बाद एक क्रिक साउंड आता है। मिस्टर लैम्ब लैडर से फिसल जाते हैं और नीचे गिर जाते हैं। लैडर भी नीचे गिर जाता है और इस वक्त एक बहुत ही जोर की आवाज आती है और उसके बाद सब कुछ शांत हो जाता है। मिस्टर लैम्ब, देखिए मैं आ गया। आपको लगता था ना मैं यहाँ पे वापस नहीं आऊंगा, लेकिन मैं आ गया। मिस्टर लैम्ब, आप ठीक हो? देखिए मैं आ गया। मिस्टर लैम्ब आप ठीक हो? सब ठीक है, आप उठिए मिस्टर लैम्ब। आई केम बैक लेमी लैम्ब, आई केम बैक। पर यहाँ पे हमें पता चलता है कि मिस्टर लैम्ब की डेथ हो चुकी थी और अब वो नहीं उठ सकते थे। और इस तरह से ये जो तुम्हारा चैप्टर है वो खत्म होता है। मैं आप सबके लिए 2 ऐसे बुक्स लेकर आया हूँ
जिससे आपका रिवीजन और प्रैक्टिस दोनों हो जाएगा। सबसे पहली बुक है सुपर 10 CBSE, जिसमें आपको 10 सैंपल पेपर्स देखने को मिल जाएंगे जो कि लेटेस्ट CBSE पैटर्न के अकॉर्डिंग है। साथ ही साथ इसमें आपको मार्किंग स्कीम भी देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ इसमें लेटेस्ट 2023 के CBSE सॉल्व सैंपल पेपर्स भी एडेड है। और तो और 2020 के CBSE टॉपर के ओरिजिनल आंसर शीट भी गिवन है। और दूसरी बुक है 11 ईयर CBSE PYQs की। एंड इसके नाम से ही तुम्हें पता चल रहा होगा कि इस बुक के अंदर तुम्हें पिछले 11 साल के PYQs देखने को मिलेंगे, और वो भी ऑल इंडिया और दिल्ली के अलग अलग, और सारे के सारे ऑथेंटिक पेपर्स है विद डिटेल्ड एररलेस सॉल्यूशन। इस बुक में तुम्हें पुराने से लेकर लेटेस्ट CBSE के सारे पेपर्स देखने को मिल जाएंगे। ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। आई होप से तुम्हें एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा, और साथ ही साथ अगर तुम मेरे कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हो तो जल्दी से जाओ प्ले स्टोर से एजुकेशनल भैया ऐप को डाउनलोड करो और कर लो। अब तुम लोग से मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू एजुकेशनल भैया। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले तुम्हारे विस्टास बुक का एक बहुत ही लंबा सा चैप्टर, जिसकी ऑथर है पर्ल एस बक एंड चैप्टर का नाम है द एनिमी। तो आज की जो हमारी कहानी है ना, वो वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान की है, जब अमेरिका एंड जापान एक दूसरे के बहुत ही बड़े एनिमी थे एंड दोनों के बीच वॉर चल रहा था। इस वॉर के दौरान एक जापानीज डॉक्टर को एक अमेरिकन सोल्जर मिला था जिसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी एंड वो मरने वाला था। तो क्या वो जापानीज डॉक्टर अपने नेशन को चूज करते हुए उस सोल्जर को जापानीज पुलिस को सौंप देंगे, या वो ह्यूमैनिटी एंड अपने प्रोफेशन को चूज करते हुए वो उस सोल्जर की जान बचाएंगे? यही हम लोग देखेंगे आज की हमारी स्टोरी में। तो लिटरली आज की जो हमारी कहानी होने वाली है ना, वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, काफी इंटेंस माहौल होगा। तुम लोगों को एक टाइम पे सस्पेंस भी मिलेगा कि आगे स्टोरी में आगे क्या होने वाला है, इसलिए वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना। तो आज की वीडियो में तुम्हारे एजुकेशनल भैया कुछ काम के चलते अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैं आपको चैप्टर को एक्सप्लेन करूंगा। आई होप तुम लोगों को चैप्टर काफी पसंद आएगा, मेरा वे ऑफ एक्सप्लेनेशन पसंद आएगा। मेरा चैनल का नाम है अनएंडिंग एजुकेशन एंड बेसिकली मैं तुम्हारे आयुष भैया हूँ। तो अब चलो मैं तुम लोगों को इस चैप्टर के मेन कैरेक्टर्स के बारे में बता देता हूँ। इस चैप्टर में बेसिकली 5 मेन कैरेक्टर्स होने वाले हैं। एक मैं जो नरेटर हूँ, वो तुम्हें पूरा चैप्टर बहुत ही अच्छे से नरेट करेगा एंड एक्सप्लेन करेगा। हेलो गाइस, मैं हूँ डॉक्टर सदाव होकी। मैं एक सर्जन के साथ साथ एक साइंटिस्ट भी हूँ। हेलो दोस्तों, मैं हूँ हाना एंड मैं डॉक्टर सदाव की वाइफ हूँ। हाय, मैं हूँ टॉम एंड मैं एक अमेरिकन सोल्जर हूँ। हाय, मैं हूँ एक जापानीज जनरल एंड मेरा तबीयत जो है वो कभी कभी खराब रहता है। चैप्टर के डिटेल एक्सप्लेनेशन शुरू करने से पहले तुम लोगों के लिए स्पेशली एक बहुत ही एक्साइटिंग कोर्स लेके आया हूँ मैं। हम लोगों ने खुद का कोर्स लॉन्च किया जिसका नाम है गेम चेंजर्स एंड ये कोर्स तुम्हारे लिए एजुकेशनल भैया ऐप में अवेलेबल है। ये जो कोर्स है ये क्लास 12th की गैंग ये तुम्हारे लिए है एंड इस कोर्स में तुम लोगों को लिटरली बहुत सारी चीजें मिलने वाली है। इस कोर्स का टारगेट तुम लोगों को अपने बोर्ड एग्जाम में 100 आउट ऑफ 100 दिलवाना है एंड इस कोर्स में तुम लोगों को व्हाट्सएप इंटरेक्शन मिलेगा हम लोगों के साथ एंड इसके साथ साथ तुम लोगों को PYQs, लेक्चर ऑफ ईच एंड एवरी चैप्टर एंड इसके साथ ऐसी चीजें मिलेगी ना जो तुम लोगों को पूरे यूट्यूब में कहीं अवेलेबल नहीं होने वाला है। हमारे कोर्स को जाकर जल्दी से एनरोल करो, लिंक डिटेल वीडियो का डिस्क्रिप्शन में गिवन है। जाओ जल्दी करो, क्योंकि कोर्स में 100 बच्चे से ज्यादा अगर एनरोल कर लेते हैं देन कोर्स का दाम जल्दी ही बढ़ने वाला है। इसलिए जैसे ही तुम लोग इस वीडियो को देख रहे हो ना, जाके तुरंत एनरोल करो। तुम लोग इस कोर्स में बोर्ड से एक दिन पहले भी एनरोल कर सकते हो। तुम लोगों को सारे स्टडी मटेरियल अवेलेबल करवा देंगे हम लोग। तो अब चलो हम लोग इस चैप्टर के डिटेल एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं। मेरा जो घर है वो जापानीज कोस्ट में है, यानी कि बीच के साइड में है एंड मेरा घर एक रॉक के ऊपर है। मेरे घर के आसपास बहुत सारे पाइन्स के ट्रीज है जो हल्के झुके हुए हैं एंड बचपन में मैं उन पाइन्स के ट्री पे चढ़ा करता था, वो भी बेयर फुट, मतलब खाली पैर। अब आगे हमें बताया जाता है कि डॉक्टर सदाव के फादर उन्हें हमेशा बचपन में आइलैंड्स को घुमाने ले जाया करते थे एंड वो उन्हें कहा करते थे कि डॉक्टर सदाव को ये बोला करते थे कि ये आइलैंड्स जापान का फ्यूचर है और ये आइलैंड स्टेपिंग स्टोन्स है जापान के लिए। डॉक्टर सदाव ने अपने फादर की सारी बातों को अच्छे से अपने दिमाग में बैठा लिया था एंड वो उनकी सारी बातों को अपने दिमाग में अच्छे से याद करके रखे हुए थे। डॉक्टर सदाव के जो फादर थे ना, वो काफी स्ट्रिक्ट थे एंड डॉक्टर सदाव से कभी भी मजाक नहीं किया करते थे एंड ना ही उनके साथ कभी खेला करते थे। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो अपने बेटे से बिल्कुल भी प्यार नहीं किया करते थे। उन्होंने अपने बेटे के लिए यानी कि डॉक्टर सदाव के लिए बहुत सारे पेन्स को सहे हैं
एंड डॉक्टर सदाओ को ये पता था कि उनके फादर के लिए एजुकेशन बहुत ही ज्यादा मायने रखता है और इसी के चलते 22 साल की एज में डॉक्टर सदाओ के फादर उन्हें अमेरिका भेज देते हैं आगे की स्टडीज को कंटिन्यू करने के लिए। मैं 30 साल की एज में वापस जापान आ गया एंड मेरे फादर के मरने से पहले ही मैं एक बहुत ही फेमस सर्जन एंड साइंटिस्ट बन गया था, क्योंकि मैं एक ऐसी डिस्कवरी पे काम कर रहा था जिससे चोटें यानी कि वुंड बहुत जल्दी रिकवर हो जाती है एंड वो ठीक हो जाती है। एंड इसी रीजन के कारण मुझे वॉर में भेजा नहीं गया ताकि मैं सोल्जर्स को ट्रीट करूं एंड मेरे छोड़ के सभी डॉक्टर्स को जापान से वॉर के लिए भेज दिया गया था। केवल मैं ही था जिसे वॉर के लिए भेजा नहीं गया। एंड सेकेंड रीजन ये था कि जो ओल्ड जनरल था उसकी तबीयत काफी खराब थी एंड उसकी ऑपरेशन कभी भी करनी पड़ सकती थी एंड इस रीजन के चलते मुझे जापान में ही रखा गया था। अब रात में डॉक्टर सदाओ बीच की तरफ देख रहे होते हैं। वो देखते हैं कि धीरे धीरे कैसे फॉग एंड मिस्ट पूरे सी को, उसके बाद ट्रीज को एंड उसके बाद उनके घर को कवर कर रही होती है। एंड फिर वो घर के अंदर जाते हैं जहाँ पे उनकी वाइफ और उनके 2 बच्चे उनका वेट कर रहे थे। अब हाना दरवाजे को खोलती है। हाना ने एक डार्क ब्लू हाउरी किमोनो के ऊपर पहना होता है। हाना अब जैसे ही रूम से बाहर निकलती है दरवाजे को खोल के, तो वो डॉक्टर सदाओ के हाथों को पकड़ लेती है एंड फिर आगे उनसे कुछ नहीं बोलती है। लिटरली ये एक बहुत ही रोमांटिक सा सीन हो गया था जहाँ पे वो हाथ पकड़ ली थी एंड वो कुछ नहीं बोलती है। अब आगे डॉक्टर सदाओ हम लोगों को बताते हैं कि वो कैसे हाना से पहली बार मिलते हैं। मैं हाना से पहली बार अमेरिका में मिलता हूँ एंड पहला मीटअप में मैं ऐसा नहीं करता कि मैं उससे पूरी तरीके से प्यार कर लेता हूँ। मैं उससे तब तक पूरी तरीके से प्यार नहीं करता हूँ जब तक मुझे ये पता नहीं चलता है कि हाना एक प्योर जापानीज है कि नहीं है, क्योंकि मेरे जो फादर है वो कभी भी एक नॉन रेस की लड़की को पसंद नहीं करेंगे मेरे लिए एज अ वाइफ। पता नहीं अगर मेरी लाइफ में हाना नहीं आती तो मेरा इस वक्त क्या होता एंड मेरी लाइफ में कौन अभी रहती। हाना से डॉक्टर सदाओ पहली बार एक अमेरिकन प्रोफेसर के घर में मिलते हैं अमेरिका में। वो जो अमेरिकन प्रोफेसर थे एंड उनकी वाइफ जो थी वो बहुत ही ज्यादा काइंड थी फॉरेन के लोगों से एंड उनकी काइंडनेस को देख के स्टूडेंट्स वहां जाया करते थे। हालांकि स्टूडेंट्स बहुत बोर हो जाया करते थे वहां, लेकिन फिर भी उनकी काइंडनेस की लेवल को देख के वो बार बार अपने प्रोफेसर के यहाँ चले जाते थे। उस दिन मैं अमेरिकन प्रोफेसर हार्ली के यहाँ नहीं जाने वाला था। मैं उस दिन बाय चांस वहाँ चला जाता हूँ क्योंकि उनका जो रूम था वो काफ़ी छोटा था, वो खाना भी बहुत अच्छा नहीं बनाती थी एंड जो हमारे प्रोफेसर है उनकी जो वाइफ थी वो काफ़ी ज़्यादा टॉकेटिव थी एंड बाय चांस मैं वहाँ गलती से चला जाता हूँ, मेरा मूड स्विंग होता है इसलिए। एंड वहीं पे मुझे हाना मिल जाती है। हाना वहाँ पे एक नई स्टूडेंट थी एंड पहली ही नज़र में वो डिसाइड कर लेते हैं हाना को देख के कि अगर ये जापानीज हुई तो मैं इसी से शादी करूंगा। हाना ने जब डॉक्टर सदाओ के हाथों को पकड़ा था तो वो टाइम, वो मोमेंट उन्हें बहुत ही ज्यादा प्लेजर दे रहा था। ऑल्दो उनकी शादी को बहुत ज्यादा टाइम हो गया था एंड उनके 2 बच्चे थे, फिर भी वो मोमेंट उन्हें बहुत ही ज्यादा प्लेजर दे रहा था। डॉक्टर सदाओ एंड हाना ने अपनी पूरी पढ़ाई कंप्लीट की। उसके बाद वो जापान वापस आते हैं एंड अपने फादर के परमिशन के बाद डॉक्टर सदाओ हाना से शादी करते हैं अपने खुद के ट्रेडिशन में। अब आगे उनका रोमांटिक सा ऐसा हैप्पी सीन आगे चल ही रहा था कि अचानक वो मिस्ट में यानी कि फॉग में एक ब्लैक शैडो देखते हैं। वो एक आदमी को देखते हैं जो लड़खड़ाते हुए अपने सर पे हाथ रखे हुए आगे की तरफ बहुत ही धीरे धीरे चल रहा होता है एंड फिर अचानक वो गायब हो जाता है उस फॉग में। आखिर वो कौन है वहाँ? ऐसा बोलते हुए वो डॉक्टर सदाओ के हाथों को हटा देती है एंड फिर से वो उस आदमी को देखते हैं। वो आदमी अब रेंगते हुए यानी कि क्राउल करते हुए आगे की तरफ बढ़ रहा था एंड फिर वो अचानक से मुंह के बल सैंड में गिर जाता है। अब दौड़ते हुए वो जल्दी से उसके पास जाते हैं एंड वो देखते हैं कि जो एरिया पे वो गिरा हुआ था उस एरिया का पूरा सैंड पूरा लाल हो गया था खून से एंड उसे देखते ही डॉक्टर सदाओ ये समझ गए थे कि उसकी कंडीशन बहुत खराब है एंड उसे बहुत ज्यादा चोट लगी है। उस आदमी ने फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे एंड उसके सर में एक कैप भी था। अब वो लोग देखते हैं कि उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है एंड फिर वो उसके फेस की तरफ देखते हैं। हाना को उसकी फेस को देखते ही पता चल जाता है कि वो एक व्हाइट मैन है, यानी कि वो एक अमेरिकन है। उस आदमी के बहुत ही लंबे हेयर्स थे जो कि येलो कलर के थे एंड वो आदमी जो था वो बहुत ही ज्यादा यंग दिख रहा होता है। वो लोग उस आदमी की तरफ देखते ही पता कर लेते हैं कि इस आदमी के साथ बहुत ज्यादा टॉर्चर हुआ है। मेरे एक्सपर्ट डॉक्टर के हाथ तुरंत ही चोट को ढूंढने लगती है एंड मैं देखता हूँ कि उसके लोअर बैक पे एक गोली लगी हुई है।
एंड वहाँ से बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही थी। मैं तुरंत ही सीज में जाके मॉस को निकालता हूँ एंड उसके अफेक्टेड एरिया जहाँ पे उसे चोट लगी थी उसे कवर अप कर देता हूँ मॉस से एंड उसके बाद ब्लीडिंग रुक जाती है। अब मैं और हाना सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर करे तो करे क्या एंड वो डिसाइड फिर करते हैं कि चलो इसे पानी में दोबारा फेंक दिया जाए, क्योंकि अगर हम इसकी हेल्प करते हैं तो हमें पुलिस भी पकड़ सकती है। अब वो लोग उस कैप को देखते हैं जो उस व्हाइट मैन ने यानी कि उस आदमी ने पहना हुआ था। उस कैप में यूएस नेवी लिखा हुआ था, जिससे उन लोगों को पता चल जाता है कि ये एक वॉर का प्रिजनर है। ये जरूर जेल से भाग गया होगा एंड भागते वक्त इसे गोली लग गई है। वो दोनों अब एक दूसरे को बहुत ही ध्यान से देखने लगते हैं कि एग्जैक्टली इस टाइम पे उस आदमी के साथ क्या करना चाहिए। ये काफी स्ट्रेंज सिचुएशन है। अगर इस सोल्जर को चोट नहीं लगा होता तो हम अभी पुलिस को बुलाकर तुरंत ही इसे हैंड ओवर करते, लेकिन इसे चोट लगा है इसलिए हम सोच में पड़े हुए हैं। आप इसे सी में नहीं फेंक सकते हैं, हम लोगों के पास केवल एक ही ऑप्शन है, हमें इसे अपने घर ले जाना होगा। हमारे लिए हर एक अमेरिकन दुश्मन है एंड ये भी हमारा एक दुश्मन ही है, लेकिन इसे बहुत ज्यादा लिटरली चोट लगी हुई है एंड मैं एक डॉक्टर हूँ। ये ऑब्वियस सी बात है कि हाना एक लड़की थी एंड लड़कियों का दिल बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है, तुम लोग समझ रहे हो ना। आगे वो दोनों घर के सर्वेंट्स के बारे में सोचते हैं कि उन लोगों को क्या बोलना है उस व्हाइट मैन के बारे में। अब वो लोग ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं एंड उसके बाद वो लोग तुरंत ही उस व्हाइट मैन को अपने घर में ले जाते हैं एंड उसे डॉक्टर सदाव के फादर के रूम में जाकर लिटा देते हैं, जो कि उनके मरने के बाद से खाली पड़ा हुआ था। डॉक्टर सदाव एंड हाना उस प्रिजनर के बारे में अपने सर्वेंट्स को जाकर सारी बातें A to Z बता देते हैं एंड जो सर्वेंट्स थे वो उसके बारे में जानकर बहुत ज्यादा डर जाते हैं एंड बोलते हैं कि ये तो हमारा एनिमी है। ऐसा वो क्यों बोलते हैं? क्योंकि अमेरिका उस टाइम जापान का बहुत ही बड़ा दुश्मन था। और वो लोग आगे कहते हैं कि यानी कि सर्वेंट्स आगे बोलते हैं कि हमारे मास्टर यानी कि डॉक्टर सदाव को उसका इलाज नहीं करना चाहिए एंड उसे पुलिस के हवाले सौंप देना चाहिए। सबसे पहले डॉक्टर सदाव हाना को बोलते हैं कि हमें उस प्रिजनर को साफ करना होगा, क्योंकि वो प्रिजनर बहुत ज्यादा गंदा हो गया है। हाना अपनी एक मेड यानी कि सर्वेंट को बोलती है जिसका नाम यूमी था, उसे बोलती है कि जाओ किचन से गर्म पानी और एक कपड़ा ले आओ। फिर हाना और यूमी उस प्रिजनर के रूम में जाते हैं उस टॉवल एंड गर्म पानी को लेकर। आगे हाना यूमी को ऑर्डर करती है कि जाओ उस व्हाइट मैन को पूरी तरीके से साफ कर दो उस टॉवल से, लेकिन यूमी मना कर देती है कि वो उस व्हाइट मैन को बिल्कुल भी टच नहीं करेगी, कि उसके लिए वो व्हाइट मैन यानी कि प्रिजनर एनिमी था। एंड फिर वो ऐसा बोलकर वो वहाँ से भाग जाती है, यानी कि वो क्लियरली डिनाई कर देती है ऑर्डर्स मानने के लिए। ये देखकर हाना को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है यूबी पे, लेकिन वो अपने एंगर को कंट्रोल करती है एंड फिर वो उसके रूम में जाकर खुद ही उस प्रिजनर को पूरी तरीके से साफ कर देती है। उसके बाद डॉक्टर सदाव अपने ऑपरेशन किट को लेकर उस रूम में आते हैं एंड उसका ऑपरेशन फिर वो शुरू करते हैं। अगर जरूरत पड़ा तो तुम्हें इसे एनेस्थेटिक देना होगा। क्या मैंने तो आज तक ये काम कभी नहीं किया। ये बहुत ही इजी काम है, तुम आराम से कर लोगी हाना। डॉक्टर सदाव उस मॉस के कवरिंग को उसके अफेक्टेड एरिया जहां उसे चोट लगा था उस एरिया से हटा देते हैं एंड फिर उसी एरिया से बहुत ज्यादा ब्लड फ्लो होने लगता है। हाना ने आज से पहले कभी भी ऐसा कुछ देखा नहीं था, इसलिए उसे बहुत ज्यादा खराब लगता है अंदर से एंड वो दौड़ के बाहर जाती है एंड बहुत ज्यादा उल्टी करने लगती है, यानी कि उसे बहुत ज्यादा वॉमिटिंग होती है। डॉक्टर सदाव को उस टाइम पे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि वो अपनी वाइफ को संभालने के लिए बाहर जा भी नहीं सकते हैं, क्योंकि उनकी एक गलती के वजह से वो प्रिजनर की डेथ हो सकती थी। इतना सब होने के बावजूद हाना फिर से रूम में आती है एंड फिर वो डॉक्टर सदाव की हेल्प करने लगती है। डॉक्टर सदाव केयरफुली ऑपरेशन करते हैं एंड उसके बाद फाइनली एट द एंड उन्हें बुलेट मिल जाता है जो उस प्रिजनर को लगा हुआ था। वो जो बुलेट था वो किडनी के बहुत ज्यादा पास तो आ गया था, लेकिन किडनी को उस बुलेट से कोई भी हार्म नहीं हुआ था एंड एट द एंड जो ऑपरेशन था वो सक्सेसफुल था। वो जो व्हाइट मैन था उसके ऑपरेशन के बाद वो बहुत ज्यादा वीक था एंड उसे रिकवर होने में कुछ टाइम लगना था। हाना उस रूम में जाकर खुद ही उस प्रिजनर को सर्व किया करती थी खाना, क्योंकि सारे जो सर्वेंट्स थे उन्होंने मना कर दिया था उस व्हाइट मैन के पास जाने से। हाना फिर उस प्रिजनर से इंग्लिश में बात करती है, क्योंकि ऑब्वियसली हाना जो है वो कई सालों तक अमेरिका में थी। हाना जैसे ही उससे इंग्लिश में बात करती है तो वो जो प्रिजनर था, वो जो व्हाइट मैन था, वो शॉक्ड हो जाता है। जो व्हाइट मैन था, प्रिजनर था, वो उसके बाद हाना को अपना नाम बताता है। उस प्रिजनर का नाम टॉम था। अब 3 दिन बीत जाता है। डॉक्टर सदाव उसका चेकअप करने के लिए उसके रूम में जाते हैं तो टॉम पूछता है,
तो मैं जब ठीक हो जाऊंगा तो क्या आप मुझे फिर से पुलिस के हवाले कर दोगे? मुझे अभी नहीं पता है कि मैं तुम्हारे साथ क्या करने वाला हूँ एग्जैक्टली। अब हाना अपने घर की सारी सर्वेंट्स की बातें सुन लेती है जो वो एक दूसरे से कर रहे थे, और वो सारी बातें जाकर डॉक्टर सदाव को बताती है। वो बताती है कि वो लोग बात कर रहे थे कि अगर वो लोग ऐसे ही उस प्रिजनर की हेल्प करेंगे एंड उसे ट्रीट करेंगे तो वो लोग उस घर का सारा काम छोड़ देगी, क्योंकि उन लोगों को लग रहा था कि हम लोग एनिमी का साथ दे रहे हैं। उनका मानना है कि हम लोग बहुत दिनों तक अमेरिका में रहे, इसलिए हमारे लिए अमेरिकन्स के लिए हमारे दिल में एक सॉफ्ट कॉर्नर है। डॉक्टर सदाव गुस्से में बोलते हैं कि ये लोग मुझे नहीं समझ पाएंगे कि मैं एक डॉक्टर हूँ एंड केवल अपना फर्ज को निभा रहा हूँ। मुझे पता है कि टॉम को घर में रखना एक बहुत बड़ा रिस्की काम है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर हम इसके साथ क्या करें। डॉक्टर सदाव उस प्रिजनर के लास्ट स्टिच को भी हटा देते हैं एंड उसे बता देते हैं कि तुम 2 वीक्स में अब पूरी तरीके से ठीक हो जाओगे। एंड उस टाइम पे डॉक्टर सदाव को अंदर से लग रहा था कि वो पुलिस को लेटर लिख दे, लेकिन उनकी इनर सोल उन्हें ये करने नहीं देती है। ऑपरेशन के 7th वीक पे 2 बड़ी चीजें होती है। पहली चीज तो सारी सर्वेंट्स घर को छोड़ के चले जाते हैं, यानी कि वो अपना जॉब छोड़ देते हैं उस घर का, एंड जिसके कारण हाना एंड डॉक्टर सदाव को घर का पूरा काम करना पड़ता है। सेकेंडली, जनरल का एक मैसेंजर उनके घर पे आता है, जिसे देख के हाना बहुत ज्यादा डर जाती है एंड उसे लगता है कि शायद इस मैसेंजर को उस व्हाइट मैन के बारे में पता चल गया है एंड शायद वो उसे पकड़ने के लिए आया है। लेकिन वो जो मैसेंजर है वो हाना को बताता है कि उसे डॉक्टर सदाव से बात करना है, क्योंकि जनरल का तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ चुका है एंड उन्हें डॉक्टर सदाव की अभी इस वक्त जरूरत थी। डॉक्टर सदाव अब जल्दी से जनरल के पास जाते हैं एंड फिर उसे ट्रीट कर देते हैं। ट्रीट करके वो उन्हें ठीक कर देते हैं एंड उसके बाद वो सारी बातें A to Z बता देते हैं कि स्टार्टिंग से हुआ क्या। एंड उसके बाद जनरल भी उन पे बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करता है। तुमने अपने हिसाब से कोई भी गलत काम नहीं किया है। अगर कोई मर रहा है तो तुम्हारा फर्ज है कि तुम उसकी जान बचाओ एंड तुम्हें इस काम को करने से कोई भी नहीं रोक सकता है, एंड इसलिए तुम मेरे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो। इस पॉइंट ऑफ टाइम में हम लोगों को पता चलता है कि जो जनरल है वो डॉक्टर्स में सबसे ज्यादा ट्रस्ट डॉक्टर सदाव को करते हैं। मैं कुछ असेसियंस रात को भेज दूंगा एंड वो उस प्रिजनर को मार देंगे एंड उसे अच्छे से डिस्पोज कर देंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा। एंड मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हें इस प्रोसेस में कोई भी खतरा नहीं है। उस रात डॉक्टर सदाव को बिल्कुल भी नींद नहीं आती है। वो ध्यान से सारी आवाजों को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं एंड उन्हें बाहर से अलग अलग आवाजें आ रही होती है। जनरल के तो एसेसियंस ने अभी तक टॉम को मार दिया होगा। जैसे ही सुबह होती है वैसे ही तुरंत ही डॉक्टर सदाव उस प्रिजनर के रूम में जाते हैं एंड चेक करते हैं कि क्या वो प्रिजनर अभी तक जिंदा है। एंड वो देखते हैं कि वो प्रिजनर अभी भी जिंदा था एंड आराम से सोया हुआ था। नेक्स्ट रात होती है एंड वो रात भी सेम थी। डॉक्टर सदाव को बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। वो ध्यान से सारी साउंड्स को ऑब्जर्व कर रहे थे एंड उस दिन तेज विंड ब्लो हो रही थी। उस रात भी उन्हें लग रहा था कि शायद एसेसियंस आएंगे एंड वो उस प्रिजनर को कभी भी मार देंगे। एंड फिर वो रात भी गुजर जाती है। सुबह वो देखते हैं कि प्रिजनर अभी भी जिंदा था। थर्ड नाइट का अब टाइम आता है। डॉक्टर सदाव फिर से रात भर जगे होते हैं एंड सेम चीज उनके साथ होती है फिर से पूरी रात में। इस बार रात में हेवी विंड के साथ तेज बारिश हो रही थी एंड नेक्स्ट मॉर्निंग वो फिर से देखते हैं कि जो टॉम है वो अभी भी जिंदा था एंड बेड पे सोया हुआ था। अब टॉम पूरी तरीके से ठीक हो गया था एंड लास्ट में डॉक्टर सदाव ये डिसाइड करते हैं कि वो इतना ज्यादा टेंशन अपने दिमाग में नहीं लेंगे और ना ही वो डिप्रेशन में जाएंगे। एंड फाइनली वो डिसाइड करते हैं कि वो टॉम को यानी कि उस व्हाइट मैन को भगा देंगे। एंड फिर वो और टॉम साथ में प्लान बनाते हैं भागने का। मैं रात में तुम्हारे लिए एक बोट रेडी कर दूंगा जिसमें खाने पीने के सामान होंगे, साथ में ही बहुत सारे क्लोथ्स भी होंगे। तुम उस बोट में बैठना एंड पास के आइलैंड में चले जाना। उस आइलैंड में कोई भी नहीं रहता है। तुम उस आइलैंड में जाना एंड जैसे ही कोरियन बोट वहां से पार होगी तो तुम उस पे बैठ के भाग जाना। अब लास्ट बार डॉक्टर सदाव टॉम की पल्स रेट को चेक कर लेते हैं कि वो ठीक है कि नहीं एंड एकदम पल्स रेट एकदम परफेक्ट था। हैट्स ऑफ टू डॉक्टर सदाव, वो अपने पैशन को लेके कितने फोकस्ड है। कुछ सीखो ना सीखो, इस चैप्टर से इतना जरूर सीख लेना कि जो भी तुम्हारा पैशन होगा उसके तरफ हमेशा तुम फोकस रहना। चलो आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। एंड अगर तुम वहाँ सेफली पहुँच जाते हो तो एक बार लाइट को फ्लैश करना एंड अगर तुम्हें खाना पानी या फिर कुछ भी चीज की जरूरत है तो तुम फ्लैश लाइट को 2 बार फ्लैश करना। ये काम तुम्हें शाम के टाइम ही करना है। कोई और टाइम अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम पकड़े भी जा सकते हो, इसलिए संभल के रहना। डॉक्टर सदाव अब टॉम को जापानीज क्लोथ्स दे देते हैं ताकि जो टॉम है वो उन क्लोथ्स को पहन के आराम से निकल पाए एंड उसे कोई पहचान भी ना पाए।
अब कुछ टाइम बाद फिर से एक मैसेंजर आता है। डॉक्टर सदाव अब तुरंत ही जनरल के पास जाते हैं एंड फिर जनरल का एक ऑपरेशन होता है। ऑपरेशन के एक हफ्ते बाद वो जनरल को सारी बातें बता देते हैं। जनरल को बोलते हैं कि वो जो प्रिजनर था वो चुपके से उनके घर से भाग जाता है। मेरी तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई, इसलिए मैं एसेसियंस को तुम्हारे पास नहीं भेज पाया एंड मेरे दिमाग से वो बात तो बिल्कुल ही निकल गई। पॉइंट ऑफ टाइम में जनरल को ये लग रहा था कि जो प्रिजनर है, जो टॉम है, वो उसके चलते भाग गया क्योंकि उसने टाइम से एसेसियंस को नहीं भेजा एंड इसी के चलते वो छुप के फिर भाग गया डॉक्टर सदाव के घर से। अब इसके बाद डॉक्टर सदाव के घर के जितने भी सर्वेंट्स थे वो वापस आ जाते हैं एंड जो यूमी थी वो भी घर आते ही डॉक्टर सदाव के फादर का जो रूम था जहां टॉम रह रहा था उसे पूरी तरीके से साफ कर देती है क्योंकि ऑब्वियसली रूम बहुत गंदा हो गया था। मैं शाम में बहुत देर तक उस आइलैंड की तरफ देखता हूँ कि शायद मुझे फ्लैश लाइट दिख जाए, लेकिन मुझे कोई भी फ्लैश नहीं दिखता है। इसका ये मतलब है कि जो टॉम है वो सक्सेसफुली वहाँ से भाग चुका है। चैप्टर के एंड में डॉक्टर सदाव बालकनी में खड़े होते हैं एंड उसके बाद वो आगे सोचते हैं कि आखिर क्यों उन्होंने उस प्रिजनर की यानी कि टॉम की हेल्प की बावजूद वो उनका एनिमी था एंड एनिमी कंट्री से बिलोंग करता था। आखिर क्यों उन्होंने टॉम को पुलिस के हवाले नहीं किया, इसके बारे में वो एक डीप थिंकिंग सोच रहे थे एंड इसी के साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। सो अगर तुम लोगों को ये जो वीडियो है ये इतना सा भी पसंद आया होगा ना, तो जाओ, मेरा चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है एंड नाम है अनएंडिंग एजुकेशन। तुम लोग जाके सब्सक्राइब करके थोड़ा सा सपोर्ट कर सकते हो एंड हाँ, याद से इस चैनल को तो जरूर से सपोर्ट करो एंड सब्सक्राइब करो। चलो मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू एजुकेशन भैया। और आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड चैप्टर को। और इस चैप्टर में दो वुमेन ऑथर हैं, मतलब इस चैप्टर की दो ऑथर है। एक का नाम है जिटकाला सा एंड दूसरे का नाम है बामा। जिटकाला सा और बामा ऑथर्स के नेम याद रखना क्लास 12 में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। वेल, अब तुम लोग सोच रहे होगे कि एक चैप्टर में दो ऑथर कैसे हो सकते हैं, क्योंकि इस चैप्टर में एक्चुअली में दो स्टोरी है। एक चैप्टर के अंदर दो स्टोरी है। हाँ, तुम लोग के साथ स्कैम हुआ है, लेकिन टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अब तुम लोग को तो आदत हो गई होगी ना, स्प्रिंग चैप्टर में भी दो दो स्टोरीज थी। हालांकि यू विल लव द स्टोरी, बहुत मजा आने वाला है। तो अगर तुम लोग के पास बुक है ना, तो बुक को देखो, स्क्रीन पे देखने की कोई जरूरत नहीं है। इस चैप्टर का एक एक लाइन को एक स्टोरी के फॉर्म में तुम लोग को प्रेजेंट करूंगा, बहुत ही मजा आएगा। एक भी लाइन छूटने नहीं वाला है। तो कोई भी अगर लाइन तुम्हें हार्ड लगे या फिर कोई भी लाइन तुम्हें थोड़ा उलझा हुआ लगे ना, तो उसे अंडरलाइन कर लेना। एग्जाम के टाइम में तुम्हें बहुत हेल्प मिलेगी। बाकी चलो टाइम वेस्ट नहीं करते, तुम लोग का वीडियो का एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। तो अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो को लाइक कर देना। एंड ऑब्वियसली अगर 12th के बाद मुझे छोड़ के जा रहे हो तो दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ। इन दोनों ही राइटर्स मतलब जिटकाला सा और बामा ने अपनी ऑटोग्राफी लिखी है, मतलब अपनी लाइफ की इंसिडेंट्स को इस चैप्टर में शो करा है। और दोनों ही राइटर्स जो है ना, वो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, मतलब बेसिकली बैकवर्ड कम्युनिटी समझ सकते हो। बेसिकली ये जो कम्युनिटीज होती है ना, ये मेन स्ट्रीम कल्चर से बहुत दूर होती है। और इस चैप्टर के माध्यम से वो हमें ये बताएगी ना कि उनका चाइल्डहुड कैसा बीता है और उनका रिलेशनशिप कैसा था मेन स्ट्रीम कल्चर के साथ। बेसिकली वो यही बताएगी कि उनके साथ कितना भेदभाव होता था। जो हाई क्लास के लोग थे, जो मेन स्ट्रीम कल्चर के लोग थे ना, वो उनके साथ कैसा बिहेव करते थे और उन्होंने अपने चाइल्डहुड में क्या क्या एक्सपीरियंस करा है। इस चैप्टर का जो फर्स्ट स्टोरी है ना, उसका नाम है द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर्स। और इस चैप्टर को लिखा है जिटकाला सा ने। जिटकाला सा का पूरा और जो मेन नेम था ना, वो था गटरूड सेमेंस बॉनिन। इनका जन्म 1876 में हुआ था। ये एक नेटिव अमेरिकन वुमेन थी, मतलब इनका जो फैमिली था ना, ये इंडिया से था, लेकिन इनका जन्म अमेरिका में हुआ था। और ये जो थी ना, इन्होंने बचपन में बहुत ज्यादा स्ट्रगल और साथ ही साथ बहुत ही ज्यादा भेदभाव फेस करा था। यहाँ पर प्रीजुडिस का मतलब तुम भेदभाव समझ सकते हो। और 1900 के टाइम में इन्होंने बहुत सारी आर्टिकल्स पब्लिश करना स्टार्ट कर दिए। कार्जाइल इंडियन स्कूल को क्रिटिसाइज करते हुए उन्होंने डोगमा को भी क्रिटिसाइज किया गया था। डोगमा एक बिलीफ था ना, जिसमें एक इंसान को कोई भी क्रूशियल राइट नहीं था कि वो क्वेश्चन कर सकता है। और इस बिलीफ में एक पर्टिकुलर इंसान का कोई ओपिनियन मैटर नहीं करता है, और अगर उसे कोई काम मिला है ना, तो उसे उसको पूरा करना पड़ेगा बिना कोई क्वेश्चन पूछे। तो इसलिए जिटकाला सा ने डोगमा को भी क्रिटिसाइज करा है। और उन्होंने अपना पूरा लाइफ फाइट किया है ऑपरेशन के खिलाफ, मतलब कि हरासमेंट के खिलाफ, दबाव के खिलाफ, फोर्सिंग के खिलाफ। ये था हमारे ऑथर के बारे में जो तुम्हें जानना बहुत जरूरी है। तो चलो अब चैप्टर का डिटेल में एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर बाय जिटकाला सा। तो चैप्टर कुछ ऐसे स्टार्ट हो रहा है। ये मेरा पहला दिन था लैंड ऑफ एप्पल्स में, और यहाँ पे बहुत ज्यादा ठंडी थी। यहाँ पर ऑथर लैंड ऑफ एप्पल्स
बोलकर अपने स्कूल को डिनोट कर रही है, प्रेजेंट कर रही है। और जो ग्राउंड था ना वो पूरा स्नो से भरा हुआ था और इवन वहां पे जो ट्रीज थे ना वो पूरे के पूरे बेयर थे, मतलब उनमें बिल्कुल भी लीव्स नहीं था, बिल्कुल भी फ्रूट्स नहीं थे, कुछ भी नहीं थे, बिल्कुल सूखे पेड़ थे। तभी जोर से बेल रैंक की आवाज आती है। वो बेल रैंक बेसिकली ब्रेकफास्ट के लिए था। बहुत ही ज्यादा लाउड मेटेलिक साउंड थी जो बेल फ्राई से आ रही थी। बेल फ्राई बेसिकली बेल टावर होता है और वो आवाज इतना ज्यादा लाउड था ना कि लग रहा था कि हमारे कान में आके वो साउंड एकदम क्रैश कर रहा है, मतलब बहुत ज्यादा चुभ रहा है। और हम सभी के सेंसिटिव ईयर्स के लिए ये झेलना बहुत ही मुश्किल था क्योंकि हम सभी बच्चे थे। ऑब्वियसली स्कूल में सब बच्चे ही होते हैं। फिर जटिला सा कहती है बस वो बेल रैंक का आवाज ही बहुत इरिटेटिंग नहीं था, बल्कि वहां पर क्लैश ऑफ हार्श नॉइज थी, मतलब बहुत तरह की रफ साउंड्स एक साथ मिलकर बहुत ही गंदा साउंड प्रोड्यूस कर रही थी। एक तो बेल रैंक की आवाज, दूसरी लोग फर्श पे इतना जोर जोर से अपने जूतों से चल रहे थे ना कि वो बहुत ज्यादा इरिटेटिंग साउंड कर रहा था। बस इतना कम था क्या कि सारे जो बच्चे होते हैं वो अपने अपने मदर टंग में मरमर करने लगते हैं, जो बिल्कुल मेरे लिए अननोन था। देखो एक्चुअली में वो लोग इंग्लिश में बात कर रहे थे लेकिन ऑथर को इंग्लिश नहीं आता था, तो उन्हें बहुत ही ज्यादा इरिटेटिंग लग रहा था। और इतनी सारी आवाजें सुनकर ऑथर को ऐसा लग रहा था ना किसी ने उन्हें सिक्योरली एक पागल खाने में बांध कर रख दिया है। ऑथर की जो स्पिरिट थी, मतलब की जो आत्मा थी ना, वो अपनी फ्रीडम को पाने के लिए स्ट्रगल कर रही थी। पर ऑथर कहती है ये जो स्ट्रगल है ना ये बिल्कुल यूजलेस था, क्योंकि ऑथर जब अपने घर में थी, अपने लोगों के साथ थी ना, तब उनके पास बहुत ज्यादा फ्रीडम था, वो कुछ भी कर सकती थी, उन्हें कोई रोकने टोकने वाला नहीं था। बट यहाँ पर उनका ये सारा जो फ्रीडम था ना ये छिना गया था, मतलब कि उस स्कूल में। फिर जिटकिला साहब बताती है कि एक पेल फेस वुमेन, मतलब एक ऐसी औरत जिसके फेस में कोई एक्सप्रेशन नहीं था, जिसका व्हाइट हेयर था, वो हमारे पास आती है एंड सारी लड़कियों को लाइन में खड़े होने के लिए बोलती है और उसके बाद हम सबको मार्च करवा के डाइनिंग रूम की तरफ ले जाती है। अब ये मत बोलना कि मार्च पास्ट का मतलब क्या होता है, हमने तो कभी स्कूल में करा ही नहीं है। उस स्कूल में दूसरी इंडियन गर्ल्स भी थी, मतलब इंडियन लड़कियां भी थी, लेकिन उन्होंने बहुत ही ज्यादा टाइट जूता और बहुत ही ज्यादा टाइट ड्रेस पहन के रखा था। और उसी स्कूल में जो छोटी लड़कियां थी ना, उन्होंने स्लीव्ड एप्रन पहन के रखा था। और सबसे अजीब तो उनके सिंगल्ड हेयर थे। सिंगल्ड हेयर बेसिकली तुम स्क्रीन पे देख सकते हो कैसा दिखता है, बहुत ही छोटा सा होता है, कर्ली कर्ली होता है। जिटकिला सा कहती है कि उन्होंने मोकैजिन्स पहन रखा था, उन्होंने जूते नहीं पहने थे। मोकैजिन्स जो होता है ना वो लेदर का बहुत ही सॉफ्ट जूता टाइप का ही होता है, जिससे वो बिना आवाज किए फ्लोर में सिंक कर पा रही थी, मतलब बहुत ही आराम से चल पा रही थी। फिर वो बताती है कि उन्होंने एक ब्लैंकेट ओढ़ा हुआ था, लेकिन स्कूल वाले ने उनसे वो ब्लैंकेट ले लिया था, छीन लिया था। फिर चिटकाला सा सोचती है कि क्या ये दूसरी जो इंडियन लड़की है इनको फर्क नहीं पड़ता है कि इन्होंने इतने बेकार तरीके से अपना ड्रेस को पहन रखा है, इतना टाइट ड्रेस पहना है। इवन ये जो इंडियन लड़कियां है ना, ये लोग तो मुझसे भी खराब तरीके से ड्रेस्ड है, बहुत ही गंदी तरीके से। फिर वो बताती है कि हम लोग मार्च करते हुए डाइनिंग रूम की तरफ जा रहे थे, तभी अपोजिट साइड में एक डोर खुलता है, वहां से जो लड़के होते हैं ना वो आ रहे होते हैं। और वो कहती है कि वहां से 3 ब्रेव लड़के इंटर करते हैं, मतलब आ रहे होते हैं। और जिटकिला सा को वो 3 लड़के ब्रेव इसलिए लगते हैं ना क्योंकि उन्होंने बहुत अजीब ड्रेस नहीं पहन रखी होती है, उन्होंने एकदम लूजली नॉर्मल बहुत ही कंफर्टेबल ड्रेस पहन रखी होती है। फिर जब वो ध्यान से उन्हें पीछे मुड़कर देखती है ना, तब उन्हें रियलाइज होता है कि वो तीनों लड़के भी उतने ही अनकंफर्टेबल है जितना वो खुद को फील कर रही है। तभी वहां पे एक बेल की आवाज आती है और सभी अपने चेयर को पीछे पुल करते हैं, मतलब पीछे खींचते हैं। तो ऑथर भी उनका देखा देखी उस चेयर को पीछे खींचती है और फिर साइड से उस चेयर में बैठ जाती है। फिर तभी वो रियलाइज करती है कि उनके अलावा उस हॉल में कोई भी नहीं बैठा था। ये देखकर वो खड़े होने लगती है और उस पॉइंट ऑफ टाइम में उन्हें बहुत ही ज्यादा सर मारा होता है और वो खड़ी ही हो रही होती है कि अचानक से सेकंड बेल बजता है और सभी उस चेयर पे बैठ जाते हैं। और फिर ऑथर भी तुरंत उसी टाइम पे अपने चेयर पे बैठ जाती है। तभी ऑथर को हॉल के दूर वाले साइड में एक आदमी की आवाज आ रही होती है। वो उन्हें देखने की कोशिश करती है, लेकिन फिर वो नोटिस करती है ना कि उस हॉल में जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी बच्चे हैं, सभी ने अपने हेड को झुका रखा है टेबल की तरफ और वहां पे बहुत सारे टेबल्स थे और सभी चेन सीक्वेंस में अरेंज्ड थे। तभी वो फिर से एक पेल फेस वुमेन को देखती है जो कि जिटकिला सा को घूर रही होती है। तभी वो जल्दी से अपना सर को भी झुका लेती है सभी दूसरे बच्चों की तरह और वो सोच में पड़ जाती है कि आखिर क्यों वो वुमेन उसे घूर रही है। और जैसे ही वो इंसान जो हॉल में स्पोक कर रहा था, जो मरमर कर रहा था, वो जैसे ही चुप होता है, तभी वो देखती है कि थर्ड बेल बजता है और सभी अपना फोक और स्पून उठाकर खाना शुरू कर देते। और फिर जिटकिला सा नोटिस करती है कि तभी वो जो मरमर कर रहा था, वो जो इंसान एक्चुअली में वो प्रेयर ही गा रहा था, तो जैसे ही वो प्रेयर गाना बंद करता है, यहाँ पे ऑथर मरमर बोली है क्योंकि उन्हें उनका लैंग्वेज समझ में नहीं आता है, मतलब कि ऑथर को इंग्लिश समझ में नहीं आता है। तो ऑथर कहती है कि जैसे ही वो इंसान मरमर करना जो प्रेयर गाना बंद करता है, तभी थर्ड बेल बजता है और सभी स्पून और फॉर्क उठा के खाना शुरू कर देते हैं। लेकिन जिटकिला सा खाना नहीं खाती है, बल्कि वो रोने लग जाती है क्योंकि उन्हें बहुत ही ज्यादा ह्यूमिलिएशन फील हो रहा था, बहुत ही ज्यादा अजीब लग रहा था क्योंकि उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। उन्हें ये नहीं समझ में आ रहा था कि एक औरत उन्हें क्यों घूर रही है, उन्हें ये भी नहीं समझ में आ रहा था कि आखिर क्यों बेल बजने पे लोग अलग अलग रिएक्ट कर रहे हैं और वो इंसान मरमर क्यों कर रहा था,
आखिर क्यों दूसरी इंडियन लड़कियों ने बहुत ही ज्यादा टाइट कपड़े और टाइट जूते पहने हुए हैं और वो अपना खाना भी नहीं खा पा रही होती है। हो सकता है उन्हें फोर्क और स्पून से खाने नहीं आता होगा। प्लस कहती है कि ये जो ईटिंग बाई फॉर्मूला है ना, मतलब कि पहले लोग आएंगे, पहले चेयर को पीछे घसकाएंगे, फिर बेल रैंक का वेट करेंगे, फिर मतलब अलग अलग प्रोसेस चलेगा। पहले लोग प्रेयर करेंगे, उसके बाद फोर्क और स्पून उठाएंगे, फिर खाएंगे। ये जो चीज था ना, ये सबसे ज्यादा खराब चीज या सबसे ज्यादा बेकार चीज नहीं था उनके लिए उस दिन, क्योंकि उस दिन सुबह को उन्होंने इस चीज से भी ज्यादा खराब चीज के बारे में सुना था। वो बताती है कि उनकी एक फ्रेंड है जिनका नाम जुडविन है, जो कि उसी स्कूल में पढ़ती है। वो जिटकिला सा को बताती है कि आज एक पेल फेस वुमन बात कर रही थी कि हम सभी का, मतलब हम सभी जो लड़की है ना, हम सभी के लॉन्ग हेयर्स को काटा जाएगा। द पेल फेस वुमन वर टॉकिंग अबाउट कटिंग ऑफ देयर लॉन्ग हेयर्स। ये बात सुनकर ऑथर बहुत ही ज्यादा डर जाती है। मतलब जो जिटकिला सा होती है ना, उनका मतलब एकदम फट के हाथ में आ जाता है। इट्स जस्ट अ फ्रेज। ओके वीडियो से कट ही कर दूंगा वरना लोग ना रैगिंग कर देते हैं कमेंट सेक्शन में। अब जिटकिला सा बताती है कि उन्हें छोटे हेयर्स क्यों नहीं पसंद थे, क्योंकि जिटकिला सा की जो मदर थी उन्होंने उन्हें सिखाया था, उन्होंने उन्हें बताया था कि जो अनस्किल्ड वॉरियर होते हैं, मतलब कि ऐसे वॉरियर्स जिन्हें लड़ना नहीं आता है, जिनके पास कोई स्किल्स नहीं होती है और वो पकड़ा जाते थे वार में, तो उनके जो एनिमीज थे ना, वो उनके बालों को काट दिया करते थे, ये जताने के लिए कि वो लोग वॉरियर्स कहलाने के लायक नहीं है, या फिर ये जताने के लिए कि वो लोग कितने ज्यादा डरपोक है। मतलब अगर एक लाइन में कहो तो जिटकिला सा को लगता था कि छोटे बाल होने का मतलब होता है कि वो इंसान डरपोक है। फिर वो एक और रीजन बताती है कि उन्हें छोटे बाल क्यों नहीं पसंद है, क्योंकि उनके कल्चर में जो शॉर्ट हेयर्स है ना, वो मोर्नर्स रखते थे। मतलब जिनके घर में किसी का डेथ हो जाता है ना, तो उनके घर में बाल कटवाना पड़ता है। मतलब कि बेसिकली छोटे हेयर्स जो होते हैं ना, वो या तो डरपोक रखते हैं या तो वो रखते हैं जिनके घर में किसी का डेथ हो गया हो। फिर जुडेविन जो जिटकिला सा की दोस्त है, वो कहती है कि हमें हार मानना ही पड़ेगा, क्योंकि हम लोग के सामने वाले जो लोग हैं, मतलब जो स्कूल वाले लोग हैं ना, वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। लेकिन जिटकिला सा इस चीज को अपोज करती है और वो हार ना मानने को कहती है। वो कहती है कि वो स्ट्रगल करेगी लेकिन वो हार नहीं मानेगी। मतलब बेसिकली मैं सरेंडर नहीं करूंगी, मैं लड़ूंगी अपने हेयर्स के लिए। अरे पता है क्या, मैं भी सोचता था अपने स्कूल के टाइम में बाल नहीं कटवाऊंगा, मैं भी फाइट बैक करूंगा, लेकिन हमारे जो पीटी सर थे ना, बाल नहीं कटवा के आओगे ना तो बाल घींच के तबड़क तबड़क मारते थे, इसलिए मैं तो सरेंडर कर देता था, भाई मेरे को नहीं करना फाइट बैक। खैर स्टोरी पे आते। फिर जिटकिला सा जो होती है ना, वो अपने चांस का वेट कर रही होती है और जब उन्हें कोई भी नहीं देख रहा होता है, वो अचानक से डिसअपीयर हो जाती है, मतलब वहां से गायब हो जाती है और बहुत ही धीरे धीरे से स्टेयर्स के ऊपर चढ़ने लगती है। फिर वो कहती है उनसे उनके मोकाजिन्स छीन लिए गए थे और उन्हें भी स्टिफ शूज दे दिया गया था। फिर भी वो बहुत धीरे धीरे स्टेयर्स पे चढ़ती है ताकि आवाज ना आए। फिर वो एक हॉल से पास होती है और तभी वो नोटिस करती है कि वहां पे एक ओपन डोर है, खुला दरवाजा है और उस रूम के अंदर 3 व्हाइट कलर के बेड थे और वहां पर जो विंडो थी ना, वो ग्रीन कर्टेन से कवर थी, मतलब हरा कलर का पर्दा लगा हुआ था और उस डार्क ग्रीन कर्टेन की वजह से बिल्कुल भी उस रूम में लाइट नहीं आ रहा था, मतलब बहुत ही हल्का लाइट आ रहा था। और उस रूम में जो थर्ड बेड था ना, तीसरा नंबर का जो पलंग था, उसके नीचे जाके छुप जाती है, जो एकदम कॉर्नर में बेड नहीं था थर्ड वाला, उसमें। और वो बेड के नीचे से झांक कर देखने लगती है और वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है या कांपने लगती है जब उन्हें कोई भी फुटस्टेप का आवाज सुनाई देता है उनके रूम के आसपास। तभी जिटकिला सा सुनती है कि कोई उनके नाम को बार बार चिल्ला चिल्ला कर बुला रहा है और जो जुडेविन होती है, मतलब जो जिटकिला सा की दोस्त होती है ना, वो भी उसके नाम को बहुत ही जोर से चिल्ला चिल्ला के बुला रही होती है, लेकिन वो फिर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं दिखाती है, कोई भी आवाज का जवाब नहीं देती है और उस बेड के नीचे छुपे रहती है। लेकिन जो फुटस्टेप्स के आवाज थे ना, वो और भी ज्यादा बढ़ने लगते हैं, मतलब लोग उनके रूम के करीब आने लगते हैं, तो वो और भी ज्यादा डरने लगती है। और फिर एक वुमेन और कुछ लड़कियां उस रूम में इंटर करती है, मतलब आती है और वो देखती है कि वो जो लड़कियां है और वो जो वुमेन है ना, वो क्लोजेट को खोल खोल के, मतलब जो कबर्ड है उन्हें खोल खोल कर देख रही होती है और बड़े बड़े ट्रंक्स को, मतलब सूटकेस वगैरह को चेक कर रहे होते हैं, मतलब कि सूटकेस वगैरह को चेक कर रहे होते हैं। और तभी उनमें से एक लड़की कर्टेन्स को हटा देती है, जिसकी वजह से वो जो पूरा रूम था ना, वो रोशनी से, मतलब एकदम लाइट से भर जाता है। और उसके बाद ऑथर कहती है, मतलब जिटकिला सा कहती है कि पता नहीं उस वुमेन को क्या ख्याल आता है कि बेड के नीचे चेक कर लिया जाए। और जैसे ही वो वुमेन बेड के नीचे झुक करके देखती है, तभी वो देख लेती है ऑथर को, मतलब जिटकिला सा को, और उसके बाद उन्हें वहां से ड्रैग कर बाहर निकाला जाता है, मतलब घसीटते हुए, खींचते हुए। उसके बाद ऑथर कहती है कि हाँ, मैंने भी रेजिस्ट करा बाय किकिंग एंड स्क्रैचिंग वाइल्डली, मतलब कि हाँ, मैंने भी उन्हें लात मारा और उन्हें स्क्रैच करा, लेकिन फिर भी वो अपने आप को नहीं बचा पाती है। उन्हें वहां से उठाकर नीचे डाउनस्टेयर्स, मतलब नीचे ले जाया जाता है और फिर उन्हें जल्दी जल्दी एक चेयर से बांध दिया जाता है। मैं बहुत जोर जोर से रोने लगती हूँ, इवन मैं अपने सर को बहुत जोर जोर से हिलाती हूँ, लेकिन इससे कोई भी फायदा नहीं होता है। जो कोल्ड ब्लेड्स ऑफ सीजर्स थे, मतलब जो कैची था ना, वो मेरे नेक के ऊपर मैं फील कर पा रही थी और मैं अपने थिक हेयर्स को कटते हुए सुन पा रही थी। अब वो हिम्मत हार जाती है और अपने सर को हिलाना भी बंद कर देती है, क्योंकि ऑलरेडी उनकी एक चोटी कट चुकी थी और उसके बाद से मैंने अपनी आत्मा को अपने आप से खो दिया है। फिर वो बताती है कि जब से मैं अपनी माँ से दूर आई हूँ ना, तब से मैंने बहुत ज्यादा सफर करा है और जब से वो अपनी माँ से दूर हुई है, लोग उन्हें स्टेयर करते हैं, लोग उन्हें घूरते रहते हैं, उन्हें एकदम पपेट की तरह
तरह इधर से उधर टॉस किया जाता है। और क्या इतना कम था कि अब मेरे बालों को भी काट दिया गया है और मुझे कॉवर्ड बना दिया गया है। मतलब कि जैसे बाल डरपोकों के होते हैं वैसे बाल मुझे दे दिए गए हैं, वो छोटे घुमावदार बाल। आई मोन्ड फॉर माई मदर, मतलब मैं बहुत ज्यादा रोती थी अपनी माँ के लिए, लेकिन मुझे कोई भी कंफर्ट नहीं दे पाता था। मतलब तुम खुद सोचो ना यार, अगर तुम कभी रो रहे हो, बहुत ज्यादा रो रहे हो एंड तुम्हारे पास कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो तुम्हें समझे, कैसा फील होगा। हालांकि जब तुम ग्रो होते हो तो तुम्हें एक्चुअली फील हो जाता है कि जिंदगी की सच्चाई तो यही है यार। एक्चुअली में जब तुम रोगे ना तो तुम्हारे पास ऐसे कोई लोग नहीं होंगे जो तुम्हें समझे। अगर है तो बहुत बड़ी बात है। होप सो वो हमेशा तुम्हारे साथ रहे। हालांकि ट्रैक से नहीं हटते, वापस से चैप्टर में आते। उस स्कूल में, उस जगह पे ऐसा कोई भी नहीं था जो उन्हें संभाल सके, जो उनके पास आकर चुपचाप बैठ सके और उन्हें समझा सके, जैसा कि मेरी माँ करती थी जब मुझे सैड फील होता था, जब मैं रोती थी। और वो कहती है कि अब मुझे ऐसा लगता है ना कि मैं भी उन कुछ छोटे छोटे एनिमल्स जैसी हूँ जिन्हें हर्डर संभालता है। मतलब कि एक इंसान जो जानवरों को पालता है या फिर ट्रेन करता है, चाहे ट्रेन करने में कुछ भी जाए, मतलब मारना पड़े, पीटना पड़े, वो सब कुछ करता है। तो जिटकिला सा को लगता है कि वो भी बिल्कुल उस जानवर की तरह है, जिसे ये स्कूल वाले क्वेश्चन करने का राइट नहीं देते हैं, जिसे ये स्कूल वाले अपने मर्जी से चला रहे हैं या सिखा रहे हैं या ट्रेन कर रहे हैं। एंड इस तरह से हमारा ये जो चैप्टर होता है प्यारा सा छोटा सा खत्म होता है। सॉरी, चैप्टर का पहला पार्ट खत्म होता है, मतलब ठीक है, एक स्टोरी खत्म होता है। एंड टू बी ऑनेस्ट बहुतों का स्कूल लाइफ कुछ ऐसा ही होता है, हाँ, एक्सेप्ट वो जबरदस्ती घींच करके बाल काटने वाला बात को छोड़ के। जो लोग भी नए जगह पे नए स्कूल में शिफ्ट होते हैं उनके साथ ऑलमोस्ट ऐसा सिचुएशन आता ही है। उन्हें स्टार्टिंग में पहले कुछ दिन समझ में नहीं आता है उस स्कूल का तौर तरीका वगैरह वगैरह एंड उस प्लेस का तौर तरीका। तो या आई कैन अंडरस्टैंड। तो चलो तुम लोग से मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। सेकंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू एडुकेशन भैया। और आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड चैप्टर को। इस चैप्टर में 2 स्टोरीज थी। एक स्टोरी मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ और ये दूसरा स्टोरी होने वाला है। अरे रुको रुको, अगर पहला स्टोरी नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, इस वीडियो के बाद भी देख सकते हो, क्योंकि ये दोनों स्टोरी कंप्लीटली डिफरेंट है और दोनों स्टोरी की ऑथर भी अलग है। तो अगर पार्ट 1 नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। पार्ट 1 में हमने पढ़ा था द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर बाय जिटकाला सा, और पार्ट 2 में हम लोग पढ़ने वाले वी टू आर ह्यूमन बींग्स वाले स्टोरी को, जिसे लिखा है हमारी ऑथर बामा ने। बामा हमारी राइटर का एक्चुअल नेम नहीं है, बल्कि वो उनका पेन नेम है। और हमारी राइटर या फिर ऑथर कह लो, बामा जी जो है ना, वो एक तमिल दलित थी फ्रॉम अ रोमन कैथोलिक फैमिली। उनके 3 मेन वर्क है। एक ऑटोबायोग्राफी है जिसका नाम करुकू है, जो कि 1992 में उन्होंने पब्लिश करा था। एक नोवेल भी है जिसका नाम संगति है, जो कि 1994 में उन्होंने पब्लिश करा था। और उन्होंने एक बुक पब्लिश किया था जिसमें ग्रुप ऑफ स्टोरीज थे, जिस बुक का नाम है किसम्बू करण, जो कि 1996 में उन्होंने पब्लिश करा था। तो आज जो हम स्टोरी पढ़ने वाले हैं ना, वी टू आर ह्यूमन बींग्स, वो उनके ऑटोबायोग्राफी का एक छोटा सा पार्ट है। मतलब उन्होंने जो बुक लिखा था ना 1992 में कुरुकू नाम से, उस बुक का एक छोटा सा पार्ट है। कुरुकू का एक्चुअल मतलब पल्मायरा लीव्स होता है, और ये जो पत्तियां होती है ना, ये 2 धारी तलवार जैसी दिखती है। तुम स्क्रीन पे देख ही सकते हो। बस इतना जान लो, मोर देन सफिशिएंट है। तो चलो अब स्टोरी को मजा लेकर डिटेल में पढ़ते हैं। The Untouchable Kids of India. बामा जी बताती है कि जब वो 3rd क्लास में थी ना, तब लोग ओपनली ऐसे अनटचेबिलिटी के बारे में बातें नहीं करते थे, और ना ही उन्हें अनटचेबिलिटी का मतलब पता था। हालांकि मैंने अनटचेबिलिटी को देखा था, फील भी किया था, एक्सपीरियंस भी किया था, और इसके कारण मैं ह्यूमिलिएट भी हुई थी। मतलब लोगों ने मुझे एम्बैरेस भी किया था। मतलब लोगों ने मुझे जताया था कि मैं एक अनटचेबल हूँ। इससे हमें पता चलता है कि हमारी जो ऑथर है, मतलब जो बामा जी है ना, वो भी अनटचेबल कास्ट से बिलोंग करती है। बामा जी बताती है कि एक दिन वो अपने स्कूल से घर जा रही होती है। उनके शोल्डर में एक बहुत ही पुराना सा बैग लटका हुआ था, और हालांकि मुझे स्कूल से घर जाने में बस 10 मिनट ही लगते हैं, लेकिन फिर भी मुझे 30 मिनट लग जाते थे, 30 मिनट्स। और आमतौर पे मैं 30 मिनट से लेके 1 घंटा तक बस रोड में घूमा करती थी। मैं आराम से घूमते घूमते घर जाती थी, सारे फन वाले चीजें, सारे गेम्स वाली चीजें को देखते देखते। मतलब रास्ते में जो भी मजेदार चीज उन्हें दिखती थी ना, वो उसे बस बैठ के देखते रहती थी, ऐसे ही घूमते रहती थी रोड पे, जानबूझ के घर लेट से जाती थी। जितनी भी नोवेलिटीज थी, जितनी भी ऑडिटीज थी, नोवेलिटीज का मतलब नई नई चीजें और ऑडिटीज का मतलब बहुत ही अनयूजुअल चीजें, जितनी भी नई नई चीजें थी और जितनी भी अनयूजुअल चीजें थी ना, ऑथर शांति से बैठकर या खड़े होकर उन्हें देखा करती थी। जैसे कि उन्हें कभी कभी परफॉर्मिंग मंकी देखने को मिल जाता था। जो लोग नहीं होते मंकी को नचवाते हैं रोड पे, तुमने देखा ही होगा कभी ना कभी। कभी कभी उन्हें रास्तों में सांप और सपेरा भी देखने को मिल जाता था। जो सपेरा था बिन बजाता था और सांप ऐसे से नाचता था, मतलब कि स्नेक विद द स्नेक चार्मर। और उस दिन जब वो घर जा रही थी ना, उन्हें रास्ते में एक साइकिलिस्ट भी दिखता है, जो कि लगातार 3 दिन से साइकिल चला रहा था। और वो साइकिलिस्ट सुबह से रात तक रुकता नहीं था। कुछ लोग उस साइकिलिस्ट को मोटिवेटेड रखने के लिए उसके शर्ट पे कुछ पैसे पिन कर देते थे। जैसे कभी कोई डांस प्रोग्राम चल रहा है, लोग नाच रहे हैं, तो तुम फिर पैसा फेंकते हो ना,
एक सेकंड, ये गलत एग्जांपल नहीं सेट हो रहा है। ओके सॉरी हाँ, ट्रैक पे आते हैं तो वो जो साइकिलिस्ट था ना, वो साइकिलिस्ट साइकिल चलाते रहे, इसलिए लोग उसके मोटिवेशन को बढ़ाने के लिए उसके शर्ट पे कुछ पैसा पिन कर देते थे। और बामा जी जब चलते चलते और थोड़ा आगे जाती थी तो वहां पे उन्हें स्पिनिंग व्हील भी दिखता था। यार मैं जब भी इस पे बैठता हूँ मेरे को चक्कर आते हैं। तुम लोग के साथ ऐसा होता है कि नहीं? तुम लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। थोड़े और आगे जाने के बाद उन्हें मर्यादा टेम्पल देखने को मिलता था, और उस टेम्पल की एक और खास बात थी कि उस टेम्पल में बहुत बड़ी बड़ी बेल्स भी टंगी हुई रहती थी, और इवन उस टेम्पल में पोंगल भी सर्व किया जाता था प्रसादी के तौर में। पोंगल कैसा दिखता है तुम लोग देख सकते हो, चावल जैसा ही होता है। थोड़े और आगे जाने के बाद एक फिश स्टॉल था जो कि गांधी जी के स्टैचू के जस्ट नीचे लगा हुआ था। फिश मतलब मछली का स्टॉल। और थोड़ा सा और आगे जाने के बाद स्वीट स्टॉल, मतलब जहाँ पे मिठाइयाँ मिलती है, और उसी से सटा हुआ फ्राइड स्नैक्स का भी शॉप था। फ्राइड स्नैक्स मतलब जैसे समोसा, कचौड़ी, पूरी, समझ रहे हो ना। और भी बहुत सारे शॉप्स थे जो वहीं पे लाइन में लगे हुए थे। फिर वो चलते चलते एक स्ट्रीट लाइट को देखती है जो बार बार अपना कलर चेंज कर रहा था, ब्लू से वायलेट हो जा रहा था। ब्लू और वायलेट कैसा दिखता है वो भी तुम्हें स्क्रीन पे दिखा दे रहा हूँ। थोड़ा और आगे चलने के बाद बामा जी देखती है कि एक ट्राइबल कम्युनिटी है जिसे लोग नारी कुरवन हंटर जिप्सी के नाम से बुलाते हैं, और उनके पास केज के अंदर कुछ लेमूर्स थे। अरे लेमूर एक तरह का जानवर होता है जो क्यूट बंदर जैसा दिखता है, ब्लैक एंड व्हाइट टाइप का कुछ होता है। और वो लोग नीडल्स बेच रहे थे, कुछ लोग क्ले बीड्स बेच रहे थे, और कुछ लोग इंस्ट्रूमेंट फॉर क्लीनिंग ईयर्स, कान साफ करने के लिए जो शायद रुई वाला होता है ना, वही बेच रहे होंगे, ईयरबड्स बेसिकली। और उसके बाद बामा जी कहती है कि ओ माय गॉड, यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं जिसके बारे में मैं बताते जा सकती हूँ, और ये चीजें कभी खत्म नहीं होगी। और ये सारी जो चीजें थी ना, मतलब जो मैंने अभी तुम्हें बताया, जो सारी चीजें मैंने अभी तुम्हें बताई, दिखाई, ये सारी चीज बामा जी को अपनी तरफ खींचती थी और घर जल्दी जाने से रोकती थी। इसलिए बामा जी को स्कूल से घर जाने में 10 मिनट के जगह आधा घंटा, कभी कभी 1 घंटा भी लग जाता था। फिर बामा जी कहती है कि कभी कभी जो पॉलिटिकल पार्टीज के लोग होते हैं ना, वो लोग कभी कभी वहाँ पे स्टेज ऑर्गेनाइज करवा देते थे, और माइक के थ्रू लोगों को एड्रेस करते थे, लोगों से बातें करते थे, स्पीच आके देते थे। और कभी कभी तो स्ट्रीट प्ले, पपेट शो, और कभी कभी तो नो मैजिक नो मिरेकल शोज भी ऑर्गेनाइज करवाए जाते थे। मतलब जिसमें कोई मैजिक वगैरह नहीं होता था, बस स्टंट होता था। जैसे तुम लोग कभी मेले में गए हो, वहाँ पे बाइक स्टंट तुमने देखा ही होगा। और ऐसे ही बामा जी के जो रास्ते में चीजें आती थी ना, वो उन्हें एंटरटेन करते रहती थी, और हमेशा वहाँ पे कुछ ना कुछ होते ही रहता था। और चलो मान लेते हैं किसी दिन ये सारी चीजें नहीं होती है, लेकिन फिर भी रास्ते में बहुत सारे कॉफी क्लब्स आते हैं, और उन कॉफी क्लब्स में जो वेटर होते हैं ना, वो कॉफी को ठंडा करने के लिए एक टम्बलर में भरकर ऊपर से नीचे पॉर करते हैं। एक हाथ से ऊपर उठा के दूसरे हाथ में जो टम्बलर है उसमें पॉर करते हैं, जैसा कि तुम लोग स्क्रीन में देख ही पा रहे होगे। और वहीं आसपास के होटल में बामा जी ये भी देखती थी कि कुछ लोग होते हैं जो बैठ के ओनियंस काट रहे होते हैं बहुत ही ज्यादा स्पीड में, लेकिन आंखों को दूसरी तरफ करके, ताकि उनकी आंखों में जलन ना हो, ताकि उनके आंखों से आंसू ना आए। और जब बामा जी अपनी घर जाती थी ना, तो रास्ते में बहुत सारे आलमंड्स के ट्रीज लगे होते थे, और तुम्हें पता ही होगा कि कभी कभार बहुत तेज हवा चलती है, उसके कारण जो ये आलमंड्स होते हैं ना, वो गिरने लगते थे, और ये देख के बहुत सारे लोग वहां पे आके उसे कलेक्ट करने लगते थे। बामा जी के आंखों के सामने इतने सारे चीज हो रहे होते थे ना, कि ये सब चीज उनके पैरों को ऑटोमेटिकली रोक लेते थे, और उन्हें रोक लेते थे जल्दी घर जाने से। फिर बामा जी कहती है, रुको जरा, अभी कहाँ खत्म हुआ है। घर जाते वक्त उन्हें बहुत बड़ा फ्रूट मार्केट दिखता था, जहाँ पे सीजनल फ्रूट्स रखे हुए होते थे, जैसे कि मैंगो, कुकुम्बर, सुगर केन, स्वीट पोटैटो, पाम शॉट्स, पाम सिरप एंड पाम फ्रूट, गुआवास भी होते थे, जैक फ्रूट भी होते थे, और भी बहुत तरह के फ्रूट्स। और वो रोज देखती थी कि बहुत सारे लोग आकर अलग अलग चीजें बेचा करते थे, जैसे कि स्वीट मतलब की जो मिठाई होता है, टेस्टी स्नैक्स, स्पाइस एंड हलवा, बॉइल्ड टर्मरिक सीड मतलब की इमली को बॉइल करते हैं, आई डोंट नो व्हाई, एंड आइस्ड लॉलीज। आइस्ड लॉलीज का मतलब बेसिकली गोला जैसा ही कुछ होता है, तुमने इंडिया में गोला तो खाया ही होगा ना। फिर बामा जी बताती है कि ऐसे ही एक दिन मैं अपने घर जा रही होती हूँ, और मैं अपने स्ट्रीट तक पहुंचती हूँ जहाँ से मेरा मोहल्ला शुरू होता है, जहाँ पे मेरे टाइप के लोग होते हैं। और उस वक्त भी मैंने अपने शोल्डर पे बैग टांगा हुआ था, और मैं जहाँ खड़ी थी मेरे अपोजिट कॉर्नर में एक थ्रेसिंग फ्लोर को सेटअप किया गया था। थ्रेसिंग फ्लोर को सेटअप करना मतलब तुमने 10th में पढ़ा होगा ना, कि बेसिकली थ्रेसिंग प्रोसेस में ना हम ग्रेन्स को प्लांट से अलग करते हैं। और वहीं पर उस जमीन का जो लैंडलॉर्ड होता है ना, वो पत्थर के ऊपर बोरी बिछा के बैठा हुआ था, और वर्कर्स को काम करते हुए, मतलब कि जो बामा है ना, उनके जैसे लोगों को काम करते हुए देख रहा था, मतलब कि जिस कम्युनिटी से बामा बिलोंग करती है। और फिर बामा बताती है कि उनके कैटेगरी के जो लोग थे ना, जो बामा के कैटेगरी के लोग थे, वो बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करते थे, चाहे बैल बकरी चलाना हो, मतलब कि कैटल्स को चलाना हो, चाहे बैलों को घुमा घुमा कर थ्रेसिंग करना हो। इस प्रोसेस में वो ग्रेन्स को स्ट्रॉ से अलग करते थे, और साथ ही में इस प्रोसेस में जो कैटल्स थे, मतलब जो भी बैल होंगे, उनके मुंह को बंद करके मजल्ट करके रखा गया था, ताकि वो इस प्रोसेस में ग्रेन्स को खुद ना खा जाए। और जो बामा जी थी ना, वो इस प्रोसेस को देख रही थी, एंड उन्हें बहुत ज्यादा मजा आ रहा था। तभी बामा जी के कम्युनिटी के एक एल्डर, मतलब एक बड़े आदमी, मतलब बड़े आदमी इन नॉट इन द सेंस ऑफ मनी, बड़े आदमी इन द सेंस ऑफ एज, वो बाजार
से आ रहे थे एंड वो बहुत ज्यादा लाइक एजेड हो गए थे, तो वो थोड़ा झुक करके चल रहे थे। ये देखकर बामा जी को भी उनको कॉपी करने का मन कर रहा था। बामा जी उनको देख के बहुत ज्यादा जोर से हंसना भी चाहती थी, लेकिन वो नहीं हंसती है। और वो हंसना क्यों चाहती थी? क्योंकि वो बहुत ज्यादा बड़े इंसान है, एल्डर है, लेकिन फिर भी उन्होंने एक छोटी सी पॉलिथीन को कैसे पकड़ के रखा है। फिर बामा जी गेस करती है कि आखिर उस पॉलिथीन में, मतलब उस छोटी से थैली में क्या होगा? क्या उसमें वड़ा होगा, वड़ा ही होगा, मतलब वड़ा होगा, या फिर ग्रीन बनाना भाजी होगा? और बामा जी ऐसा इसलिए गेस करती है क्योंकि जिस पेपर में वो रैप करके रखा हुआ था ना, उसमें थोड़ा तेल लगा हुआ था, तेल का स्ट्रेन था। और वो जो एल्डर थे ना, उन्होंने उस पैकेट को स्ट्रिंग से, मतलब ऊपरी हिस्सा से पकड़ के रखा था, जैसे पॉलिथीन का ऊपर वाला हिस्सा होता है या फिर पेपर बैग का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है उससे। और वो बैग को बिल्कुल भी टच नहीं कर रहे थे। लेकिन बामा जी ये सोच रही थी कि अगर कोई इंसान ऐसे करके पकड़ेगा तो हो सकता है वड़े नीचे गिर जाए या फिर भाजी नीचे गिर जाए, अगर बाई चांस स्ट्रिंग टूट जाता है तो। और ये भी हो सकता था ना कि ऑयल के कारण वो पैकेट फट सकता था। इससे ये पता चलता है कि वो पेपर बैग ही है, पॉलिथीन नहीं है। फिर बामा जी देखती है कि वो जो एल्डर आदमी होते हैं ना, वो उस लैंडलॉर्ड के पास जाते हैं और थोड़ा और झुकते हैं और अपने हाथों को आगे करते हैं और वो जो बैग होता है वो लैंडलॉर्ड को देते हैं। और जब वो अपना हाथ आगे करते हैं ना, तो वो दूसरी हाथ से अपने पहले हाथ को सपोर्ट भी देते हैं। और फिर लैंडलॉर्ड उस पैकेट को खोलकर वड़ई को खाने लग जाते हैं। और फिर लैंडलॉर्ड उस पैकेट को खोल के वड़ा खाने लग जाते हैं। फिर बामा जी इस इंसिडेंट्स को देखने के बाद सीधा अपने घर चले जाती है और इस चीज के बारे में अपने बड़े भाई को बताती है। और वो इस पूरे इंसिडेंट्स को बहुत ही कॉमिक वे, मतलब बहुत ही फन वे में बताती है। और ये चीज सोच के वो बहुत ज्यादा हंसने भी लग जाती है कि कैसे वो एल्डर आदमी उस बैग को ले जाता है और कैसे लैंडलॉर्ड को देता है। लेकिन बामा जी के जो बड़े भाई होते हैं ना, उनको बिल्कुल भी हंसी नहीं आती है इस बात पे। और फिर बामा जी के बड़े भाई बामा जी को बोलते हैं, उन्हें रियलिटी बताते हैं कि वो जो लैंडलॉर्ड होते हैं ना, वो हमें लोअर कास्ट का मानते हैं और खुद को अपर कास्ट का मानते हैं। और उनका ये मानना है कि अगर कोई लोअर कास्ट वाला उनको टच कर देता है तो वो पॉल्यूटेड हो जाएंगे, मतलब कि वो लोग भी गंदे हो जाएंगे। और इसलिए वो एल्डर उस पैकेट को उसके स्ट्रिंग से पकड़ के ले जाता है और हाथ को एकदम झुक कर दूर से उन्हें थमाता है। और बामा जी जैसे ये चीज सुनती है, उन्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है, उन्हें बहुत ज्यादा बुरा लगता है, सैड फील करने लगती है, बहुत ज्यादा डिस्गस्टिंग भी लगता है। और फिर बामा जी ये भी सोचती है कि वो जो वदई है वो ऑलरेडी पहले बनाना लीफ में पैक किया गया है और उसके ऊपर फिर एक और पेपर से पैक किया गया है, तो आखिर कोई ऐसे ही छू देगा तो कैसे वो पॉल्यूटेड हो जाएगा। और इस वक्त उन्हें गुस्से में ये मन कर रहा होता है कि वो खुद जाकर उन वर्थलेस वदई को अपने हाथों से टच करे। और वो ये भी सोचती है कि आखिर क्यों हम जैसे लोगों को उन जैसे लैंडलॉर्ड के लिए इन वदईस को खरीद के लाना पड़ता है मार्केट से? आखिर क्यों हमारे एल्डर्स जाते हैं मार्केट में और इन जैसे लैंडलॉर्ड के लिए सामान लेके आते हैं और वो भी एकदम बो करके, मतलब एकदम झुक करके देते हैं। और ऑन द अदर हैंड ये जो लैंडलॉर्ड्स होते हैं ये कितना ज्यादा क्रूएल होते हैं। ये लोग बस बैठ के ठूसते रहते हैं, ये लोग बस बैठ के अपने माउथ के अंदर स्टफ्स ठूसते रहते हैं। और ये थॉट उन्हें बहुत ज्यादा इन्फ्लुएट कर रहा था, मतलब बहुत ज्यादा गुस्सा दिला रहा था। और वो कहती है कि हो सकता है इन्होंने 4 पैसा ज्यादा कमाया हो, लेकिन क्या इनके अंदर ह्यूमन फीलिंग्स नहीं है? हम भी ह्यूमन बींग्स है और उन्हें हम लोगों को पूरे ह्यूमैनिटी के साथ ट्रीट करना चाहिए। हमारे लोगों को इन फेलोज के लिए कभी काम नहीं करना चाहिए। वैसे भी हमें ये फ्री का तो नहीं देते हैं, हम जाते हैं इनके खेतों में काम करते हैं, उसके बदले हमें वेजेस मिलता है। हमें यहीं तक सीमित रहना चाहिए, हमें इनके लिए कोई एक्स्ट्रा काम नहीं करना चाहिए। जैसे हमारे कम्युनिटी के एक एल्डर मार्केट में जाते हैं और इनके लिए वड़ई लेके आते हैं, ऐसा क्यों? और फिर बामा जी बताती है कि उनके जो बड़े भाई थे ना, वो यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे और वो बस छुट्टी में उनके घर आए थे और वो पास वाले विलेज के लाइब्रेरी में जाते रहते थे बुक्स को बोरो करने के लिए। और एक दिन वो ऐसे ही लाइब्रेरी से बुक बोरो करके आ रहे होते हैं और वो एक इरिगेशन, मतलब सिंचाई वाले एरिया के बगल वाले रोड से चल के आ रहे होते हैं। और तभी एक लैंडलॉर्ड उनके पास आता है और उनसे पूछता है कि आपका नाम क्या है, क्योंकि उस लैंडलॉर्ड ने उन्हें पहली बार देखा था और वो उनके बारे में कुछ नहीं जानते थे और उन्हें मेरे बड़े भाई काफी अनफेमिलियर जैसा लग रहे थे। और फिर मेरे बड़े भाई उन्हें अपना नाम बताते हैं, जिसपे इमीडिएटली वो जो लैंडलॉर्ड होता है उनसे पूछता है कि आप किस स्ट्रीट में रहते हैं। और उस लैंडलॉर्ड का ये पूछने का मकसद बस एक ही था, जिससे उसे पता चल जाए कि वो अपर कास्ट का है या फिर लोअर कास्ट का है, और अगर वो लोअर कास्ट का होता है तो वो उसे बुरा ट्रीट करेगा। और बामा जी के बड़े भाई बामा जी को ये भी बताते हैं कि क्योंकि हम इस कम्युनिटी में, इस अनटचेबल वाले कम्युनिटी में पैदा हुए हैं, इसलिए हमें कभी भी ऑनर नहीं मिलेगा, कभी भी डिग्निटी नहीं मिलेगा और ना ही रिस्पेक्ट मिलेगा। हमें इन सब चीजों से दूर रखा जाता है और हमें बस अनटचेबल का दर्जा दिया जाता है, बस इसलिए क्योंकि हम लोअर कास्ट से बिलोंग करते हैं। लेकिन अगर हम अच्छे से पढ़ाई करते हैं ना, अच्छे से पढ़ते हैं, तो हम इन सभी इंडिग्निटीज को थ्रो अप कर सकते हैं, हम इन सभी के माइंडसेट को चेंज कर सकते हैं। इसलिए बामा के बड़े भाई बामा जी को बोलते हैं कि अच्छे से पढ़ो और जितना सीख सकते हो सीख लो, और अगर तुम पढ़ने में अच्छे रहोगे तो लोग तुम्हारे पास खुद आएंगे और तुमसे बातें करेंगे और तुमसे कुछ सीखना भी चाहेंगे। तो इसलिए वर्क हार्ड करो और बहुत सारी चीजें को सीखो। और ये सारे वर्ड्स जो अनान ने उन्हें कहा, मतलब बामा जी को कहा, ये उनके अंदर बहुत ही ज्यादा डीप इंप्रेशन छोड़ा। अनान उनके बड़े भाई का नाम है। और फिर उस दिन के बाद से बामा जी ने बहुत अच्छे से पढ़ाई करी और फिर बामा जी ने बहुत अच्छे से पढ़ा, जी जान लगा के पढ़ा और अपने क्लास में फर्स्ट रैंक भी लाई। और इसी रीजन के कारण से मेरे बहुत सारे दोस्त बन गए। और इस तरह से ऑथर में ये चीज सिखा के जाती है ना कि हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क के कॉम्बिनेशन से हर चीज पॉसिबल है। और चाहे सामने वाला इंसान
इंसान हमें अभी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा हो, लेकिन अगर हम खुद के दम पे कुछ बन जाते हैं तो सामने वाला इंसान ऑटोमेटिकली हमें रिस्पेक्ट देगा। और दे या ना दे इससे भी फर्क नहीं पड़ता, हम खुद में बहुत ही बड़ा फील करेंगे और हमारे पास किसी भी चीज की कमी नहीं होगी, ना ही लोगों की, ना ही दोस्तों की, और ना ही किसी भी चीज की, और हमें किसी के सामने भी झुकना नहीं पड़ेगा। एंड इस तरह से मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड का पार्ट 2 एंड पूरे साल का तुम्हारा सेशन खत्म होता है। और मुझे छोड़ के जाने का सोचना भी मत। सेकंड चैनल का लिंक है, अगर तुम लोग चाहो तो सब्सक्राइब कर सकते हो। इस वीडियो को लाइक करना एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। तो तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।